हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना कस्टम्स एक्ट कवर कर रहे थे। आज आइए उसी सीरीज के अंदर हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इनफैक्ट एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम अपना नेक्स्ट लेक्चर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। क्या हम इंडियन लोग जो हैं, हम विदेश घूमने जाते हैं? आपको लग रहा होगा किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है ये, तो बात आपकी सही है, लेकिन आप फिर भी जवाब दें, क्या हम विदेश घूमने जाते हैं? तो आपका जवाब है आंसर इज यस। अच्छा, क्या विदेशी लोग फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं? ये दूसरा सवाल है, इसका भी जवाब दीजिए। तो आप इसका जवाब देंगे, इसका भी जवाब है यस, कि फॉरेनर्स भी इंडिया घूमने आते हैं और हम भी विदेश घूमने जाते हैं। चलिए, दोनों बातें सही हो गई। अब इसी सीरीज में आपसे तीसरा सवाल, क्या हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो क्या हम वहां से शॉपिंग करके आते हैं? कुछ पहनने के अच्छे अच्छे कपड़े जो ब्रांड्स इंडिया में नहीं मिलते हैं, वहां से हमने परचेस कर लिया। कुछ खाने पीने की चीजें जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लाइक क्या हो गई, चॉकलेट्स हो गई है, वो वहां से परचेस करके लेकर आ गए। कुछ हमारी एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स हो गए, ड्यूडेंट्स हो गए, परफ्यूम हो गए हैं, जो वहां का कलेक्शन हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बेल्ट हो गया, हमारे शूज, स्नीकर्स, गॉगल्स हो गए हैं, कैप हो गई है, जैकेट्स हो गई है, ये हम परचेस करके लाते हैं। परचेस करके सेलफोन हम क्या करके ला रहे हैं, परचेस करके ला रहे हैं। ओके, तो क्या इस तरह के आइटम्स हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो क्या सिर्फ हमारा पर्पस सिर्फ घूमना ही होता है, या फिर घूमने के साथ साथ हम थोड़ी बहुत क्या करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं? अच्छा, मान ही लीजिए स्टूडेंट, आप में से कोई या आप सभी दुबई घूमने गए हैं, या आप और आपके पेरेंट्स क्या गए, दुबई घूमने गए। तो क्या आप जब दुबई घूमने जाएंगे तो वहां की जो प्लेसेस है सिर्फ वही घूम के आएंगे? ओके, क्या वही घूम के आएंगे या वहां से शॉपिंग भी करेंगे? कहते हैं दुबई के सोने की प्योरिटी बहुत अच्छी है, और वो कंपैरेटिवली वहां का सोना इंडिया के सोने से क्या है, सस्ता भी है। तो जब आप जाएंगे तो आपके पेरेंट्स वहां की ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी परचेस नहीं करेंगे, परचेस करके लाएंगे, इंडिया में परचेस करके लाएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। ओके, अच्छा, अब इसी में से हमारा सवाल बन रहा है, जब हम वहां से इंडिया में शॉपिंग करके आते हैं, घूमने गए थे, घूमने के साथ में क्या करके आए, शॉपिंग भी करके आए। घूमने के साथ में क्या करके आए, शॉपिंग भी करके आए हैं। तो क्या ये गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया नहीं है? जवाब दें आप इसका, अपने आप मन से पूछें। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चढ़े, जिस जैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं अपने मन के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। क्या वो गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया नहीं है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया नहीं है? ओके, क्या ये गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया है? अगर है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया है, अगर है, तो आपको नहीं लगता स्टूडेंट कि इस पे तो सेक्शन 12 के हिसाब से चार्जेबिलिटी आनी चाहिए, इसे तो इंपोर्ट माना जाना चाहिए, इस पे तो कस्टम ड्यूटी क्या होनी चाहिए, लेवी होनी चाहिए, इस पे तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए, लेवी होनी चाहिए। तो जो भी बात बता रहा हूं, आप बात को फील कर रहे हैं, बात फील कर रहे हैं। अब आप आगे की बात और सुनिए, आगे का क्वेश्चन सुनिए और परेशानी समझिए। अच्छा, जब आप इंडिया में आएंगे उन सामान की शॉपिंग करके, तो क्या हमारा कस्टम लॉ, हमारा कस्टम्स एक्ट जो है, क्या ये उम्मीद करे कि आप सभी पैसेंजर के पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, तो ही आप विदेश से शॉपिंग करके आ सकोगे? और जिन भी पैसेंजर के पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, वो विदेश से शॉपिंग करके नहीं आ सकते। क्या लग रहा है आपको? ठीक है ना, क्या ऐसा होना चाहिए या क्या ऐसा होता होगा? अच्छा, और सवाल, और ये मन में, ये सारे सवाल अपने मन से पूछिए आप। ये जो भी आप शॉपिंग करके आए हैं, तो क्या आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप उसकी बिल ऑफ एंट्री क्या करें, फाइल करें? आप हर एक पर्टिकुलर गुड्स का कस्टम्स टैरिफ एक्ट में कहां पर उसका क्लासिफिकेशन किस रेट से होता है, उस पे क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, ये आप बिल ऑफ एंट्री में करके दें। प्रैक्टिकली सोचिएगा, प्रैक्टिकली सोचिए। या फिर जैसे हेयर ड्रायर परचेस करके आ गए, सेलफोन परचेस करके आ गए, आप टैप रिकॉर्डर क्या करके आ गए, परचेस करके आ गए, एक म्यूजिक सिस्टम आपने क्या करा, परचेस करा, चॉकलेट्स आपने क्या करी, परचेस करी, जैकेट्स, पहनने के कपड़े, शूज, गॉगल्स, एसेसरीज, ऐसी कई चीजें आप इंडिया में परचेस करके लेकर आए। ओके, क्या हमारा कस्टम्स एक्ट आपसे ये उम्मीद करे कि बिल ऑफ एंट्री में हर एक गुड्स का करेक्ट क्लासिफिकेशन करके दीजिए? क्या ये उम्मीद की जा सकती है? तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए? ये भी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो फिर ऐसी स्थिति में जब उन पे ड्यूटी लेवी हो रही है, तो फिर उस ड्यूटी का असेसमेंट कैसे किया जाए, उस ड्यूटी की कंप्यूटेशन कैसे की जाए? सवाल समझ में आया? चलिए, और सवाल, जब हम यहां से घूमने गए थे तो क्या हम खाली हाथ गए थे? ठीक है, क्या ऐसा है ना, खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ जाएंगे, क्या ऐसा है? नहीं, हम अपने साथ में हमारे पहनने के कपड़े, जो जरूरत की चीजें हैं, जो टूर में क्या आएगी, काम आएगी, वहां हमारे क्या है, घूमने फिरने के लिए जो क्या आएगी, काम आएगी, वो हम चीजें लेकर जाते हैं और उन्हें वापस दोबारा लेकर भी आते हैं। जब हम उसे दोबारा लेकर आते हैं तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये भी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया है? यूज्ड हुए तो क्या हुआ, यूज्ड हुए तो क्या हुआ, है तो ब्रॉट इनटू इंडिया, फ्रॉम ए प्लेस कौन सा, आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि इन पर भी कस्टम ड्यूटी क्या होनी चाहिए, लेवी होनी ही चाहिए? ओके, तो क्या हम हमारे ही गुड्स पे जो हम इंडिया से लेकर गए थे घूमने जाते समय और वापस घूम के लौटते समय जब इंडिया में आए, तो क्या उन्हीं चीजों पे हमको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कि ड्यूटी पे करनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल और हर्डल बन जाएगा इंटरनेशनल टूरिज्म के केस में? विदेशी लोग इंडिया घूमने नहीं आएंगे, इंडियन लोग विदेश घूमने नहीं जाएंगे, टूरिज्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो अब इन सभी ऐसे सभी मन में उठ रहे सवालों का जवाब आज के हम इस लेक्चर से ढूंढेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कौन सा, बैगेज। तो अब आप समझ ही गए होंगे इतनी सारी क्वेश्चन से अब हम किसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, बैगेज की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, बैगेज जो क्या है, वर्ड है, ये कौन से वर्ड से बना है? अगर ये क्वेश्चन हमारा है बैगेज किससे बना है, तो हमारा जवाब है बैगेज बना है कौन से वर्ड से, बैग से, और पैसेंजर की किससे, लगेज से। ओके, किससे, पैसेंजर के किससे, लगेज से। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए, कहा जाए कि इसका जूस निकालो कि पैसेंजर के बैग में और लगेज में क्या चीजें होती है, तो हमारा जवाब होगा कि जो हमारी डेली नेसेसिटी की चीजें होती है, जो हमारी क्या होती है, नेसेसिटी की चीजें होती है, जो हमारे किस में आती है, डेली रूटीन में क्या आती है, काम आती है, पहनने के कपड़े हो गए हैं, शूज हो गए हैं, खाने पीने की क्या है चीजें हैं, बुक्स हो चुकी है, ठीक है, कुछ सेल फोन है हमारा, हमारे पास में हमारा लैपटॉप है, ओके, हमारे पास में कुछ साउंड क्या है, रिकॉर्डिंग मतलब साउंड स्टीरियो सिस्टम है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा लाइफ में क्या आती है, काम में आती है, जिसे हम बैग में लेकर जाते हैं, बैग में लेकर आते हैं। उन्हीं वर्ड से बना है हमारा क्या है, बैगेज। बैगेज। अब यहां से एक सवाल और उठता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि आप कई विदेशी कंट्रियां घूमने जा रहे हो। ये कंट्री है कौन सा, ए,
यहाँ आपने कुछ क्या करी है, शॉपिंग करी है। क्वेश्चन को फील करिएगा, मन में फील करिएगा। तो ये आपने कुछ यहाँ पर क्या करी है, शॉपिंग करी है। इसके बाद में आप वहां से लौट कर नहीं आए और वहां से आप हो लिए कहां पर, कंट्री बी। और कंट्री बी से भी आपने क्या करी है, शॉपिंग करी है। वहां से भी आपने कुछ क्या करी, शॉपिंग करी। जो जो वहां की खासियत होती है वो चीजें शॉपिंग करी। उसके बाद में आप कंट्री कहां पर गए, सी गए। और सी कंट्री से भी वहां की जो खास थी और जो क्या थी, स्मृति के लिए, यादाश्त के लिए जो जो चीजें हमने देखी उनका एक रेप्लिका हम क्या करके आते हैं, खरीद के लाते हैं, ताकि इंडिया में बता सके हम यहाँ यहाँ गए थे, ओके, और अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सके कि हम उस कंट्री घूम के आए हैं, वहां की एक निशानी आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम कंट्री क्या गए, सी गए। और इसके बाद में हम हमारी कंट्री क्या हो गए, रिटर्न हो लिए। रिटर्न हो लिए। आप सभी से दोस्तों एक क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब हमने कंट्री ए में शॉपिंग करी तो वो सामान क्या लेके हम कंट्री बी जाएंगे, और वहां से भी जो शॉपिंग करेंगे उसको भी कहां लेके जाएंगे, कंट्री सी लेके जाएंगे। और फिर वहां से भी जो शॉपिंग करी है क्या उसको इंडिया में लेकर आएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? तो आपका जवाब होगा इससे एक बेहतर तरीका है, कंट्री ए में जो शॉपिंग करी, जिससे माल खरीदा, उसको हम कह दें कि भाई साहब इसको इंडिया में इस नाम और इस अते और पते पे क्या कर दिया जाए, कुरियर कर दिया जाए। कंट्री बी में जो भी क्या करी, शॉपिंग की गई, तो वहां से हमने सेलर को कहा कि आप इसका क्या कर दें, कुरियर कर दें। जिस तरीके से विदेशी फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं और यहाँ पर जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट है परचेज करते हैं, तो वो उन्हें लेकर नहीं जाते, यहाँ पर सेलर को बोल देते हैं ये हमारा एड्रेस है, आप इसको यहाँ क्या कर दे, कुरियर कर दे। और हमारे यहाँ के दुकानदार उसको फॉरेन कंट्री में क्या कर देते हैं, कुरियर कर देते हैं। कंट्री सी से तो हम आ ही रहे हैं, तो उन्हें लेकर भी आ सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इनको भी आप क्या कर देना, कुरियर कर देना। इनको भी आप क्या कर देना, कुरियर कर देना। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये बन रहा है, हमारा यहाँ पर ये सवाल बन रहा है कि मान लीजिए, देखिए कंट्री ए से तो कुरियर हो गया, तो कुरियर हमारे से क्या आ गया, इंडिया में पहले आ गया। ओके, समझ रहे हैं बात को, फील कर रहे हैं। कंट्री बी से तो हम सी चले गए थे, वहां से कुरियर हुआ और वो कुरियर भी क्या आ गया, पहले ही आ गया हमारे आने से पहले। और जब कंट्री सी से कुरियर हुआ तो हम पहले आ गए और कुरियर हमारा क्या आया है, बाद में आया है, बाद में आया। इसका मतलब है हमारा जो बैगेज है वो हमारे पैसेंजर के क्या नहीं आया है, साथ में नहीं आया है। तो यहां से एक सवाल बनता है, जो हमारा बैगेज लगेज है, हमारी खरीदारी है, हमारी क्या है, शॉपिंग है, जो हमारे साथ में पैसेंजर के साथ में नहीं आ रही है, क्या इसे भी बैगेज का ही दर्जा मिलना चाहिए? क्या इसे भी बैगेज का दर्जा मिलना चाहिए? सवाल उठता है मन में। अगर आपका जवाब आता है नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में तो क्या बिल ऑफ एंट्री क्या करोगे, फाइल करोगे? क्या इसके लिए आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए? तो सुनिए, देखिए यहाँ का सवाल और इधर रहा आपका जवाब, और यहाँ से हमारा बैगेज टॉपिक क्या है, चालू। तो बैगेज के लिए इन्होंने क्या कहा, बैगेज के लिए हमारे लॉ ने कहा, देख लीजिए जो साथ में नहीं है वो भी बैगेज है। इसका जूस क्या निकला, जो साथ में है वो तो बैगेज है, और जो साथ में नहीं है मतलब पैसेंजर से पहले आ गया या फिर पैसेंजर के जो क्या रहा है, बाद में आ रहा है, उसे भी किसका दर्जा मिला हुआ है, उसे भी बैगेज का ही क्या मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, और जो समझ में आ गया होगा कौन से वर्ड का, इंक्लूड्स वर्ड का। तो जो साथ में है वो भी बैगेज है और जो हमारे साथ में नहीं है वो भी हमारा क्या है, बैगेज है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है बैगेज में क्या खास है, बैगेज के प्रोविजन में क्या खास है, क्या उसका वैल्यूएशन में खास है? सवाल सुनिएगा, क्या उसका कुछ वैल्यूएशन खास है? क्या उसके लिए क्लासिफिकेशन क्या है, खास है? क्या उसके लिए क्लासिफिकेशन क्या है, खास है? क्या उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो क्या होता है, कोड होता है, उसमें कुछ खास है? क्या उसके केस में प्रोसीजरल कंप्लायंस जो होती है, लाइक इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, क्या उस चीज में उसको लेके खास है? तो क्या खास है इसके अंदर, क्या खास है इसके अंदर? तो आइए देखिए, इन सवालों का आपको जवाब देता हूं। वैल्यूएशन में कोई खास नहीं है। वैल्यूएशन वही होगा जो सभी इंपोर्टेड गुड्स का होता है, और वो होती है कौन सी वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो वैल्यूएशन में कोई खास नहीं है। ओके, चाहे कॉमर्शियल इंपोर्ट हो चाहे बैगेज हो, वैल्यूएशन हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू बेसिस ही होगा। और अगर नोटिफाइड कर रखा है तो ऐसी स्थिति में फिर कौन सी वैल्यू होगी, टैरिफ वैल्यू भी होगी। तो वैल्यूएशन को लेके बैगेज में कुछ खास बात नहीं है जो अलग करती हो। अगला सवाल था क्लासिफिकेशन के लिए, क्या क्लासिफिकेशन में कुछ खास है? तो जवाब मिलेगा आंसर इज यस। उसके लिए एक स्पेसिफिक हेडिंग है, हेडिंग 9803। उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से ही हेडिंग कर दी गई है, किसके लिए, बैगेज के लिए। अब सभी तरह का बैगेज को एक सिंगल हेडिंग में ही क्लासिफाई कर दिया जाएगा, एक सिंगल हेडिंग के अंदर। अब चाहे पहनने के कपड़े हो, पहनने के जूते हो, पहनने के गॉगल्स हो, खाने पीने की क्या हो चीजें हो, ओके, रिकॉर्डिंग सिस्टम हो, आपका हैंडी कैम हो, कैमरा हो, आईफोन हो, ओके, और किसी भी तरह के ऐसे आइटम्स हो, उनका सिंगल हेडिंग में क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। और उस पर रेट तय कर रखी है कितनी परसेंट, 100%। सवाल बनता है यहाँ पर, क्या इस 100% पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% लगेगा? तो जवाब है आंसर इज यस, ये हो जाएगा 110%। ये हो जाएगा कितना परसेंट, 110% हो जाएगा, 110%। यहां से एक सवाल और बनता है, क्या इस 110% पर आईजीएसटी भी लगेगा? सेक्शन 3 और सब सेक्शन कौन से 7 से, सेक्शन 3 और सब सेक्शन किससे, 7 से आईजीएसटी भी होगा इसके ऊपर। ओके, या फिर जीएसटी का जो सेस था सेक्शन 3 और किससे, 9 से, वो भी होगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए, आंसर इज नो। अगर हम कॉमर्शियल इंपोर्ट करते हैं तो जरूर उस पर आईजीएसटी लगता, लेकिन बैगेज की तरह करेंगे तो उसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगेगा। सिंगल क्लासिफिकेशन हो जाएगा और रेट रहेगी कितने परसेंट, 110%। अब यहां से 110% का एक सवाल बनाते हैं हम आपके लिए। आपको नहीं लगता दोस्तों 110% जो रेट है वो तो बहुत ही ज्यादा रेट है? इस तरीके से तो हम बाहर से शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे कि जितने का तो हमने माल खरीदा उससे भी ज्यादा की हमने इंडिया में उस बैगेज के ऊपर क्या दे दी, ड्यूटी दे दी। तो ये आपको नहीं लगता ये एक हर्डल है, ऑब्स्टेकल है? ऐसे में तो हम खरीदारी कर ही नहीं पाएंगे बाहर से कुछ भी, और सिर्फ हमको खाली हाथ ही आना पड़ेगा। और यहाँ के हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि आप बाहर घूमने गए और हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए, कुछ भी लेकर नहीं आए। क्या हमें ऐसा सुनना पड़ेगा? तो सुनना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या है, तो आइए इस सवाल का जवाब देता हूं। इस 100% पे एक एग्जेम्पशन आ रखी है।
ओके, इसको एक एग्जाम्शन दे दी और आफ्टर एग्जाम्शन, आफ्टर क्या है एग्जाम्शन, इसकी रेट को कर दिया गया है कितना परसेंट, मात्र 35%। मात्र कितना परसेंट, 35%। 100% की रेट को रिड्यूस करके मात्र 35% एट द रेट ऑफ 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इफेक्टिवली हो जाएगा 38 पॉइंट कितना 5%। बैगेज में जितने भी गुड्स हैं सबका सिंगल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सब पे सेम रेट ऑफ ड्यूटी हो जाएगी, ओके, और 38.5। अब हमारे कस्टम टैरिफ एक्ट में, हमारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर अगर उसकी कोई स्पेसिफिक हेडिंग भी है, अगर उसकी क्या है कोई स्पेसिफिक हेडिंग भी है, कपड़ों की, जूतों की, खाने पीने चीजों की, उन सभी की स्पेसिफिक हेडिंग है, तो भी बैगेज का उस स्पेसिफिक हेडिंग में नहीं होगा क्या क्लासिफिकेशन, नहीं होगा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन होगा तो सिर्फ हेडिंग 98 किस में होगा, 03 के अंदर ही होगा। सिर्फ कौन सी हेडिंग के अंदर होगा, 9803 हेडिंग के अंदर होगा। आइए इसको लेके एक और सवाल बनाते हैं। ओके, एक सवाल और बनता है यहां पर, 9803 जो हेडिंग है ये कौन से की हेडिंग है, क्या ये हेडिंग हमारे इंपोर्ट टैरिफ में पाई जाती है या फिर ये हेडिंग हमारे किसके अंदर है, एक्सपोर्ट टैरिफ हेडिंग में भी पाई जाती है, तो ये किसके लिए है हेडिंग। तो आइए इसका जवाब हम देते हैं आपको। इसका जवाब है 9803 हेडिंग किसकी है, इंपोर्ट टैरिफ की है। तो अगला सवाल बना, क्या बैगेज में एक्सपोर्ट बैगेज के लिए कोई अलग सेपरेट एक सिंगल हेडिंग नहीं है, तो आंसर इज नो, कोई हेडिंग नहीं है। एक्सपोर्ट टैरिफ में कोई भी हेडिंग नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक्सपोर्ट बैगेज है, अगर कोई क्या है एक्सपोर्ट बैगेज है, तो इसका जूस ये निकलता है कि उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं होगी, ड्यूटी नहीं होगी, क्योंकि ये हेडिंग इंपोर्ट टैरिफ की है, ये एक्सपोर्ट टैरिफ की नहीं है, नहीं है। चलिए ये सवाल बन गया। तो 98 कितना है, 03 है। एक सिंगल टैरिफ हेडिंग हमको मिल चुकी है। अब उसी सिंगल टैरिफ हेडिंग के अंदर हम क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। रेट है कितनी बैगेज की टैरिफ के अंदर, 100%। उसके ऊपर 10% लग जाएगा क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इफेक्टिव रेट हो जाएगी 110%, लेकिन उस पर एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है और आफ्टर एग्जाम्शन उस रेट को कर रखा है कितना, 35%। कितना कर दिया है उसे, 35%। 10% सरचार्ज के साथ में, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज के साथ में 38.5 हो जाएगी वो रेट। ओके, वो रेट क्या हो जाएगी, 38.5 हो जाएगी। और उसके ऊपर हमारे कस्टम्स के अंदर आईजीएसटी नहीं लगेगा और उस 38.5 पर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस भी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमने क्वेश्चन बना बनाकर क्या कर ली है, ले ली है। क्वेश्चन बना बनाकर क्या कर ली है, ले ली है। ओके, चलिए अब हमारा एक सवाल बनता है यहां पर, और वो हमारा अगला सवाल कौन सा था इधर, कि क्या एक्स बैगेज के लिए भी हमारे पैसेंजर के पास में, बैगेज के लिए भी हमारे पैसेंजर के पास में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, तो ही वो बाहर से शॉपिंग करके आ सकता है। तो इस सवाल का जवाब बनेगा, आंसर इज नो, नहीं। आप बैगेज को बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के क्या कर सकते हो, इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बैगेज को हम नहीं मानते हैं कौन सा इंपोर्ट, कॉमर्शियल इंपोर्ट। ये नहीं है कौन सा इंपोर्ट, कॉमर्शियल इंपोर्ट नहीं है। अच्छा, बात समझ में आ रही है। ओके, तो क्या बैगेज के लिए भी फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री होती है, ये सवाल। तो इसका जवाब बना, अगेन आंसर इज नो। बिल ऑफ एंट्री तब फाइलिंग होती है जब क्या होता है, कॉमर्शियल इंपोर्ट होता है। बैगेज की तो पैसेंजर को सिर्फ क्या देनी होती है, उसके कंटेंट की डिक्लेरेशन देनी होती है। बैगेज का जो भी कंटेंट है उसकी आपको क्या देनी होती है, डिक्लेरेशन देनी होती है। तो ये हमने क्या करे हैं सवाल, कई तरह के सवाल, और उसके बहुत ही अच्छे अच्छे हमने जवाब यहां पर क्या करे हैं, देखे हैं। अब एक सवाल हमारा बनता है, बैगेज जो हमारे काम में आने वाली चीजें हैं, बैगेज जो हमारे काम में आने वाली क्या है चीजें हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पे एग्जाम्शन के बाद रेट को कितना कर चुके हैं, 35%। तो जो महंगी और जो क्या होती है, लग्जरी गाड़ीज होती है, बाइक्स होती है, कार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल्स हैं। तो क्या हम लग्जरी मोटर व्हीकल्स को, कार को, बाइक को, कार को और किनको, बाइक्स को, हम जब बाहर घूमने गए तो वहां से हमने कोई कार क्या कर ली, परचेज कर ली है, या फिर तो वो कार क्या है, न्यू है, या फिर वो कार क्या है, ओल्ड कार है। ओके, ओल्ड कार है। क्वेश्चन बनता है, क्या उन लग्जरी कारों को जिनकी टैरिफ के अंदर जो सेपरेट हेडिंग है, जिनकी टैरिफ में कौन सी हेडिंग है, सेपरेट क्या है, हेडिंग है, और सेपरेट हेडिंग के अंदर उनके ऊपर जो स्पेसिफिक रेट ऑफ ड्यूटी है, उनकी जो स्पेसिफिक रेट ऑफ ड्यूटी है वो 35% से कहीं गुना ज्यादा है, तो क्या हम घूमने के बहाने मोटर व्हीकल, लग्जरी कारें, लग्जरी बाइक्स 35% की रेट से और बैगेज बोल के क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब वो भी हमें बैगेज की डेफिनेशन से ही मिलेगा। पहले तो मिला था जो साथ में आए वो तो बैगेज है और जो नहीं आए वो भी बैगेज है, लेकिन मोटर व्हीकल कभी भी क्या नहीं होगा, बैगेज नहीं होगा। चाहे वो आपने नई खरीदी हो, चाहे आप विदेश में काम ले रहे थे और काम में लेने वाली जो थी उसी ही काम में आप इंडिया में लेकर आए हो, आप ही के काम आ रही थी, आप इंडिया में शिफ्ट हो गए हो, लेकर आए हो, तो भी हम मोटर व्हीकल को कभी भी बैगेज नहीं मानेंगे। उस एक मोटर व्हीकल को भी हम क्या मानेंगे, कॉमर्शियल इंपोर्ट ही क्या करेंगे, मानेंगे, कॉमर्शियल इंपोर्ट मानेंगे। सवाल पैदा हुआ, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो जवाब बना हाँ, जरूरत पड़ेगी। तो क्या उसको क्लियर कराने के लिए हमें फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री करनी पड़ेगी। तो जवाब बना आंसर इज फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री करनी होगी। और इसका क्लासिफिकेशन उसकी जो स्पेसिफिक टैरिफ हेडिंग होगी क्या उसमें किया जाएगा। तो जवाब बनेगा यस, कि उसका क्लासिफिकेशन बैगेज में नहीं करके उसकी स्पेसिफिक टैरिफ हेडिंग में ही किया जाएगा। तो ये हमने सवाल क्या करा, ये हमने सवाल का जूस निकाल लिया कि मोटर व्हीकल कभी भी बैगेज की तरह नहीं आ सकेंगे, बैगेज की तरह नहीं आ सकेंगे। इन अदर वर्ड्स क्या होता है बैगेज, लगेज होता है, पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है ऑफ किसकी, पैसेंजर की। तो आइए एक यहां से जूस निकाल देते हैं। हम बिना बाहर जाए, बिना पैसेंजर बने, बिना क्या बने, पैसेंजर बने, हम बाहर घूमने गए ही नहीं, बिना पैसेंजर बने,
ओके, और बाहर हम कोई ऑर्डर कर दें, हम फॉरेन कंट्री में एक एक्सपोर्टर को क्या कर दें, एक फॉरेन में क्या कर दें, ऑर्डर कर दें, ओके, कि हमें पहनने के कपड़े क्या कर दो, भिजवा दो, हमें चॉकलेट्स क्या कर दो, भिजवा दो, हमें आईफोन, सेलफोन, लैपटॉप क्या करो, इंडिया में भिजवा दीजिए, कुछ एसेसरीज, सूट्स, स्नीकर, शूज, ये हमें इंडिया में भिजवा दीजिए। उसने इंडिया में भिजवा दिए और क्या करवा दिया, उसने हमारे नाम का कुरियर करवा दिया, कुरियर करवा दिया। अब यहां पर सवाल दोस्तों आपसे ये है, बिना पैसेंजर बने, बिना विदेश में जाए और वहां से ऑर्डर करके इंडिया में मंगा लें तो क्या उसे बैगेज का दर्जा मिलेगा? तो सुनिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए है, आंसर इज नो। बैगेज तभी होता है जब हम क्या जाते हैं, विदेश में क्या करते हैं, जाते हैं, या फिर कोई विदेशी क्या होता है, इंडिया में आ रहा होता है, बिना पैसेंजर बने, बिना क्या बने, पैसेंजर बने, क्या नहीं हो सकता, बैगेज नहीं हो सकता। फिर उसे क्या ट्रीट करना पड़ेगा? ऐसे में उसके लिए उसे हम मानेंगे कौन सा ट्रीटमेंट वाला, जो कॉमर्शियल इंपोर्ट वाले गुड्स पर होता है। तो ये हमने इसका क्या निकाला, जूस निकाला। तो हमने डेफिनेशन का जूस निकाल लिया कि किसका होता है, पैसेंजर का होता है, किसका होता है, पैसेंजर का होता है। ओके, तो ये हमने बैगेज की डेफिनेशन क्या कर ली है, पढ़ ली है, तो बैगेज हो गया। अब इसके बाद में हमारा एक सवाल था कि क्या बैगेज के केस में भी फाइलिंग ऑफ क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री होती है? तो इसका हमने जवाब देखा था, नहीं, बिल ऑफ एंट्री सिर्फ कॉमर्शियल इंपोर्ट के केस में होती है, बैगेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती। तो बैगेज के केस में क्या होता है? तो बैगेज के केस में हमने देखा, हमें देनी होती है क्या, डिक्लेरेशन, पैसेंजर को देनी होती है क्या, डिक्लेरेशन, और किस चीज की, बैगेज के कंटेंट की क्या देनी होती है, डिक्लेरेशन देनी होती है। आइए इसी का जूस हम अगले सेक्शन से क्या करते हैं, निकालते हैं, और हमारा अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन कौन सा, 77। सेक्शन 77 के अंदर क्या है, डिक्लेरेशन है। अब यहां से एक और सवाल बनाते हैं, ये जैसे कि कॉमर्शियल इंपोर्ट में डिक्लेरेशन हम बिल ऑफ एंट्री फॉर्म में करते हैं, बैगेज के केस में डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में की जाती है? तो अगर ऐसा सवाल आता है एग्जाम में तो उसका जवाब देंगे आप कौन सा, फॉर्म आई, उसका जवाब देंगे कौन सा, फॉर्म आई। ये फॉर्म आई है जिसमें हम पैसेंजर को अपने बैगेज के कंटेंट की क्या देनी पड़ती है, कस्टम डिपार्टमेंट को डिक्लेरेशन देनी होती है। सवाल बनता है ये डिक्लेरेशन देने की आवश्यकता ही क्यों है, इसकी नेसेसिटी ही क्यों है, क्यों देना क्या है, जरूरी है, आवश्यकता। तो जिस तरह से बिल ऑफ एंट्री इसलिए जरूरी थी होम कंजम्पशन में क्लियर कराने के लिए, तो फॉर्म आई की भी आवश्यकता यही है कि आप जब तक फॉर्म आई नहीं देंगे, कस्टम्स क्या नहीं हो पाएगी, क्लियरेंस नहीं हो पाएगी। तो बैगेज की कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए फॉर्म आई की डिक्लेरेशन देना क्या है, बड़ा आवश्यक है, बड़ा क्या है, आवश्यक है। तो ये उसका क्या हुआ, जूस निकला कि इसलिए हमको उसकी क्या देनी होती है, डिक्लेरेशन देनी होती है कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए, कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए। तो आइए सेक्शन 77 पे हम क्या करते हैं, लौटते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, फॉर द पर्पस क्लियरिंग इट, फॉर द पर्पस ऑफ क्या है, क्लियरिंग इट, क्लियर कराने के लिए डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, कंटेंट किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, बैगेज के कंटेंट की डिक्लेरेशन देनी होगी, जो हमने तय करा है कौन से फॉर्म में देंगे, हम क्या देंगे, फॉर्म आई के अंदर देंगे, फॉर्म आई के अंदर देंगे। अब इसी सीरीज में एक सवाल हम और जोड़ देते हैं, वैल्यूएशन तो हम देंगे। अब इसी सीरीज में एक सवाल हम और जोड़ देते हैं, वैल्यूएशन तो हमने देखा है वही होगा जो हमारे कस्टम में होता है, कॉमर्शियल इंपोर्ट बैगेज सबका यही है, लेकिन क्लासिफिकेशन तो बैगेज का हमने देखा है अलग है, सेपरेट टैरिफ हेडिंग बनाई गई है। इसके लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग नहीं की जाती है, और बैगेज होने के लिए पैसेंजर होना क्या होता है, आवश्यक होता है। एक और सवाल इसी कड़ी में और जोड़ देते हैं, जिस तरीके से हमने अगर कॉमर्शियल इंपोर्ट करा, हमने क्या करा है, कॉमर्शियल क्या करा है, इंपोर्ट करा है, तो कॉमर्शियल इंपोर्ट जो होता है उसमें कौन से दिन की रेट से ड्यूटी लगती है, दैट इज रेट ऑफ ड्यूटी, किस दिन की रेट से ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ ड्यूटी। और अगर नोटिफाइड गुड्स हैं, स्पेसिफाइड गुड्स हैं, तो किस दिन की हम लेते हैं उसकी फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज कौन सी, टैरिफ वैल्यू। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे, जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो किस दिन की ली जाती है, दैट इज जो भी रेलेवेंट डेट होती है, क्या होती है, रेलेवेंट डेट। और ये रेलेवेंट डेट कौन सी होती है, जो हमें इंपोर्ट के केस में सेक्शन 15 ने समझाइए, 15 ने समझाइए। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, कॉमर्शियल इंपोर्ट तो नहीं है, अब तो कौन सा है, बैगेज इंपोर्ट है। अब इस केस में किस दिन की हमें क्या लेनी है, रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है, जैसे कि हमने तय करा 38.5% की रेट ऑफ ड्यूटी होगी, और टैरिफ वैल्यू भी किस दिन की क्या होगी, ली जाएगी, क्योंकि टैरिफ वैल्यू भी नोटिफिकेशन के साथ में क्या होती है, बदलती है, दैट इज जिसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ड्यूटी नहीं लेके फिक्स्ड वैल्यू पे ड्यूटी पे की जाती है। अब सवाल ये बना, बैगेज के केस में वो कौन सा रेलेवेंट क्या होगा, डेट होगी, वो कौन सी क्या होगी, रेलेवेंट डेट होगी, कि उस दिन की रेट से हम क्या लेंगे, बैगेज की रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे, और उस दिन की हम टैरिफ वैल्यू लेंगे। आइए इस सवाल का जवाब हमें हमारा अगला सेक्शन देगा, जिसका नंबर है सेक्शन कौन सा है, 78 है, जिसका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 78। ओके, तो ये देख लीजिए सेक्शन 78। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमर्शियल इंपोर्ट पे तो लग रहा था कौन सा सेक्शन, सेक्शन 15, ठीक है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन क्या लग रहा था, 15 लग रहा था, लेकिन बैगेज इंपोर्ट वाले पे सेक्शन 15 नहीं लग रहा, सेक्शन 15 नहीं लग रहा, उस पे अब लग रहा है कौन सा सेक्शन, उस पे लग रहा है सेक्शन कौन सा, 78। कौन सा सेक्शन लग रहा है उस पे, सेक्शन 78। तो आइए जानते हैं वो कौन सा दिन है, तो वो दिन है हमारा कौन सा, टैरिफ वैल्यू और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी बैगेज की, कौन से दिन से होगी, वो उस दिन से होगी जिस दिन हमारे पैसेंजर ने डिक्लेरेशन दी थी। डिक्लेरेशन का जूस कौन सा, फॉर्म आई में दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि उसे बैगेज को कस्टम्स क्लियरेंस कराना था, कस्टम क्लियरेंस के लिए उसने क्या दी थी, डिक्लेरेशन दी थी, अंडर सेक्शन किसमें, 77 में। तो जिस दिन डिक्लेरेशन दी है बस वही दिन हो जाएगा सेक्शन 78 का कौन सा दिन, रेलेवेंट डेट। और उसी दिन की हम क्या लेंगे, बैगेज की क्या लेंगे, रेट लेंगे, और उसी दिन की अगर टैरिफ वैल्यू लेनी हो तो उसी दिन की क्या करेंगे, लेंगे। ओके, और आफ्टर एग्जामिशन 35% रेट है, 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, इफेक्टिवली 38 पॉइंट कितना है, 5% है। इंपोर्ट में क्लासिफिकेशन हेडिंग 98 किससे है, 03 से है। तो हमने ये सवाल भी क्या कर लिया, देख लिया, हमने क्या देख लिया, ये सवाल भी देख लिया, कौन सा हुआ, सेक्शन किससे से, 78 से। यस
अब हमारा अगला सवाल बनता है स्टूडेंट आपके लिए कि जैसे कि मान लीजिए जो भी फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आ रहे हैं तो वो अपने साथ में पहनने के क्या लाते हैं, कपड़े लाते हैं। ओके, और जो भी उनको ट्रैवलिंग में और टूरिज्म पर्पस में जो जो चीजें काम लगेगी वो से लेकर आते हैं, जैसे कैमरा लेकर आ रहे हैं। ओके, तो वो भी साथ में लेकर आ गए, शूज साथ में लेकर आ गए, खाने पीने की चीजें क्या ला रहे हैं, साथ में लेकर आ रहे हैं। अब सवाल उस पर यह बनता है कि जो वो यूज्ड आर्टिकल जो होते हैं, जो यूज क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, क्या उस पर भी 38.5% की रेट से ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। अच्छा, सवाल एक बनता है, सवाल ये बन रहा है कि आपका कहना यह है कि बैगेज तभी होगा जब क्या होगा, पैसेंजर होगा। तो मान लीजिए हम विदेश घूमने गए और हमने 100 यूनिट्स ऑफ क्या है, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल, 100 यूनिट्स ऑफ क्या है, आर्टिकल हमने क्या कर ली है, इंपोर्ट कर ली। 100 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल हमने इंडिया में क्या करी है, इंपोर्ट करी है। तो क्या इन सभी का असेसमेंट एट द रेट ऑफ 38.5% से कर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल ये बनता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम उसका टैरिफ के अंदर उसकी स्पेसिफिक हेडिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफिक हेडिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मान लीजिए उसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी है 50%, उस पर रेट ऑफ ड्यूटी कितनी है, 50%। और अगर उसी गुड्स का क्लासिफिकेशन किसमें हो, बैगेज के अंदर हो, तो वही क्लासिफिकेशन हो रहा है 35% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम बाहर जाएं, एज ए पैसेंजर बन के जाएं, और जितनी भी हमको क्वांटिटी परचेज करनी हो, जैसे कि हम उसे बोल सकते हैं कितनी क्वांटिटी, कॉमर्शियल क्वांटिटी, कॉमर्शियल पर्पस के लिए कॉमर्शियल क्वांटिटी हम क्या कर लें, लेकर आ जाएं। ओके, तो क्या डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट 35% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज करने के लिए तैयार होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो हमारा पैसेंजर है, जो उसके कौन से आर्टिकल्स हैं, यूज्ड आर्टिकल्स हैं। जैसे हम भी बाहर घूमने गए थे तो हम पहनने के कपड़े क्या लेके गए थे, साथ में लेके गए थे। ओके, दूरबीन जो होती है वो भी हम लेके गए, हैंडी कैम लेके गए, सेलफोन लेके गए, जो वापस लौट के आए तो वो भी तो ब्रॉट इनटू इंडिया हुआ, वो भी बैगेज है। तो क्या उस पर भी अब हमें 38.5% की रेट से ड्यूटी देनी होगी। बहुत सारी क्वांटिटी में हम लेकर आ गए, तो क्या हम उन सभी का असेसमेंट डिक्लेरेशन देके, फॉर्म आई के अंदर डिक्लेरेशन देके, क्या उन सभी की ड्यूटी हम 38.5% की रेट से पे कर सकेंगे। सवाल समझ में आ रहा है, 38.5% की रेट से हम उस पे क्या दे सकेंगे, ड्यूटी दे सकेंगे। ओके, तो अब इन सभी सवालों का जवाब हमको हमारा सेक्शन कौन सा देगा, अगला 79 देगा। और सेक्शन 79 का देखिए कहना क्या है कि जो भी हमारे क्या है, इट हैज बीन यूज्ड है, मतलब हमारे जो यूज्ड आर्टिकल्स हैं, जो हमारे कौन से हैं, यूज्ड आर्टिकल्स हैं, इसके लिए तो लॉ ने कहा है कि हम उसे विदाउट एनी लिमिट ड्यूटी फ्री कर देंगे पूरा। तो जो भी पहनने के कपड़े आप लेकर आ रहे हैं, सेलफोन आप इंडिया में लेकर आ रहे हैं, जो आपकी यूज्ड है, हम उसे बोल सकते हैं क्या है, ओल्ड है। और जो भी हमारी यूज्ड क्या है, आर्टिकल्स हैं, यूज्ड क्या है, आर्टिकल्स हैं। एग्जामिशन इन्होंने कहा है रूल्स में जाके बताएंगे, इस सेक्शन की पावर से हम रूल बनाएंगे, और कहा है विदाउट एनी लिमिट हम उसे ड्यूटी फ्री कर देंगे। तो एक तो हमारी चिंता क्या हुई, दूर हुई कि हम बाहर जब घूमने जाते हैं या फिर विदेशी लोग जब इंडिया में आते हैं तो उनके जो यूज्ड आर्टिकल, पहनने के कपड़े हो गए हैं, जूते हो गए हैं उनके, और भी उनके जो दूसरे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ओके, सेलफोन हो गया है उनका, मान लीजिए क्या है, कुछ म्यूजिक सिस्टम साथ में लेकर आ रहे हैं, हैंडी कैम साथ में लेकर आ रहे हैं, डीएसएलआर क्या ला रहे हैं, साथ में लेकर आ रहे हैं। तो हमको सेक्शन 79 ने चिंता मुक्त कर दिया कि वो तो विदाउट एनी लिमिट क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ओके, और जो नए आर्टिकल वो लेकर आ रहे हैं, नए आर्टिकल जो लेकर आ रहे हैं, बोनाफाइड जो होंगे, क्या होंगे, बोनाफाइड होंगे। इसका कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप बहुत सारी क्वांटिटी में ला रहे हो। कौन सी क्वांटिटी, कॉमर्शियल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, कॉमर्शियल क्या है, क्वांटिटी है। या फिर आप कोई गुड्स लेकर आ रहे हो जो कौन सी यूज का लग रहा है, उन्हें कॉमर्शियल यूज का है। क्या है, कॉमर्शियल यूज का। आप बाहर गए और आपने कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की मशीन लिया है, तो सेक्शन 79 का क्या सिखाना है, सेक्शन 79 का कहना है जो भी बोनाफाइड क्या होगा, बैगेज होगा। जो भी कौन सा होगा, बोनाफाइड क्या होगा, बैगेज होगा, वो भी ड्यूटी फ्री होगा। रूल्स में जितनी क्या बता दी जाएगी, लिमिट बता दी जाएगी। इसका मतलब होगा सभी जब वो क्या होगा, बोनाफाइड बैगेज होगा। ओके, यूज्ड वाले तो बिल्कुल ड्यूटी फ्री रहेंगे, और जो न्यू आर्टिकल्स हैं, जो क्या है, न्यू जो बैगेज हैं, वो भी ड्यूटी फ्री रहेंगे। पहली बात तो बोनाफाइड होने चाहिए, और वो ड्यूटी फ्री रहेंगे एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक। जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन लेकर आ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो उनको ऐसा लगता है कि ये बोनाफाइड बैगेज नहीं है, बोनाफाइड बैगेज नहीं है, या फिर आप इतनी क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर आ रहे हो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कि उनको ऐसा लग रहा है ये क्वांटिटी बोनाफाइड नहीं है, बोनाफाइड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन पे कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे, उसे किसी भी लिमिट तक क्या नहीं करेंगे, ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे। तो ड्यूटी फ्री करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर का क्या होना जरूरी हो जाएगा, उस आर्टिकल को लेकर बोनाफाइड होना क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। बोनाफाइड होना क्या रहेगा, जरूरी। और वो हम आपको लिमिट बता देंगे किसके अंदर, रूल के अंदर, कि कितनी लिमिट तक आप उस बोनाफाइड बैगेज को क्या ला सकेंगे, ड्यूटी फ्री ला सकेंगे, और उस लिमिट के ऊपर आप ड्यूटी पे करके ला सकेंगे। मतलब सर्टेन लिमिट तक तो आपका बैगेज भी क्या हो जाएगा, ड्यूटी फ्री। यूज्ड वाले तो टोटल ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, यूज्ड वाले तो क्या रहेंगे, 100% ही उन्होंने क्या दिया कि क्या कर देंगे, ड्यूटी फ्री कर देंगे। ओके, बहुत ही क्लियर इंटेंशन अच्छी बता दी उन्होंने। और जो कौन से होंगे, न्यू होंगे, वो अप टू लिमिट तक तो उन्होंने कर दिया कि क्या रहेंगे, ड्यूटी फ्री रहेंगे। अप टू तक लिमिट तक तो क्या रहेंगे, ड्यूटी फ्री रहेंगे। और उसके अबाउ जो होगा, उसके जो क्या होगा, अबाउ होगा, वो 38.5% की रेट से, 38.5% की रेट से क्या हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा। तो ये हमने इंटरप्रिटेशन देखा है, ये इंटरप्रिटेशन हमने कवर किया कौन से सेक्शन किससे हुआ है, सेक्शन 79 की प्रोविजन से हुआ है। सेक्शन किससे, 79 की प्रोविजन से। ओके, अब हम यहां पर अगला सवाल बनाएंगे हमारा। यस, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए ऐसा आता है कि मान लीजिए कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में घूमने आया है, कोई भी फॉरेनर क्या आया, इंडिया में घूमने आया, वो उससे पहले कंट्री ए घूमने गया था, और वहां से उसने क्या करी, कुछ शॉपिंग करी, उसने वहां से कुछ शॉपिंग करी। उसके बाद में वो कहां पर आ गया, कंट्री कहां पर आया, इंडिया में आया। और जब इंडिया में आया तो कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि ये तो बैगेज है, ये जो आप बाहर से शॉपिंग करके लाए हो ये तो क्या है, बैगेज है, और हमारे इंडिया में बैगेज पे 38.5% की रेट से क्या है, ड्यूटी है।
38.5% की रेट से क्या है ड्यूटी है। देखिए अप टू लिमिट तक तो ड्यूटी फ्री है, उस पैसेंजर को समझाया गया। ओके, कस्टम डिपार्टमेंट ने समझाया अप टू एक सर्टेन लिमिट जो हम रूल से सिखाएंगे वहां तक तो क्या है ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री है। लेकिन आपकी शॉपिंग उसको क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है अबाउ, तो आपको उस पे 38.5% की रेट से ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए वो पहले कहां घूम के आया था, पड़ोसी कंपनी श्रीलंका घूम के आया, वहां से उसने कुछ क्या करी, शॉपिंग करी, शॉपिंग अपने साथ में लेकर आया इंडिया में, इंडिया में उस पे ड्यूटी क्या करी, डिमांड करी। पैसेंजर का कहना है कि ये तो मैं वापस से अपनी कंट्री लौट रहा हूं, ये तो मैं अब अपनी कंट्री कौन सी, मेरी होम कंट्री जो है रिटर्न कर रहा हूं, वहां लेकर जाऊंगा, मैं वहां लेकर चले जाऊंगा। कस्टम डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं, बिना ड्यूटी पे करे तो इसकी क्लियरेंस नहीं होने देंगे हम आपके। तो क्वेश्चन समझ में आया। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, तो ऐसे कई बार होता है कि हम मल्टीपल कंट्रीज में जाते हैं, श्रीलंका से कहा इंडिया घूमने आए, डिपार्टमेंट यहां पर ड्यूटी डिमांड करेगा। पैसेंजर का भी कहना सही है कि ये तो मैं वापस से अपनी कंट्री में क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा। अच्छा, कोई मान लीजिए फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया, इंडिया के अंदर ही आया और इंडिया में कहा कि नहीं ये गुड्स तो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। ओके, कौन सा है, प्रोहिबिटेड है। उस कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा नहीं 38.5% लेके ड्यूटी लेकर भी हम इसको क्लियर नहीं करने देंगे, ये तो प्रोहिबिटेड है। पैसेंजर का कहना है सब ये जो ड्रग्स है हमारे उस कंट्री में तो क्या है, अलाउड है, हमारी कंट्री के अंदर अलाउड है। कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा हमारी कंट्री के अंदर क्या नहीं है, ड्रग्स अलाउड नहीं है, ये तो प्रोहिबिटेड है, इसका हम आपको क्लियरेंस नहीं करने देंगे। अब पैसेंजर एयरपोर्ट पे है, उसको क्या, उसका मानना है, उसका कहना है कि अब मैं क्या करूं, आप इसको क्लियर करने दोगे नहीं, और मैं इंडिया क्या कर रहा हूं, घूमने आया हूं, मैं इंडिया घूमने आया हूं। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरह के प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट है जो हमारे कस्टम लॉ ने कहा नहीं ये क्या है, प्रोहिबिटेड गुड्स है, इसकी क्लियरेंस नहीं होगी। अब वो पैसेंजर जो एयरपोर्ट पे है, अब ऐसी स्थिति में क्या करे। ओके, और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि जो बाहर से घूमने आया, श्रीलंका से शॉपिंग करके आया, इंडिया घूमने आया, उसे लेके दोबारा कहां जाना है, बाहर ही लेके जाना है, दोबारा उसे कहां लेके जाना है, बाहर ही लेके जाना है, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट ड्यूटी मांग रहा है, ये प्रोहिबिटेड गुड्स है। उसका कहना है कि साहब ये ड्रग्स मैंने श्रीलंका से क्या करी थी, परचेज करी थी, श्रीलंका से परचेज करी, मैं वापस से लौट रहा हूं, कहां पर, मैं वापस से लौट रहा हूं गल्फ कंट्री, या फिर मान लीजिए कहां जाऊंगा, केनिया जाऊंगा, और हमारे वहां पर सब क्या नहीं है, ये ड्रग्स क्या नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड है, हमारे वहां पर प्रोहिबिटेड नहीं है ड्रग्स, ये वाली ड्रग्स क्या है, अलाउ है, इसलिए मैंने श्रीलंका से क्या कर ली, परचेज कर ली। कस्टम डिपार्टमेंट का इंडियन एयरपोर्ट पे ऐसा कहना है कि हो सकता है श्रीलंका में प्रोहिबिटेड नहीं हो, आपकी कंट्री में प्रोहिबिटेड नहीं हो, लेकिन हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड है, हम इसको क्लियर करने नहीं देंगे, क्लियर करने नहीं देंगे। अब वो घूमने भी इंडिया आया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो इन दो सवालों का जो जवाब है और इन दो समस्याओं का जो समाधान है वो हमारा लॉ हमें सेक्शन 80 से क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। कौन से सेक्शन से दे रहा है, सेक्शन 80 से इन दोनों प्रॉब्लम्स का हमको क्या दे रहा है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सॉल्यूशन हमको क्या किया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है कि आप बाहर से परचेज करके लाए, मान लीजिए वो गुड्स क्या है, ड्यूटेबल है, वो गुड्स क्या है, ड्यूटेबल है, या फिर वो गुड्स क्या है, प्रोहिबिटेड गुड्स है, वो प्रोहिबिटेड गुड्स है। तो ऐसे में इस समस्या का कैसे समाधान निकाला जाए, तो हमारे लॉ का कहना है ऐसी समस्या का एक समाधान है, कोई बात नहीं, आप पहले उसकी बैगेज के कंटेंट में उसकी क्या दे, सबसे पहले तो फॉर्म आई के अंदर आप उसकी ट्रू डिक्लेरेशन दें, आप उसकी ट्रू डिक्लेरेशन दें, साथ में आप हमें रिक्वेस्ट करें, आप हमें क्या करें, रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करें। तो हम एक काम करते हैं ऐसी स्थिति में, हम इसको अभी थोड़े टाइम के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, अपने पास डिटेन कर लेते हैं, हम इसको अपने पास में क्या कर लेते हैं, टेम्परेरी क्या कर लेते हैं, डिटेन हम अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। ओके, डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है आप हमको रिक्वेस्ट करो, हम आपको टेम्परेरी अपनी कस्टडी में क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब आपका कहना यह है कि केनिया में प्रोहिबिटेड नहीं है, तो जब भी आप इंडिया से वापस से क्या हो रहे हो, रिटर्न जा रहे हो, पैसेंजर जब भी आप रिटर्न जा रहे हो तो आप ये हमसे क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना, जब भी आप रिटर्न जा रहे हो तो हमसे कलेक्ट कर लेना और ले जाना केनिया, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे इंडिया में प्रोहिबिटेड है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना था। अब मान लीजिए आप श्रीलंका से शॉपिंग करके लाए और वापस आपको ऑस्ट्रेलिया ही इसको लेके जाना है, तो डिपार्टमेंट ने कहा क्या करूं, आप सबसे पहले हमारी बात मानो, उसकी ट्रू डिक्लेरेशन तो दो, फिर हमें रिक्वेस्ट करो कि थोड़े समय के लिए, मैं जितना समय इंडिया में घूमने आया हूं तब तक आप इसे अपनी कस्टडी में रख लो, लौटते समय वापस से मैं इसे कलेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया लेके चले जाऊंगा, सो दैट मुझे इसे कस्टम क्लियरेंस नहीं करानी पड़ेगी, मुझे कस्टम क्लियरेंस नहीं करानी पड़ेगी। ओके, अब यहां पर समस्या एक हुई कि जैसे कि आप जब श्रीलंका से आए थे, श्रीलंका से जब आए थे तो आप आए थे कौन से, चेन्नई पोर्ट पे, चेन्नई मान लीजिए एयरपोर्ट पे आए थे, और वापस से जब आप ऑस्ट्रेलिया रिटर्न हो रहे हो तो आपका जो फ्लाइट है वो मुंबई किससे है, एयरपोर्ट से है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने क्या करा था, अपनी कस्टडी में डिटेन करा था, वो तो चेन्नई किस में था, एयरपोर्ट में था, और वहां के क्लॉक रूम में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, क्लॉक रूम में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में रिटर्न होते समय आप लेके कैसे जाओगे उसको, आप मुंबई एयरपोर्ट से जो चेन्नई के क्लॉक रूम में पड़ा है, आप मुंबई एयरपोर्ट पे उसका कैसे कलेक्शन करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे उसको। तो ऐसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो एक समाधान तो ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट को कहें कि भाई मैं तो अनेबल हूं, आप मेरे से इसको कुरियर करा दो और उसके जो भी चार्जेस हो आप मेरे से ले लो, आप मेरे से कुरियर चार्जेस ले लो और मेरे ऑस्ट्रेलिया मेरे एड्रेस पे उसको क्या करवा दो, कुरियर करवा दो, मैं वहां पर कस्टम में क्लियरेंस करा के वहां जो ड्यूटी होगी पे करके मैं क्लियर करा लूंगा। अब मैं तो मुंबई एयरपोर्ट से जा रहा हूं, मेरी फ्लाइट की टिकट भी कंफर्म है, चेंज नहीं कर सकता शेड्यूल को मैं, तो आप क्या करा दें, कुरियर करा दें। ओके, या फिर पैसेंजर क्या कहेगा, या फिर एक और तरीका है, मैं तो कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो फिलहाल इंडिया में ही घूम रहे हैं, मेरे को अभी निकलना पड़ेगा बिजनेस के काम से, वापस से जॉब के काम से, लेकिन मेरे फ्रेंड्स यहीं पर हैं, वो क्या आएंगे, चेन्नई एयरपोर्ट से वापस से आएंगे, तो आप उनको दे देना, मैं आपको उनको ऑथराइज कर देता हूं, आप उनको दे देना और वो वापस से क्या लेकर आ जाएंगे, मेरी कंट्री में लेकर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह का समाधान हो सकता है। तो अब प्रैक्टिकली लॉ ने क्या तय करा, तो लॉ ने कहा सेक्शन 80 में कहा देखो, अगर गुड्स क्या है, ड्यूटेबल गुड्स है जिन्हें आप क्लियर नहीं कराना चाहते, ओके, वापस ले जाना चाहते हो, या फिर जिन्हें हम क्लियर वैसे भी नहीं करने देंगे, कौन से गुड्स हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स हैं और लिखा हुआ था, तो आप एक काम करें, सबसे पहले तो पहला काम है आपको ट्रू डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, ट्रू डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी सेक्शन 77 से, तो आप करेंगे उसकी फॉर्म किसके अंदर, आई के अंदर। अब यहां से सवाल बना कि हमने उसकी ट्रू डिक्लेरेशन दी ही नहीं थी और डिपार्टमेंट ने क्या कर लिया, हमें पकड़ लिया, डिपार्टमेंट ने क्या कर लिया, ड्रग्स पकड़ ली,
ड्रग्स क्या कर ली, पकड़ ली उन्होंने, ड्रग्स पकड़ ली। ओके, तो हमने कहा कि अब आप ड्रग्स पकड़ ली है साहब, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ड्रग्स आप क्या कर लें, अपने पास में रख लें, और जब मैं वापस से क्या करूं, रिटर्न करूं, तो मैं आपसे दोबारा क्या कर लूंगा, इसे कलेक्ट करके ले जाऊंगा। तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो ऐसे सवाल का जवाब आप देंगे, आंसर इज नो। सेक्शन 80 की व्यवस्था तभी काम करेगी जब फॉर्म आई के अंदर हम अपनी क्या देंगे, ट्रू डिक्लेरेशन देंगे। ओके, फिर हम उसके बाद में सेकंड काम क्या करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको टेम्परेरी अपनी कस्टडी में रख दो। पोर्ट एयरपोर्ट पे क्या रहेगा, क्लॉक रूम रहेगा, जैसे रेलवे में भी होता है प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर आप इसको क्या कर दो, रखवा दो वापस से। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी रखा दो, मैं वापस से क्या कर लूंगा, रिटर्न कर, जब मैं रिटर्न होऊंगा, इंडिया छोड़ के जाऊंगा, तो मैं इसको वापस से क्या कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन आपका अगर मुंबई एयरपोर्ट से टिकट था और आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हो, कब, जब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, फिर आप कलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आप एक काम करें, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप दूसरे पैसेंजर को क्या कर दें, ऑथराइज कर दें, तो वो लेके चले जाएगा, या फिर आप क्या कर दें, मेरे नाम पर क्या कर दें, कार्गो मतलब कुरियर करवा दें। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन विशेष बात तभी होगी जब पहले ट्रू डिक्लेरेशन होगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपको हमसे क्या करनी होगी, रिक्वेस्ट करनी होगी कि उसको क्या कर लें, हम डिटेन कर लें। और तीसरे स्टेप पे वापस लेके जाएंगे, नहीं लेके जाते हो, आप एबल नहीं हो, तो आप जिसको ऑथराइज करेंगे हम उनके थ्रू भिजवा देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, कुरियर करवा देंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, कुरियर करवा देंगे। अभी हम आपको क्लॉक रूम की क्या देंगे, रिसीप्ट देंगे, तो वो रिसीप्ट आप जिस पैसेंजर को क्या करोगे, ऑथराइज करोगे, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसके हाथों हम क्या कर देंगे, भिजवा देंगे। तो ये हमारी व्यवस्था कौन से सेक्शन से हुई है, सेक्शन 80 से व्यवस्था कर दी गई है। तो इस तरह से हमको हमारे सवालों का क्या मिल गया, जवाब मिल गया। सेक्शन 80 कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, इससे पावर है रेगुलेशंस बनाने की, और उसी से इन्होंने तय करा था कि हम कौन सा बना रहे हैं, फॉर्म आई बना रहे हैं। सभी पैसेंजर को क्या करना पड़ेगा, अपना डिक्लेरेशन क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, सभी को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। रेगुलेशन से तय करा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दो तरह के चैनल होंगे, एक तो कौन सा होगा, ग्रीन चैनल होगा, जिन्हें कोई ड्यूटी पे नहीं करनी है, ओके, तो वो ग्रीन चैनल से निकल जाए, और जिन्हें ड्यूटी क्या करनी है, पे करनी है, या प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, उनका वेलकम किससे होगा, रेड चैनल से होगा। वो सारी व्यवस्था किससे होती है, रूल 81 से की जाती है। वो किससे की जाती है, रूल 81 से की जाती है। तो आई थिंक रूल 81 आपको समझ में आएगा। ये क्या बनाए जाते हैं, उससे बैगेज के रेस्पेक्ट में रेगुलेशंस क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। एवरी पैसेंजर को क्या करना पड़ेगा, ये क्या करना होगा, फॉर्म आई में क्या देनी होगी, डिक्लेरेशन क्या करनी होगी, देनी होगी। अच्छा, इन्हीं से एक क्वेश्चन बना, इन्हीं से क्वेश्चन ये बना कि जैसे कि मान लीजिए एक फ्लाइट आ रही है कहां से, श्रीलंका से, ठीक है, और फ्लाइट है श्रीलंका कौन सा, मुंबई, लेकिन वो फ्लाइट जो श्रीलंका मुंबई है उसके अंदर कितने हैं, 150 क्या है पैसेंजर्स, 150 क्या है पैसेंजर्स, 150 पैसेंजर्स। वो फ्लाइट का बीच में क्या है, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वो बीच में क्या है, चेन्नई है। चेन्नई के अंदर 10 पैसेंजर और क्या हुए, बोर्ड हुए, 10 पैसेंजर और बोर्ड हुए, उन्हें भी कहा जाना था, चेन्नई जाना था। सवाल पैदा हुआ मुंबई एयरपोर्ट पे, जो फॉर्म आई में जो क्या होगी, डिक्लेरेशन दी जाएगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएगी फ्लाइट, तो ये कौन से पैसेंजर के रेस्पेक्ट में दी जाएगी, वो 150 कौन से पैसेंजर जो कहां से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, ओके, उनके रेस्पेक्ट में, या फिर उन 10 पैसेंजर के रेस्पेक्ट में भी जो कहां से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, 10 पैसेंजर के रेस्पेक्ट में। तो बस इसी के लिए रेगुलेशन बनाया जाता है कि ये फॉर्म आई सिर्फ किनके लिए होगा, जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उन्हीं के लिए होगा। ओके, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट है, लेकिन जो पैसेंजर कौन से हैं, डोमेस्टिक क्या है पैसेंजर है, उनको फॉर्म आई की डिक्लेरेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा काम किससे किया गया है, ये सारा काम किससे किया गया, वो सेक्शन 81 की पावर से इन्होंने कहा कि हम क्या बनाएंगे, रेगुलेशंस बना देंगे, और उस रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आइए अब इसके लिए एक बात क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन बनाए आपको एक बात समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, एक लैपटॉप एग्जाम्प्ट है, वन लैपटॉप, ठीक है ना, वन लैपटॉप। अब इसमें क्वेश्चन बना, वन लैपटॉप क्या है, वन पैसेंजर, क्या वन लैपटॉप वन पैसेंजर, तो आंसर इज यस, वन लैपटॉप क्या है, वन पैसेंजर, वन लैपटॉप और क्या है, वन क्या है, पैसेंजर, एग्जाम कर रखा है। अब क्वेश्चन यहां से बना, जैसे कि हमारा क्या है, मैकबुक है, आईपैड है, मतलब हमारा क्या है, नोटबुक है, तो क्या वो भी वन नोटबुक और क्या है, वन पैसेंजर एग्जाम्प्ट है, ठीक है, वन पैसेंजर क्या है, एग्जाम्प्ट है, बात समझ में आई। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे वन, एक मान लीजिए डिजिटल डायरी है, ठीक है ना, क्या है, डिजिटल क्या है, डायरी है, तो वन डिजिटल डायरी और क्या हो गया, वन क्या है, पैसेंजर, क्या वो भी एग्जाम्प्ट है। क्वेश्चन बनता है जैसे कि वन क्या लेकर आए हैं, डेस्कटॉप लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं हम, वन डेस्कटॉप लेकर आए हैं, ओके, तो वन डेस्कटॉप वन पैसेंजर, क्या वो भी एग्जाम्प्ट है, क्या वो भी एग्जाम्प्ट है। तो आइए इन सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। वन लैपटॉप कंप्यूटर, वन नोटबुक कंप्यूटर, वो तो एग्जाम्प्ट है पूरी की पूरी ड्यूटी से, 100% ड्यूटी से, विदाउट एनी लिमिट, उस पे ड्यूटी फ्री लिमिट भी काम नहीं करेगी, वो पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके, किन के लिए, जिनकी एज क्या है, 18 ईयर्स और क्या है, अबव है, सिर्फ उन्हीं के लिए। तो क्या इनके लिए एग्जाम्प्ट है, आंसर इज यस, इनके लिए एग्जाम्प्ट है। क्या ये इनके लिए एग्जाम्प्ट है, तो आंसर इज यस, नोटबुक भी वन पैसेंजर क्या है, एग्जाम्प्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन बना, क्या वन डिजिटल डायरी वन पैसेंजर एग्जाम्प्ट है, तो आंसर बना नहीं, ये क्या नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं है। और इसके बाद में सवाल बना, क्या वन डेस्कटॉप वन पैसेंजर एग्जाम्प्ट है, तो इसका भी जवाब बनेगा नहीं, ये भी एग्जाम्प्ट नहीं है, सिर्फ नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर एग्जाम्प्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या नहीं है, एग्जाम्प्ट नहीं है। और एग्जाम्प्ट प्लस किसके लिए है, जो 18 ईयर्स, उन्हीं के लिए है जो 18 ईयर्स और क्या है, अबव है, 18 ईयर्स और क्या है, अबव है। सवाल बना, क्या ये एग्जामिशन लेने के लिए बाहर कुछ मिनिमम स्टे करना भी क्या है, जरूरी है, मिनिमम स्टे इतने दिन रह कर आओ तो ही एग्जाम्प्ट होगा। ओके, और क्या सभी कंट्रियों से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जैसे पड़ोसी कंट्रियों से हमने खरीद लिया, मान लीजिए नेपाल से हम क्या खरीद के लेकर आ गए, और मान लीजिए पड़ोसी देश है भूटान से हम क्या लैपटॉप लेकर आए, तो वहां पर भी एग्जाम्प्ट होगा। तो सुनिए पहले सवाल का जवाब, मिनिमम स्टे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, आप 2 3 4 5 घंटे में आ जाओ तो भी, और नेपाल भूटान से लाओ तो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। कंट्री में भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना मिनिमम स्टे की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई क्या है, कंट्री स्पेसिफिक भी नहीं है, किसी भी कंट्री से आप लेकर आएंगे बाहर से तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सवाल बना, अगर ऐसा है तो मान लीजिए हमारी कोई क्या चलती है, फ्लाइट चलती है इंडिया में
इंडिया थाईलैंड क्या है, फ्लाइट है। तो जितने भी हमारे क्या है क्रू मेंबर हैं, जितने भी हमारे कौन है जो फ्लाइट के क्या होते हैं, वेसल के जो क्या क्रू मेंबर्स होते हैं, तो क्या जब मिनिमम स्टे रिक्वायरी नहीं है, क्या है नो मिनिमम क्या है स्टे, जब आपने कोई मिनिमम स्टे की भी क्या नहीं की है, बात नहीं की है, और आपने कहा है नो कंट्री स्पेसिफिक, ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर कंट्री से ही लेकर आए, नो कंट्री क्या है स्पेसिफिक। तो ऐसी स्थिति में जो क्रू मेंबर है जो हमेशा फ्लाइट रोज आती जाती है, तो क्या वो लैपटॉप, वो क्या है लैपटॉप ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हैं क्या? ओके, वो ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हैं क्या 100% एग्जम्पशन में? तो इस सवाल का, ऐसे सवाल का जवाब होगा आंसर इज नो। ऐसे तो वो यहां पर क्या लगा देंगे, दुकान लगा देंगे, फिर हमसे बोनाफाइड नहीं मान पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लीजिए आंसर अदर देन कौन सा है, मेंबर ऑफ क्रू। मेंबर ऑफ क्रू नहीं, उसके अलावा जो क्या है पैसेंजर है वो 18 ईयर्स और क्या है अबव है, तो वो हर बार क्या लेकर आ सकते हैं, एक लैपटॉप क्या लेकर आ सकते हैं, एग्जेम्प्ट लेकर आ सकते हैं, हर बार लेकर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जेम्पशन तभी होती है जब बैगेज कौन सा हो, बोनाफाइड क्या हो बैगेज हो, कौन सा हो बोनाफाइड बैगेज हो। बोनाफाइड में जैसे का बहुत सारी क्वांटिटी में लाओगे तो बोनाफाइड नहीं है, या फिर आपका बार बार जाते हो थाईलैंड, बार बार जाते हो फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट आप क्या हो, आपका ट्रैवल रहता है फ्रीक्वेंटली, तो ऐसी स्थिति में अगर डिपार्टमेंट ने उसको बोनाफाइड नहीं माना तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन टिकी हुई है किस पे, बोनाफाइड बैगेज पे, टिकी हुई है किस पे, बोनाफाइड बैगेज पे, किस पे, बोनाफाइड बैगेज। वो आर्टिकल भी बोनाफाइड होना चाहिए, ओके, और उसकी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए, और वो सब कुछ क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, तभी उस पे क्या करेगी एग्जामिशन काम करेगी। तो हमने ये यहां पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया। तो आइए अब हम बैगेज की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कवर कर लेते हैं कि किसके लिए कितनी लिमिट बनी हुई है, किसके लिए कितनी लिमिट है। तो उसके लिए अब हम पढ़ते हैं रूल कौन सा है, 3। कौन सा है रूल, कौन सा 3। अब हमारे लिए यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सभी कंट्रीज के लिए, हम सभी कंट्रीज से अगर आते हैं, ऑल कंट्रीज के लिए क्या सेम लिमिट है? सभी कंट्रीज से, जैसे पड़ोसी से आओ तो भी सेम लिमिट है, और बाहर बहुत ज्यादा दूर घूम के आओ, अमेरिका घूम के आओ तो लिमिट क्या सेम है, दोनों में सेम रहेगी। अच्छा, क्या हम ऐसा भी होगा कि एयर के थ्रू आए तो लिमिट अलग है, वेसल के थ्रू आए तो लिमिट अलग है, और कोई दूसरे लैंड रूट के थ्रू आए तो लिमिट अलग है, या फिर सभी कैसे भी आ जाए लिमिट तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डेज करोगे, मिनिमम क्या रहेगा, स्टे रहेगा, तो इतना स्टे करोगे तो इतनी लिमिट है, या फिर कितना भी दिन रुक के आओ या कितने भी आवर्स रुक कर आओ, लिमिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। लिमिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, क्या लिमिट का कुछ एज से भी क्या है ताल्लुक है, या इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या है एज, आपकी लिमिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। 1 साल का बच्चा हो या 100 साल का बुढ़ा हो, सभी के लिए लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कुछ हमको इन सवालों के क्या देखने हैं, जवाब देखने हैं। इन सवालों के जवाब देखने क्या कुछ कंट्री वाइज स्पेसिफिक प्रोविजन है, या फिर हम क्या कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रूट से आ रहे हैं तो लिमिट क्या है, सेम है, सभी के अलग अलग है। कुछ नंबर ऑफ डेज का स्टे करने के हिसाब से लिमिट बदल जाती है क्या, या फिर एज के हिसाब से भी क्या बदल रही है, लिमिट बदल रही है क्या। आइए इन सभी सवालों का अब हम क्या देखते हैं, जवाब देखते हैं। इन सभी सवालों का क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा कि कितना क्या फ्री है। लेकिन एक बात का जवाब मिल चुका है, यूज्ड को तो उन्होंने कहा है 100%, उन्होंने कहा था क्या हो जाएगा, वो तो 100% ड्यूटी फ्री हो जाएगा। ओके, और जो न्यू होंगे, न्यू होंगे, ध्यान रखना बस होना कौन सा चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड अप टू रहा तो 100% उसे हम ड्यूटी फ्री कर देंगे, 100% हम उसे क्या करेंगे, ड्यूटी फ्री करेंगे। और अबाउ हुआ तो हम उस पे क्या करेंगे, 38 पॉइंट क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब एक और सवाल इसके अंदर क्या होता है, बनता है, एक सवाल ये बनता है कि वैसे तो हेडिंग 9803 के अंदर रेट कितनी है, 100% है, लेकिन आफ्टर एग्जामिशन उसकी रेट कितनी है, 35% है। तो क्या इसमें कुछ नेगेटिव लिस्ट भी है क्या, एक सवाल ये भी बनता है कि कुछ नेगेटिव लिस्ट भी है क्या, कि क्या सभी पे, सभी बैगेज पे 35 ही होगा, या कुछ नेगेटिव लिस्ट भी है जिनके ऊपर क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। आइए इन सभी सवालों का जवाब, आइए अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रूल किससे, 3 से। कौन से रूल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, रूल 3 से। यस, तो अब हम कौन सा कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, रूल 3 हम कवर करने वाले हैं। रूल 3 किसके लिए है, सबसे पहला वर्ड पैसेंजर के लिए है। तो पैसेंजर का जूस, ये जो बैगेज का जो हमें बैगेज वाले प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब हम क्या होंगे, पैसेंजर होंगे, जब हम क्या होंगे, पैसेंजर होंगे। तो अराइविंग फ्रॉम क्या कंट्रीज, हमने इसको करने से पहले कई क्वेश्चन देखे थे कि क्या प्रोविजन कंट्रीज वाइज क्या होंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, क्या फिर जो मेथड ऑफ कौन सा है, जो हमारा अराइवल है एयर से, वेसल से, लैंड रूट से, तो उससे भी कोई फर्क पड़ेगा। कुछ नंबर ऑफ स्टे से भी प्रोविजन में, लिमिट में कोई डिफरेंस आएगा, एज से लिमिट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और क्या कोई नेगेटिव लिस्ट भी है जिसके रेस्पेक्ट में 100% ही रहेगी, 35% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान, और कौन सा है, म्यांमार। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया, यस कंट्री स्पेसिफिक है। कंट्री को 2 पार्ट में कर दिया गया है, एक तरफ तो कर दिया गया है कौन सा, एक तरफ कर दिया गया है नेपाल, ठीक है, नेपाल, कौन सा है, भूटान, नेपाल, भूटान, और कौन सा है, म्यांमार। ओके, क्या हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये कंट्रीज है, और एक है कौन सी, इसके अलावा अदर कंट्रीज। तो प्रोविजन जो ड्यूटी फ्री हमारी लिमिट है, एक जो लिमिट है वो कंट्री स्पेसिफिक है, एक को बांटा गया है अदर कंट्रीज में, और दूसरों को लिया गया है कौन से के अंदर, दूसरों को लिया गया है नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार के अंदर, नेपाल, भूटान और किसके अंदर, म्यांमार के अंदर। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके आगे हम क्या करते हैं, चलते हैं, नेपाल, भूटान और क्या हो गया, म्यांमार हो गया है। तो ड्यूटी फ्री अलाउंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा, इंडियन रेसिडेंट। अब यहां से हमारा एक और क्वेश्चन बना है कि क्या प्रोविजन फर्क पड़ेगा, जो पैसेंजर है वो कहां का, इंडियन यहां का ही है, मतलब इंडियन पैसेंजर है, जो कहां का है, इंडिया का ही है, इंडिया में ही क्या करता रहता है, इंडिया का ही क्या है, रेसिडेंट है। या फिर कोई वो पैसेंजर तो नहीं है जो रहता कहां पर है, इंडिया में रहता है, मतलब मान लीजिए है तो कौन सा, फॉरेनर है तो फॉरेनर, लेकिन रहता कहां पर हो, इंडिया में रहता हो। ठीक है, रहता कहां हो, इंडिया का रहता हो, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है लेकिन फॉरेनर रिसाइडिंग इन क्या हो, इंडिया हो।
तो क्या उसके लिए भी अलग अलग लिमिट रहेगी? आप बात समझ रहे हैं ना, मतलब लिमिट क्या अलग अलग वाइज कर रखी है कि इंडियन पैसेंजर है तो इतना है, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया है तो क्या है, इतना है, या फिर कौन सा है इंडियन ओरिजिन का है, या फिर मान लेते हैं कौन सा है, एक तो है कौन सा फॉरेनर ही है जो इंडिया में घूमने आया है, जो इंडिया में किसके लिए आया है, विजिट के लिए आया है। तो क्या इनके लिए भी लिमिट अलग अलग हो जाएगी? तो आइए उसके लिए हम प्रोविजन पे चलते हैं। इंडियन रेसिडेंट हो, अच्छा इंडियन रेसिडेंट का जूस क्या होगा? इंडियन रेसिडेंट का हमारे लिए यहाँ पर जूस है कि जो क्या होना चाहिए, नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया हो और जिसके पास में इंडिया का क्या हो, पासपोर्ट हो, जिसके पास में इंडिया का पासपोर्ट हो और प्लस रहता भी कहां पर हो, इंडिया में ही रहता हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंडियन पैसेंजर। फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, उसकी भी बात कर रहे हैं, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया। या फिर कौन सा है, जो टूरिस्ट है लेकिन है इंडियन ओरिजिन का। कहने का मतलब क्या है, आया विजिट के लिए है, इंडिया में आया किसके लिए, शॉर्ट विजिट के लिए, लेकिन है कहां का, इंडियन ओरिजिन का ही है। लगता है बाहर रहने लग गया दिखता है, वो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में क्या हुए, पैदा हुए हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया है, ओके, विजिट के लिए आया है। एक तो होता है फॉरेनर जो रहता ही कहां पर हो, इंडिया में रहता हो, उसका तो कनेक्शन हो ही गया इंडिया में। जो है इंडिया का रेसिडेंट है तो उसका तो पूरा ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है इंडिया से। इंडियन ओरिजिन का है, विजिट के लिए, उसका भी कोई जुड़ाव है। हाँ, इस पर्सन का कोई जुड़ाव नहीं है, ये तो सिर्फ देश में घूमने आया है, फॉरेनर है, टूरिस्ट बनकर आया है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनकर आया है, टूरिस्ट बनकर आया है। जैसे पहले वाले केस में हम टूरिस्ट बनकर गए थे, हम टूरिस्ट बनकर गए थे, हम टूरिस्ट बनकर आए नहीं है, हम टूरिस्ट बनकर आए नहीं है। ये जो फॉरेनर है रहता ही इंडिया में है, तो ये कोई टूरिस्ट बनकर आया नहीं है, ये तो रहता ही कहां पर है, इंडिया में रहता है। ओके, ये इंडियन ओरिजिन का है इंडियन ओरिजिन का, यहां पर अपने रिश्तेदारों से क्या है, मिलने आया है। ओके, रिश्तेदारों से क्या मिलने आया, तो इसको भी हम एक बार मान लेते हैं कि ये भी कोई टूरिस्ट घूमने नहीं आया होगा, इंडियन ओरिजिन का होगा, तो अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो भी इंडिया में उनसे मिलने आया होगा। तो इन सबको तो एक कैटेगरी में कर दिया, किनको, इंडियन रेसिडेंट को, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया को, और जो टूरिस्ट है ऑफ किसका, इंडियन ओरिजिन। अच्छा, टूरिस्ट का जूस क्या है, तो टूरिस्ट का जूस का मतलब यह है कि किसी भी 12 मंथ्स के पीरियड में इंडिया में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता, और कितना घूमेगा इंडिया में, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह रहा हो, आया लेजिटिमेट पर्पस से हो, लेजिटिमेट का मतलब लॉफुल पर्पस से आया हो, इलीगल काम से नहीं आया हो। नॉन इमिग्रेंट का पर्पस का मतलब बसने नहीं आया है, बसने नहीं आया, तो लिटल टर्म्स में टूरिस्ट है, लॉफुल पर्पस से आया और इंडिया में इतना कितना रहना है, कितना घूमना है, खूब घूम लिया 6 महीने, तो 6 महीने से ज्यादा का उसका स्टे नहीं होना चाहिए टोटल पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के अंदर, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टूरिस्ट बोल रहे हैं। तो कौन से, इंडियन ओरिजिन का है। तो ऐसी स्थिति में आया भी कहां से, अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार से आया। अब हमारा अगला सवाल, एयर वेसल और इसमें कोई फर्क है, तो सुनिए, अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हो तो आओ एयर से, कोई फर्क नहीं है, वेसल से आओ तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे तो लैंड रूट है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं आओ लैंड रूट से, तो भी उसमें कोई हमें परवाह नहीं है, मतलब एक ही प्रोविजन क्या करेगा, काम करेगा, एक ही प्रोविजन क्या करेगा, काम करेगा। अगर आप यहां से आ रहे हैं तो आपके जो भी बोनाफाइड बैगेज है, ड्यूटी फ्री सिर्फ कौन सा होगा, बोनाफाइड होगा, जो बोनाफाइड नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, ड्यूटी फ्री नहीं होगा। जिसके आपने मान लीजिए नॉन डिक्लेरेशन दिया, जिसकी आपने डिक्लेरेशन दी नहीं, तो उसे तो कभी हम बोनाफाइड मान ही नहीं सकते, या फिर जिसकी आपने गलत डिक्लेरेशन दे दी, मिस डिक्लेरेशन दे दी, तो उसको भी बोनाफाइड नहीं मान सकते। ओके, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आ गए तो उसको भी क्या नहीं मान सकते, हम बोनाफाइड नहीं मान सकते। तो सिर्फ बोनाफाइड के रेस्पेक्ट में हम आपको क्या दे रहे हैं, ड्यूटी फ्री दे रहे हैं। जो भी यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स हैं, यूज पर्सनल इफेक्ट है, तो हमारे क्वेश्चन यही था, बाहर घूमने जा रहे हैं, यहां से जो भी कपड़े लेकर गए थे, ओके, तो यहां से जो भी कपड़े लेके गए थे, तो इसके लिए जो यूज्ड क्या होंगे, पर्सनल इफेक्ट होंगे, हमारी डेली नेसेसिटी वाले पर्सनल कौन से इफेक्ट वाले, तो पूरे के पूरे ड्यूटी फ्री रहेंगे, 100% क्या रहेंगे, ड्यूटी फ्री रहेंगे। कौन से वाले, यूज, यूज का मतलब कौन से हो गए, ओल्ड हो गए। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया से लेकर ही गए हो, अगर बाहर से भी हमने क्या कर लिया, खरीद लिए और उनको हमने क्या ले लिया, काम में ले लिया, उनको हमने क्या ले लिया, काम में ले लिया। अब ऐसे तो उसका कोई थंब रूल नहीं है कि कैसे मालूम पड़े, तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको उसको यूज बनाना है तो उसका टैग क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, उसकी जो भी इनवॉइसेस है उसकी इनवॉइसेस वहीं पर ही क्या कर दीजिए, फाड़ दीजिए। ओके, टैग बैग उतार दीजिए, फाड़ दीजिए। ओके, उसके बाद में वो यूज क्या हो जाएगा, कैटेगरी में आ जाएगा। ट्रैवल सोविनियर्स है, जो कौन से हैं, निशानी वाले होते हैं, यादगार वाले जो होते हैं। ओके, या फिर यहाँ वालों को कुछ गिफ्ट विफ्ट देने आएंगे कि हम वहां पर घूमने गए थे, ये चीजें देखी, ये रहा यादगार, तो वो तो पूरा ड्यूटी फ्री दे देंगे हम, वो पूरा क्या दे देंगे आपको, ड्यूटी फ्री दे देंगे। यूज आपके पर्सनल इफेक्ट जो है और जो ट्रैवल सोविनियर्स है वो पूरा ड्यूटी फ्री हम क्या करेंगे, देंगे। लेकिन जो नए आर्टिकल आप वहां से खरीद के इंडिया में लेकर आ रहे हैं वो ड्यूटी फ्री रहेगा सिर्फ 50,000 तक, 50,000 तक ड्यूटी फ्री। लैपटॉप पूरा ड्यूटी फ्री रहेगा। 50,000 से ऊपर वाले पे हम 38.5% की रेट से आपसे ड्यूटी क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। तो 50,000 तक क्या रहेगा, ड्यूटी फ्री रहेगा। तो यूज वाला पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री कर दिया गया है आपका। ओके, जो निशानगार, यादगार, ट्रैवल सोविनियर जो होते हैं, वहां जो चीजें देखी थी उनके छोटे छोटे से क्या होते हैं, रेप्लिकास होते हैं, वो पूरे ड्यूटी फ्री होंगे, वो आप लेकर आए। वो तो आप खुद भी क्या करेंगे, चाहेंगे कि हम बाहर घूमने गए थे तो उसकी कुछ यादगार रहे कि जिससे याद आ सके कि हाँ वो कंट्री हम घूमने गए थे, वहां ये चीजें देखी थी, उस पर कोई इंटेंशन नहीं है ड्यूटी लेने का। लेकिन हाँ, वहां की जो शॉपिंग है 50,000 तक की शॉपिंग आपकी क्या है, ड्यूटी फ्री है, बस बोनाफाइड होनी चाहिए। ओके, बोनाफाइड होनी चाहिए, तो वो हम क्या कर देंगे, ड्यूटी फ्री कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर एक सवाल था कि कोई नेगेटिव लिस्ट भी है क्या, तो सुनिए, एनेक्स्चर 1 क्या है, नेगेटिव लिस्ट है। एनेक्स्चर 1 क्या है, नेगेटिव लिस्ट है। ओके, आइए इसका भी आपके लिए जूस निकालें। एनेक्स्चर 1 का क्या जूस है, तो ये लीजिए, ध्यान से सुनिएगा एनेक्स्चर का। ओके, अब आपको समझाता हूं कुछ चीजें, बात समझिएगा। हमारे पास में दो तरह की नेगेटिव लिस्ट है, हमारे पास में दो तरह की क्या है, नेगेटिव लिस्ट है। कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझिएगा, दो तरह की नेगेटिव लिस्ट है। एक तो वो नेगेटिव लिस्ट है जिसपे 110% वाली क्या करेगी, बैगेज ड्यूटी काम करेगी, मतलब उस पे 38.5% वाली काम नहीं करेगी। और दूसरी नेगेटिव लिस्ट है जिसपे कोई भी क्या नहीं है, नो ड्यूटी फ्री, नो ड्यूटी फ्री अलाउंस, उस पे किसी तरह का ड्यूटी फ्री क्या नहीं है, अलाउंस नहीं है। ठीक है, उस पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये है, इस पे ड्यूटी फ्री अलाउंस है, इस पे ड्यूटी फ्री क्या है, अलाउंस है। लिमिट से ज्यादा होगा तो इस पे इनका कहना है 110% होगा। इसके लिए बोलना है कि उस पे कोई ड्यूटी फ्री क्या नहीं है, अलाउंस ही नहीं है, उस पे तो कोई ड्यूटी फ्री क्या नहीं है, अलाउंस ही नहीं है। तो दो तरह की क्या हो गई है, नेगेटिव लिस्ट हो गई है। बात को बड़ी समझने वाली बात है। अब वो क्या है, मैं आपको बताता हूं वो क्या चीजें हैं। तो जैसे कि क्या है, फायर आर्म्स है, बंदूक, क्या है, फायर आर्म्स, फायर आर्म्स,
ये आप जब भी लेकर आएंगे, बाहर से लेकर आएंगे, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनके अलावा लेकर आएंगे, ये कभी भी आप ड्यूटी फ्री नहीं ला सकेंगे, कभी भी ड्यूटी फ्री नहीं ला सकेंगे। एग्जांपल मान लीजिए आप जो बंदूक लेकर आए हैं वो 32,000 की ही है, तो भी आप ड्यूटी फ्री नहीं ला सकेंगे। ओके, और इधर से उस पर आपको ड्यूटी देनी भी कितनी पड़ेगी, 110% ही देनी पड़ेगी। तो दो तरह की नेगेटिव लिस्ट यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है। दो तरह की नेगेटिव लिस्ट, एक तो उस पर 35% वाली ड्यूटी भी नहीं लगेगी, एग्जम्पशन वाली काम भी नहीं करेगा, और दूसरा उस पर कोई ड्यूटी फ्री 50,000 वाली लिमिट भी काम नहीं करेगी, कोई लिमिट नहीं है। 32,000 है तो भी ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी, और भरनी भी कितने से पड़ेगी, 110% से भरनी पड़ेगी, 110% से भरनी पड़ेगी। ओके, तो ये बात आपको समझाई। ये तो सिर्फ आपको एक क्या दिया है, एग्जांपल दिया, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। ओके, और उस चीज को हम आगे और क्या करते हैं, कवर करते हैं कि वो और कौन कौन सी क्या है चीजें हैं, वो और कौन कौन सी क्या है चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैंने कहा था फायर आर्म्स, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझिए। इस पे रेट भी क्या काम करेगी, 110% काम करेगी, और इस पे कोई भी नो क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा, नो ड्यूटी फ्री होगा। जैसे समझा रहा हूं वैसे समझिए। इसके बाद में फायर आर्म्स के जो भी कार्ट्रिजेस हैं 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा। तो अब सुनिए, इसको लेके क्या है, अगर जो बंदूक की गोलियां हैं अप टू कितनी है, 50 है, और एक तरफ लेके चलते हैं अबव क्या है, 50 है। ठीक है, अबव क्या है, 50 है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा, नेगेटिव लिस्ट कैसे काम करती है। अगर आपके 50 से क्या है, ज्यादा नहीं है, अप टू क्या है, 50 है, तो उस पे हम रेट भी कौन सी वाली लगा देंगे, आपके एग्जम्पशन वाली भी क्या कर देंगे, दे देंगे, और उस पे हम आपको ड्यूटी फ्री अलाउंस भी दे देंगे। हम उस पे आपको ड्यूटी फ्री क्या दे देंगे, अलाउंस भी क्या कर देंगे, दे देंगे। मतलब 50,000 से ज्यादा नहीं हुआ तो पूरा ड्यूटी फ्री होगा, और 50,000 से ज्यादा हुआ तो ड्यूटी भी 38 पॉइंट क्या लगाएंगे, 5 ही लगाएंगे। लेकिन अगर वो 50 से ज्यादा क्या हुई है, बंदूक की गोलियां 50 से ज्यादा है, तो सुनिए फिर क्या होगा। अगर 50 से ज्यादा है तो रेट भी उस पे 110% ही लगेगी, और उस पे तो कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस भी नहीं होगा, नो ड्यूटी फ्री क्या होगा, अलाउंस होगा। भले ही उसकी वैल्यू 50,000 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो, 50 से ज्यादा गोलियां वाली की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो भी उस पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस भी नहीं दे पाएंगे, और उस पे जब ड्यूटी बैगेज की तरह लेंगे तो लेंगे भी कैसे लेंगे, 110% ही लेंगे, 110% ही लेंगे। जैसे कि एग्जांपल, आपने 60 बुलेट्स क्या करी है, इंडिया में बाहर से खरीद के लेकर आए 60 बुलेट्स लेकर आए, जिसकी वैल्यू है मात्र कितनी, 30,000 में 60 बुलेट्स आ गई है। तो हमने क्या कहा, इस बात को समझिए। अब अप टू कितना है, 50 है, अप टू कितना है, 50, तो अप टू 50 का मतलब कितना हो जाएगा, अप टू 50 का मतलब कितना हो जाएगा, ये तो अप टू 50 का मतलब हो जाएगा हमारे लिए कितना, 25,000। ठीक है ना, 25,000। तो ये 25,000 तो आपका पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री आ गया, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ड्यूटी फ्री अलाउंस में आ जाएगा, क्योंकि ये 50,000 से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जो अबव क्या चला गया है, 50 चला गया है, अबव 50 चला गया, जो 10 है, जो 10 क्या है, बुलेट्स है, जो कौन सी है, 10 क्या है, बुलेट्स है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 5,000 हो रही है। उसकी कितनी हो रही है, 5,000 हो रही है। अब इस 5,000 पे अब टोटल देखें तो टोटल 25,000 ही है, लेकिन ये अबव क्या है, 50 है, तो इस 5,000 पे एक तो नो तो ड्यूटी फ्री अलाउंस होगा, इस पे आपको देनी पड़ेगी, इस पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस वाला लिमिट काम नहीं कर पाएगी, जबकि आपके पास में लिमिट बची थी, और इस पे आपको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, तो कितनी देनी पड़ेगी, 110% देनी पड़ेगी। वापिस से समझिएगा, फायर आर्म्स जो है, कौन से हैं, फायर आर्म्स जो है, बात समझिए, जो भी फायर आर्म्स हैं इस पे तो देना भी 110% ही होगा, नेगेटिव लिस्ट है एक तरीके से, 110%। और ये कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस में नहीं आएगा, भले इसकी वैल्यू 10,000 हो तो भी इस पे आपको 110% की रेट से ड्यूटी देनी होगी। उस बंदूक की जो गोलियां है 50 तक ड्यूटी फ्री लिमिट में भी ले सकते हो आप उसको, मतलब 50,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर उन 50 गोलियों की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो लगेगी, लेकिन वो लगेगी तो 38.5 से लगेगी। लेकिन अगर बंदूक की गोलियां 50 से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो भले उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर, नेगेटिव लिस्ट है, और फिर लगेगी भी तो क्या लगेगी, 110% से लगेगी, वो भी नेगेटिव लिस्ट है। ओके, इसी तरीके से सिगरेट 100 से ज्यादा सेम 100 तक है, 100 तक है, तब तो आपको उसके ऊपर अप टू 100 तक हम उस पे 38.5% की रेट से ले लेंगे। कब, अगर उसकी वैल्यू 50 को एक्सीड कर जाए तो ले लेंगे 38.5 से, नहीं कर रही है तो नहीं लेंगे, नहीं कर रही है तो नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है, 50,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब 50,000 तक ड्यूटी फ्री देंगे हम आपको। ओके, 50,000 से ऊपर एक्सीड करा तो 38.5 से ले लेंगे। लेकिन अगर जैसे 100 स्टिक से क्या हो गई, ऊपर हो गई है, अबव 100 स्टिक से, ठीक है, सेम बात, अबव कितनी है, 100 है, अबाउ कितनी है, 100 क्या है, सिगरेट से, तो ऐसी स्थिति में उस पे हम आपको कोई भी ड्यूटी फ्री नहीं दे पाएंगे। 100 से ज्यादा सिगरेट लेकर आओगे तो उस पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस लेकर नहीं आएंगे, भले वो 100 से ज्यादा सिगरेट 50,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं रखता हो, और फिर उस पे ड्यूटी भी आपको 110% की रेट से ही चुकानी पड़ेगी। फिर आपको उस पे ड्यूटी भी 110% की रेट से ही क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। सेम विद सिगार्स, पाइप नहीं, सिगार की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्वांटिटी कितनी है, 25 है, और तंबाकू के लिए 125 ग्राम है। प्रोविजन सबके लिए क्या चल रहा है, सेम चल रहा है कि अप टू दिस लिमिट तक तो हम आपको ड्यूटी फ्री भी दे देंगे और 38.5 भी दे देंगे। इस लिमिट से ऊपर चला गया तो ना तो ड्यूटी फ्री दे पाएंगे उसके ऊपर, और ना ही उस पे 35% वाली एग्जेम्पशन दे पाएंगे, लेंगे तो भी 110% से ही हम क्या करेंगे, लेंगे। जैसे वापिस एक बार बता देता हूं, 150 ग्राम क्या लेकर आए हैं, तंबाकू लेकर आए, तो 125 ग्राम तंबाकू, ये तो हो गया 125 ग्राम तंबाकू, और वो हो गया 25 ग्राम तंबाकू, बाकी बचा हुआ 25 ग्राम तंबाकू। ये 25 ग्राम तंबाकू पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं दे पाएंगे, भले ही वैल्यू कितनी ही आपकी क्या ना रही हो, कितना ही सस्ता तंबाकू क्यों ना आया हो, तो कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस भी नहीं देंगे, कितनी भी वैल्यू हो उस पे ड्यूटी लगा देंगे 25 ग्राम से, और लगाएंगे भी तो 110% लगाएंगे। इस 125 ग्राम पे हम आपको ड्यूटी फ्री अलाउंस देंगे, 50,000 तक ड्यूटी फ्री है, 50,000 के ऊपर गया तो 38.5% से क्या ले लेंगे, हम उस पे ड्यूटी ले लेंगे। तो सिगरेट 100 स्टिक्स है, सिगार 25 स्टिक्स है, और तंबाकू 125 ग्राम है, बंदूक की गोलियां कितनी है, 50 है। अब बहुत बात ध्यान से क्या करने की है, समझने की, बात को बहुत ही विशेष तरीके से समझना है आपको, और वो बात आपको समझनी है, उसको मैं आपके लिए क्वेश्चन बना देता हूं उसका, कि आपने अल्कोहलिक लीकर क्या करी, इंपोर्ट करी है, जिसकी क्वांटिटी है 3 लीटर आपने इंपोर्ट करी, 3 लीटर आपने क्या करी, इंपोर्ट करी। सुन लीजिएगा आप, अप टू 2 लीटर तक, अप टू कितने तक, 2 लीटर तक, ध्यान से समझिएगा, 2 लीटर तक बात को समझिए, ये आ जाएगा आपकी ड्यूटी फ्री अलाउंस के अंदर। बस इसकी वैल्यू 2 लीटर की वैल्यू या सभी की वैल्यू मिला के 50,000 से ज्यादा नहीं हो रही हो तो ड्यूटी फ्री मिल जाएगी। ओके, और अगर 50,000 से ऊपर एक्सीड कर गई तो हम इस पे 38.5 ले लेंगे, हम इस पे क्या ले लेंगे, 38.5 ले लेंगे। लेकिन विशेष बात, ये जो 1 लीटर जो है, 1 लीटर जो है,
इस 1 लीटर पे हम आपको कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं दे पाएंगे, चाहे हमारी लिमिट बची क्यों ना कही गई हो। ओके, इतनी लीटर भी इंडिया में नहीं लाने देंगे एक व्यक्ति को, 2 लीटर तक तो ड्यूटी फ्री लाने देंगे, उसके ऊपर जितनी भी लीटर लाएगा तो उस पे उससे हम ड्यूटी लेंगे, लेकिन लेंगे तो हम उस पे 38.5 ही लेंगे, मतलब रेट वाला नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। ये विशेष बात है। ये कौन सा विशेष बात है? 2 लीटर से ऊपर हम ड्यूटी जरूर लेंगे, लेकिन लेंगे 38.5 से। 2 लीटर के अंदर अंदर लेकर आ रहे हो और उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर एक्सीड हो गई है तो उस पे भी 38.5 ही लेंगे, और 2 लीटर से ऊपर लाए हो तो भी 38 क्या लेंगे, 5 ही लेंगे। इस पे 110% नहीं लेंगे। किस पे? लीकर पे। लीकर पे 110% नहीं लेंगे। तंबाकू पे ले लेंगे, सिगरेट पे ले लेंगे, सिगार पे ले लेंगे, बंदूक की गोलियों पे ले लेंगे, बंदूक पे ले लेंगे, लेकिन 2 लीटर से ऊपर जो क्या होगी, वाइन होगी, 2 लीटर से ऊपर वाली वाइन होगी तो उस पे हम 38.5 ही लेंगे लेंगे। उस पे हम कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस भी नहीं देंगे, कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं देंगे। मान लीजिए 3000 रुपए लीटर है और कुछ नहीं लेकर आए, आप बाहर घूम के आए और 3 लीटर वाइन लेकर आए 9000 रुपए में, तो सुनिए 3 लीटर वाइन लेकर आए तो 2 लीटर वाइन तो आपकी कितने की हो गई है, 6000 रुपए की, तो ये तो पूरा ड्यूटी फ्री ले लो। 1 लीटर जो है आपकी वो 3000 रुपए की, ना तो ये ड्यूटी फ्री लेने देंगे, लेकिन हाँ इस पे हम आपसे ड्यूटी 38 पॉइंट कितने से ले लेंगे, 5 से ले लेंगे हम आपसे। ये क्वेश्चन बहुत ही क्या था, जरूरी था, बहुत जरूरी क्वेश्चन था। इसके बाद में अगला वाला, इसके बाद में अगले वाले से क्वेश्चन बताने से पहले सुनिए, हमने कहा यूज्ड लेकर आओगे तो वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, ड्यूटी फ्री रहेगा, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन ये बना कि हम क्या गए, दुबई गए, ठीक है ना, दुबई से हमने 5 लाख रुपए के क्या परचेस कर लिए, बेंगल्स क्या कर लिए, परचेस कर लिए, 5 लाख रुपए के बेंगल्स परचेस कर लिए। उसके हमने वहीं पर ही उसका परचेस कर लिया, उसका टैग हमने वहीं पर ही क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। ओके, उसकी इनवॉइस वहीं पर ही हमने क्या कर दी, उसको टीयर कर दी, फाड़ दी। हमने कहा भाई प्योरिटी है दुबई के सोने की, अब टैग का क्या करेंगे, इनवॉइस कौन सा हमको जाके इस पे गारंटी लेनी है, तो हमने इनवॉइस भी फाड़ दी। और जब हम इंडिया में आए तो हमने इसका क्या दिया, डिक्लेरेशन दिया फॉर्म आई के अंदर। किसके अंदर दिया, फॉर्म आई में। क्वेश्चन समझिएगा, फॉर्म आई के अंदर हमने इसका डिक्लेरेशन दिया, और डिक्लेरेशन के अंदर उस ज्वेलरी को हमने अपने किस में डिक्लेयर करा कि ये तो हमारी यूज क्या है, पर्सनल इफेक्ट है, ये तो हम यूज क्या है, पर्सनल इफेक्ट है, हमको तो शौक ही है बपी लहरी जैसे बन के घूमने का, तो ये तो 100% ही क्या रहेगा, ड्यूटी फ्री रहेगा, वो भी विदाउट एनी लिमिट ड्यूटी फ्री रहेगा। विदाउट कौन सा, एनी लिमिट, विदाउट कौन सा है, एनी लिमिट। तो इस तरीके से अब दूसरा पैसेंजर जो क्या करेगा, जाएगा, वो तो कहेगा मैं 5 लाख क्यों, मैं तो 50 लाख तक का लाऊंगा, 50 लाख का बपी लहरी जैसे बनकर आऊंगा इंडिया में। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो आइए ऐसे क्वेश्चन के जवाब, ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम आपको देते हैं। पहले पर्सनल इफेक्ट जो ड्यूटी फ्री था, तो पर्सनल इफेक्ट के लिए सबसे पहले एक मेन बात कि उसके अंदर ज्वेलरी इंक्लूड नहीं की जाएगी। ज्वेलरी कभी भी पर्सनल इफेक्ट में आप विदाउट एनी लिमिट ड्यूटी फ्री ला ही नहीं सकते। भले आप बोल दो कि मेरी क्या है, ओल्ड ज्वेलरी है, तो भी हम नहीं ला सकते। हाँ, उस ज्वेलरी को आप 50,000 की लिमिट में ला सकते हो। अब सुनिए नेगेटिव लिस्ट में क्या है, गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन कौन सा, ऑर्नामेंट। तो अब हम इसका जूस निकाल दें आपके लिए, सुनिए। एक तरफ तो आपके हम रखते हैं कौन सा कॉइन, गोल्ड कॉइन, एक तरफ तो हम आपके रख रहे हैं कौन सा कॉइन, गोल्ड कॉइन, और एक तरफ रख रहे हैं वही गोल्ड की क्या है, ज्वेलरी। बात को समझ लीजिएगा, ये जो गोल्ड की ज्वेलरी है ये आप ड्यूटी फ्री में लेकर आइएगा, ड्यूटी फ्री अलाउंस लिमिट में लेकर आइएगा, लिमिट में लेकर आइएगा। इवन क्या है, ओल्ड भी है, इवन क्या है, यूज भी है, तो भी ड्यूटी फ्री में लेकर आइएगा, ड्यूटी फ्री लिमिट में लेकर आइएगा। उससे ज्यादा लेकर आएंगे तो 38.5% से ड्यूटी चुकाएंगे आप इंडिया में। लेकिन अगर आप गोल्ड कॉइन लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, गोल्ड कॉइन लेकर आते हैं, तो इस पे हम आपको कोई भी ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं देंगे, मतलब सिक्का नहीं लाना है, नो ड्यूटी फ्री अलाउंस। चाहे वो सिक्का मान लीजिए क्या है, 1 ग्राम का सिक्का था, 4000 रुपए का सिक्का था, तो भी उसको ड्यूटी फ्री में नहीं लाने देंगे। लेकिन हाँ, उस पे हम 38.5% की रेट से ड्यूटी लेंगे, 110 नहीं लेंगे। तो अल्कोहलिक लीकर पे 110 नहीं लेंगे और गोल्ड कॉइन पे नहीं लेंगे। तो शॉर्ट में मैं कर दूं कि वो जो हमारा जो 3rd लीटर जो वाइन थी, 3rd लीटर क्या थी, जो 3rd क्या थी लीटर जो वाइन थी हमारी, ओके, वो ड्यूटी फ्री नहीं आएगी, 38.5 से आएगी। इसके बाद में जो हमारा गोल्ड क्या था, कॉइन था, जो गोल्ड कॉइन था, वो भी ड्यूटी फ्री नहीं आएगा, वो भी आएगा तो 38.5 से आएगा। मतलब आप बाहर से अगर ज्वेलरी खरीद के टैग में घटा के फिर आते हो तो आ जाइए, पर हमको दिक्कत नहीं है उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस उस पे हम 38.5% की रेट से ही ड्यूटी लेके आपको क्लियर करने देंगे। उस पे 50,000 की हम आपको ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं देंगे। किसमें, गोल्ड कॉइन में। ज्वेलरी है 50,000 तक तो खरीद के लेकर आ जाओ, 50,000 से ऊपर लेकर आओगे, 50,000 से ऊपर लेकर आओगे तो 38.5 हो जाएगा, 38 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको, बात समझ में आ गई कि क्या हो गई है। ये जो 3rd लीटर हमारी कौन सी है, वाइन है, ठीक है ना, 3rd लीटर वाइन जो है उस पे 38.5 होगा, गोल्ड कॉइन पे भी क्या होगा, 38 पॉइंट क्या होगा, 5 ही होगा, 38.5। इसका मतलब ये जो आपकी क्या है, बंदूक है, बंदूक की उसके बाद में जो 50 से ज्यादा गोलियां हैं, आपकी 100 से ज्यादा सिगरेट है, 25 से ज्यादा सिगार है और 125 ग्राम से ज्यादा तंबाकू है, ना तो ड्यूटी फ्री अलाउंस में लाने देंगे और 110% से ही ड्यूटी लेंगे। लेकिन जो 3rd लीटर वाइन है, ड्यूटी फ्री तो नहीं लाने देंगे, 38.5 से ले लेंगे। गोल्ड कॉइन है, ड्यूटी फ्री तो लाने नहीं देंगे, लेकिन ले लेंगे उस पे क्या, 38.5 से। इसके बाद में आपका कौन सा, एलईडी एलसीडी प्लाज्मा, मतलब जो क्या होती है, फ्लैट टीवीज जो आती है, फ्लैट टीवीज जो होती है, ओके। तो ये जो एलईडी होती है, एलसीडी होती है, और जो कौन सी होती है, प्लाज्मा जो टीवी है, ओके, बस ये वाली। दूसरी कलर टीवी, कलर टेलीविजन नहीं। इस पे हम आपसे 38.5 लेंगे, 110 नहीं लेंगे, लेकिन उस पे हम आपको कोई ड्यूटी फ्री क्या नहीं देंगे, अलाउंस नहीं देंगे। बहुत हुआ बाहर से सस्ती टीवी इंडिया में लेकर आना ड्यूटी फ्री अलाउंस में, ओके, लेकिन अब कोई भी टीवी ड्यूटी फ्री अलाउंस में नहीं आएगी, 38.5% की रेट से ही आएगी। इसका हम एक शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट ये है, फायर क्या है, आर्म्स है, फायर आर्म्स है। उसके बाद में उसकी क्या है, गोलियां हैं, बंदूक की गोलियां हैं, ओके। इसके बाद में क्या है, सिगरेट थी, सिगार था, तंबाकू था, ओके, वो थे। इसके बाद में हमारी कौन सी थी, वाइन थी, वाइन जो क्या थी, 3rd लीटर जो वाइन थी हमारी। इसके बाद में गोल्ड का जो क्या था, कॉइन था, और एलसीडी और क्या थी, एलईडी टीवी, ये वाली जो थी। आइए इसका सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, क्या इस पे किसी तरह का ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा क्या, ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा क्या। तो पहले वाले का नहीं मिलेगा। गोलियों 50 से ज्यादा गोलियों पे भी ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, 25 से ज्यादा सिगार पे और 100 से ज्यादा सिगरेट पे, 125 से ज्यादा तंबाकू पे भी कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। वाइन पे जो 3rd लीटर क्या होगी, वाइन होगी, उस पे भी कोई ड्यूटी फ्री क्या नहीं मिलेगा, अलाउंस नहीं मिलेगा। गोल्ड कॉइन पे कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, एलईडी एलसीडी पे ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। अब आती है उसके ऊपर रेट इसके ऊपर लगेगा भी 110%, गोलियों पे भी 110%, 50 से ऊपर वालों पे इस पे भी लगेगी 110%, लेकिन वाइन जो है उस पे लग जाएगी कितनी आपके
38.5%, गोल्ड कॉइन पे लगेगी 38.5% ही, और एलईडी एलसीडी पे लगेगी 38.5%। ड्यूटी फ्री तो नहीं ला सकोगे, ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन 38.5% वाली, ठीक है। आप बंदूक ड्यूटी फ्री तो ला नहीं सकते, लेनी भी 110% पड़ेगी। 50 से ज्यादा गोलियां होगी, देनी भी 110% पड़ेगी। 25 से ज्यादा सिगार जो होंगे, 100 से ज्यादा सिगरेट होगी, 125 से ज्यादा ग्राम तंबाकू होगा, ड्यूटी फ्री भी नहीं आने देंगे, ड्यूटी लेंगे और 110% ही क्या करेंगे, लेंगे। ओके, इधर एक बार हम कर लेते हैं अप टू 50 तक जो हमारी क्या है गोलियां हैं, ठीक है। अप टू 100 तक जो हमारी क्या है सिगरेट है, अप टू 25 तक हमारे जो क्या है सिगार है, और अप टू 125 ग्राम तक जो भी क्या है तंबाकू है। पहला क्वेश्चन, क्या ये ड्यूटी फ्री अलाउंस में लाने दोगे? ड्यूटी फ्री अलाउंस में लाने देंगे, लाने देंगे, लाने देंगे, लिमिट तक हम आपको उसको लाने देंगे। ओके, और अगर लिमिट को क्रॉस कर गया तो रेट कितनी लोगे? इतनी क्वांटिटी तक, तो इतनी क्वांटिटी तक हम 38 पॉइंट क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। इतनी क्वांटिटी तक हम कितना ले लेंगे, 38.5 ले लेंगे। इसका मतलब जो बंदूक होगा उस पे 110% ही लेंगे, 50 से ज्यादा गोलियों पे 110% ही लेंगे, 100 से ज्यादा सिगरेट पे 110% ही लेंगे, 25 से ज्यादा सिगार पे 110% ही लेंगे, 125 ग्राम तंबाकू से ज्यादा पे 110 ही लेंगे, 2 लीटर से ज्यादा पे 38.5 ही लेंगे, और गोल्ड कॉइन पे 38.5 लेंगे, एलसीडी एलईडी पे 38.5 ही क्या करेंगे, हम रेट लेंगे। तो ये हमारा क्या था, नेगेटिव लिस्ट था। ये हमारा क्या था, नेगेटिव क्या था, लिस्ट था। तो 50,000 की लिमिट तक आप ड्यूटी फ्री ला तो सकेंगे, लेकिन एनेक्स्टर 1 के अंदर जो दिया हुआ है वो ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे। 2 लीटर से ऊपर वाले को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, बंदूक को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, 50 से ज्यादा गोलियों को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, 100 से ज्यादा सिगरेट को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, 25 से ज्यादा सिगार को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, 125 ग्राम से ज्यादा तंबाकू को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, एलईडी एलसीडी को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन को ड्यूटी फ्री नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ज्वेलरी को आप इस 50,000 की लिमिट में लेकर आइएगा, इवन चाहे वो आपकी यूज्ड ज्वेलरी ही क्यों ना हो, आप उसको इसी लिमिट में क्या करें, लेकर आए। इसका मतलब है जब आप बाहर घूमने जाएं, ज्वेलरी पहन के मत जाएं। ओके, बाहर से आप खरीद के लाना चाहें लेकर आइए, बस फ्री में तो नहीं आने देंगे, यूज मान के नहीं लाने देंगे। 50,000 की लिमिट में आपको लाने देंगे, 50,000 की लिमिट में लाने देंगे। अब इसमें सवाल पैदा हुआ, एक छोटा बच्चा है, एक क्या है, छोटा बच्चा है। ओके, वो भी अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहा है, अकेला तो कैसे आएगा, बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, इन्फेंट है, उसको तो कोई लेकर ही आएगा। तो क्या उसको भी 50,000 रुपए तक की ड्यूटी फ्री अलाउंसेस मिल जाएंगे? तक क्या क्या मतलब वो भी क्या करेगा, 2 लीटर वाइन तक लेकर आ सकेगा, वो भी एलईडी 2 लीटर वाइन तक क्या लेकर आ सकेगा, ड्यूटी फ्री लेकर आ सकेगा। वो भी क्या 100 सिगरेट पिएगा, वो क्या वो 25 सिगरेट पिएगा? क्या उसको बंदूक चाहिए? क्या उसको बंदूक की गोलियां चाहिए? क्या उसको 125 ग्राम क्या चाहिए, तंबाकू चाहिए? क्या उसे एलईडी एलसीडी चाहिए? क्या उसे गोल्ड कॉइन चाहिए? तो सुनिए, इसके लिए अगर छोटा बच्चा भी साथ में है, छोटा बच्चा भी साथ में, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब जिसकी उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं है, 2 साल से ज्यादा नहीं है, तो 2 साल तक के बच्चे वाला वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूज पर्सनल इफेक्ट फ्री होंगे। अब वो तो क्या लाएगा उसके साथ में, जो भी गार्जियन होंगे वो तो उसकी यूज पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोविनियर भी नहीं, ट्रैवल सोविनियर रेप्लिका भी नहीं, यादगार निशान यादगार भी नहीं, सिर्फ उसके पर्सनल इफेक्ट, मतलब उसके जो पुराने क्या है टॉयज हैं, उसके जो पहनने के क्या है कपड़े हैं, ये सब चीजें उसके जो साथ में खाने पीने की चीजें, बस वही ड्यूटी फ्री ला सकेगा। कोई 50,000 तक के बाकी चीजें ड्यूटी फ्री नहीं ला सकेगा वो। तो बात समझ में आ गई ये वाली आपके? ओके, ये बात समझ में आ चुकी है। लेकिन यही पैसेंजर अगर कहां हुआ, फॉरेन ओरिजिन का हुआ, जो वास्तव में इंडिया में घूमने ही आया था, ये तो वास्तव में क्या है, घूमने ही आया है, ना तो इंडियन किसका है, ओरिजिन का है, ना ही इंडिया में क्या करता रहता है, ना ही इंडियन क्या है, पैसेंजर है। तो ये तो वास्तव में पक्का क्या है, टूरिस्ट है, कुछ समय आया, वापस से लौट के जाने वाला है, वापस से लौट के जाने वाला है। ऐसे को साथ में उसके यूज पर्सनल इफेक्ट होंगे, वो सब ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, उसके ट्रैवल सोविनियर्स भी क्या होंगे, ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। लेकिन बाकी उसको लिमिट कितनी है, 15,000 है। एनेक्स्टर 1 में जो था ना, फायर आर्म्स जो लेकर आएगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी उस पे, 50 से ज्यादा गोलियों पे ड्यूटी देनी पड़ेगी उसे, 100 से ज्यादा सिगरेट पे ड्यूटी देनी पड़ेगी उसे, 25 से ज्यादा सिगार पे ड्यूटी देनी होगी, 125 ग्राम से ज्यादा पे उसको ड्यूटी देनी होगी, 2 लीटर वाइन से ऊपर भी उसको ड्यूटी देनी होगी, वाइन की कुछ भी हो, वाइन हो, रम हो, ठीक है, वोदका हो, कुछ भी हो, लीकर 2 लीटर से ऊपर पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। एलईडी एलसीडी प्लाज्मा पे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी उस पे, गोल्ड कॉइन पे उसको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। अदर दिन कौन सा हुआ, एनेक्स्टर क्या हुआ, 1 हुआ। बाकी पे जो ड्यूटी फ्री ला सकेगा सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक लेकर आ सकेगा, सिर्फ 15,000 तक ही उसको हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। और अगर उसके साथ में कोई छोटा बच्चा है, 2 साल तक का है, 2 साल से ऊपर हुआ, तब तो उसको भी 15,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगी। लेकिन अगर 2 साल तक का हुआ तो सिर्फ उसके खिलौने जो होंगे, पहनने के कपड़े होंगे, उसके जो दूध पाउडर होगा, बस यही क्या ला सकेगा, वो ड्यूटी फ्री ला सकेगा। बस इन्हीं चीजों को क्या ला सकेगा, वो ड्यूटी फ्री लेकर आ सकेगा। ओके, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी स्टूडेंट ये वाली। आइए अब आपके लिए कुछ हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कवर करते हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन। कहां से आए हो, यूएसए से आए हो, नेपाल से नहीं आए, भूटान से नहीं आए, ठीक है ना, म्यांमार से नहीं आए, मिसेस भी है और कौन है, मिस्टर भी है। अब यहां पर एक सवाल बनाते हैं कि आप 2 पैसेंजर हो, कितने हो आप, 2 क्या हो, पैसेंजर हो, 2 पैसेंजर हो। तो क्या आप 2 पैसेंजर का एक कंसोलिडेटेड, ठीक है ना, क्वेश्चन सुनिएगा, 2 पैसेंजर का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म आई फाइल कर सकते हो क्या, सिंगल डिक्लेरेशन, कि हम दोनों की मिला के ये रही। ओके, दोनों की मिला के ये रही कि एक जने की 50,000 की लिमिट, दूसरे जने की 50,000 की लिमिट, और हो गया टोटल हमारी 1 लाख की लिमिट, और एक ही के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये जो लेकर आया है, ये जो क्या करा है, लेकर आया है, उसकी एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल ही प्रोडक्ट है। मान लीजिए क्या लेकर आया है, कैमरा लेकर आया है, 72,000 का कैमरा लेकर आया है। इसकी इच्छा है कि दोनों का एक डिक्लेरेशन फाइल हो जाए, तो 1 लाख तक तो पूरा ही क्या हो जाए, ड्यूटी फ्री हो जाए। अब सवाल बनता है कैसा पॉसिबल है, या फिर दोनों को अपना अलग अलग क्या देना पड़ेगा, फॉर्म आई देना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग अपना फॉर्म आई देंगे तो 72,000 का जो डिक्लेयर करेगा उसको 50,000 तक ही मिलेगा, रिमेनिंग 22,000। अब सवाल ये बनता है, रिमेनिंग 22,000 क्या ये डिक्लेयर कर सकेगा? ओके, क्या एक ही प्रोडक्ट को 2 डिक्लेयर कर सकेंगे? तो पहली बात नहीं, और दूसरी बात, आप दोनों का कंसोलिडेटेड फॉर्म आई भी नहीं दे सकते, हर एक पैसेंजर का देना होगा। ऐसी स्थिति में इस 22,000 पे तो उसको जो भी रेट होगी उस पे उसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या है, 2 जने हैं, दोनों मिलकर एक फॉर्म आई तो नहीं दे सकेंगे। क्या उम्र से कोई फर्क पड़ने वाला है? अभी भाई इन्फेंट नहीं है तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैपटॉप का बोलिए क्या होगा, लैपटॉप एक जने को ड्यूटी फ्री है। पर्सनल इफेक्ट जो है वो पूरे क्या रहेंगे, ड्यूटी फ्री रहेंगे। पर्सनल कंप्यूटर ड्यूटी फ्री नहीं है, इसको किसी एक के फॉर्म आई में डालना पड़ेगा, किसी एक के फॉर्म आई में डालना पड़ेगा, किसी एक जने के। 58,000 का डालेगा तो उसे 50,000 तक का ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा। रिमेनिंग 8,000 पे उसको 38.5% की रेट से ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लैपटॉप तो ड्यूटी फ्री आई जाएगा एक जने पे। ओके, पर्सनल इफेक्ट पूरे क्या आ जाएंगे, ड्यूटी फ्री वैसे ही आ जाएंगे, और बाकी इस 58,000 पे ड्यूटी देनी होगी। दोनों का एक मिला के आप क्या नहीं दे पाओगे, आप दोनों का सिंगल क्या नहीं दे पाओगे, फॉर्म आई नहीं दे पाओगे। तो 8,000 पे 38.5% की रेट से क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी हमें देनी
पड़ेगी। जैसे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कौन है, फॉरेन ऑरिजिन का है, ठीक है। ये तो वास्तव में टूरिस्ट ही है ना, तो इंडियन क्या है, पैसेंजर है, कोई इंडियन रेसिडेंट भी नहीं है। अच्छा, ये ना ही कोई क्या है, इंडियन ऑरिजिन का है, और ना ही कोई फॉरेनर जो इंडिया में रहता है। ये तो फॉरेन ऑरिजिन का है जो घूमने आया है, ट्रैवल के लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में इसको ड्यूटी फ्री अलाउंस हमें सिर्फ 15,000 ही देना है। साथ में क्या लाया, ट्रैवल, ये पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री चला जाएगा। ओके, अदर आर्टिकल्स कैरिड ऑन इन ए पर्सन, कितने, 1.5 लाख रुपए का। 120 स्टिक है किसकी, सिगरेट की, ठीक है। फायर आर्म से कितनी गोलियां हैं, 100 गोलियां लेकर आया है। अब हम इसमें क्या करेंगे तो सुनिए, 85,000 पूरा ड्यूटी फ्री आया है, रिमेनिंग कितना बचा, 1.5 लाख। ओके, रिमेनिंग 1.5 लाख। अच्छा, और क्या लेकर आया, सिगरेट लेकर आया है 120 सिगरेट। तो 100 सिगरेट तक तो ड्यूटी फ्री ला सकता था, 100 सिगरेट तो वो ड्यूटी फ्री ला सकता था, 100 से ऊपर उसको ड्यूटी फ्री अलाउंस देंगे ही नहीं हम आपको, चाहे उसकी वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो। ओके, अच्छा, कितने की सिगरेट है, 12,000 रुपए की 120 सिगरेट है। 12,000 रुपए की कितनी सिगरेट है, 120 सिगरेट है। तो 100 सिगरेटें बोलिए कितने की हो जाएगी, 100 सिगरेटें हो जाएगी हमारी कितने की, 10,000 की। तो 10,000 तक की सिगरेटें तो हम आपको ड्यूटी फ्री लिमिट में लाने देंगे, लेकिन रिमेनिंग 2,000 की सिगरेट पे आपको ड्यूटी भरनी ही पड़ेगी। और ये ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी आपको 110% की रेट से। अच्छा, इसके बाद में क्या है, गोलियां लेकर आए, 100 गोलियां लेकर आए हो। कितनी गोलियां लेकर आए हो, 100 गोलियां लेकर आए हो, और एक गोली कितने की, 500 की है। तो 50 गोली तक तो हम आपको ड्यूटी फ्री लाने की इजाजत देते थे, मतलब 25,000, ठीक है ना। कितने की, आप 100 लेकर आए हो, और वैल्यू ऑफ कार्ट्रिजेस कितनी है, 500 रुपए पर कार्ट्रिजेस है, ठीक है। 500 रुपए पर कार्ट्रिजेस होगा, एक सेकेंड, यस। तो 100 कार्ट्रिजेस 500 की होगी, तो ये 1 लाख नहीं होगा, ये टोटल कितना रहेगा, 50,000। तो आप 50 तक तो ड्यूटी फ्री लिमिट में ला सकते थे, कितना, 25,000। तो ये 25,000 तक की, आप 25,000 तक की गोलियां तो आप ड्यूटी फ्री लिमिट में ला सकते थे। ओके, लेकिन बाकी 25,000, बाकी 50 आप ड्यूटी फ्री में नहीं ला सकोगे, बाकी 25,000 ड्यूटी फ्री लिमिट में नहीं आएगा, और वो जो आएगा वो भी आएगा तो 110% से ही क्या होगा, आएगा। ओके, आइए अब हम इसकी कंप्यूटेशन करें। तो ड्यूटी फ्री लिमिट में जो ला सकते थे आप, टोटल कितना लेकर आ गए, 1.5 लाख प्लस 10,000, 1,60,000 प्लस 25,000, मतलब टोटल आप 1,75,000 तक का उस लिमिट वाली में लेकर आ गए, जबकि आपकी लिमिट ड्यूटी फ्री अलाउंस कितनी है, 50,000 है। तो इस 1,25,000 पे तो आप ड्यूटी भरेंगे, लेकिन इस पे आप भरेंगे एट द रेट ऑफ कितने से, 38 पॉइंट कितने से, 5 से भरेंगे, 38 पॉइंट कितने, 5 से। और ये कितना हुआ, 27,000 हुआ। इस 27,000 पे 110% की रेट से ही आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आइए आंसर पे हम जाते हैं। तो देखिए, शायद सुनिएगा एक पॉइंट, ठीक है। तो सुनिएगा, देखिए क्या है इसके अंदर, टोटल हम कितने का लेकर आए थे, टोटल हम लेकर आए थे इसके अंदर, टोटल हमारी कितनी हुई थी, 175 हुई थी। कितनी थी, 175। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक पॉइंट हमारा ये फायर आर्म्स वाला रह गया। 50,000 की हम क्या लेकर आए हैं, फायर आर्म्स भी लेकर आए हैं। 50,000 तक की हम क्या लेकर आए हैं, फायर आर्म्स भी क्या करके लाए हैं, लेकर आए हैं। तो हम एक क्वेश्चन में जोड़ लेते हैं, एक फायर आर्म्स भी, बंदूक भी लेकर आए हैं। क्वेश्चन में जोड़ लेते हैं, फायर आर्म्स भी हम क्या करके हैं, लेकर आए हैं। ओके, क्या लेकर आए हैं, फायर आर्म्स भी हम क्या करें, लेकर आए हैं। 50,000 की एक बंदूक लेकर आए हैं। क्या वो ड्यूटी फ्री अलाउंस में ला सकते हो, आंसर इज नो, वो ड्यूटी फ्री अलाउंस में नहीं आएगा, वो ड्यूटी फ्री अलाउंस में नहीं आएगा, उसको तो ड्यूटी देकर ही लाना पड़ेगा। और उस पे कितनी रेट से देनी पड़ेगी, उस पे देनी भी 110% ही पड़ेगी। आइए कंप्यूटेशन करें, ये कितना हुआ, 1.5 लाख प्लस 10,000, 1,60,000 प्लस 25,000, 1,85,000, 1,85,000। 50,000 ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेगा, रिमेनिंग बच गया 1,35,000। इस पे 38.5% की रेट से ड्यूटी भरोगे। आइए आंसर हम देख लेते हैं, ये हमको 38.5% की रेट से क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी 38.5 से। अब क्वेश्चन समझ लीजिएगा, देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये फॉरेन ऑरिजिन का है। अब ये क्योंकि फॉरेन ऑरिजिन का है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट 50,000 नहीं रखे, ये 50,000 नहीं रखे, कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। और 1,85,000 में से 15,000 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे लिए अमाउंट आ जाएगा 1 लाख कितने का, 70,000 का, और उस पे हमको देनी पड़ेगी 38.5%। अब अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लीजिए ये कौन होता, इंडियन पैसेंजर ही होता, इंडियन क्या होता, पैसेंजर ही होता, या फिर वो होता फॉरेनर जो रिसाइडिंग इन क्या कर रहा होता, इंडियन कर रहा होता, या फिर इंडियन किसका होता, ओरिजिन का होता। तो आंसर क्या होता, तो हम बोलते हैं 1,85,000 माइनस उसमें से 50,000 की हमको मिल जाती, तो उस केस में 1,35,000 पे हम क्या लगाते हैं, 38.5 लगाते हैं। लेकिन ये फॉरेन ओरिजिन का है, इसलिए हमको 170 पे 38.5 लगानी होगी। अच्छा, ये जो आया है हमारा, ठीक है, 50,000 की जो क्या है बंदूक लाया है, 2,000 रुपए तक की हमारी क्या है गोलियां थी, 25,000 रुपए तक की ये चीजें हमारी थी, टोटल 77,000 का 110% की रेट से ड्यूटी देनी होगी। तो टोटल 77,000 पे 110% की रेट से उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या कर ली, यहाँ पर क्या कर ली है, कंप्यूटेशन कर ली हमने, ये यहाँ पर क्या कर ली है, उसकी कंप्यूटेशन कर ली है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आई ये वाली आपके। चलिए वन मोर इलस्ट्रेशन, यूएसए से, यूएसए का जूस, नेपाल भूटान म्यांमार से नहीं आ रहे हैं, लिमिट हम आपको कितनी दे देंगे, 50,000 तक की दे देंगे। 2 जने आ रहे हैं, क्लबिंग नहीं हो पाएगी, दोनों को अलग अलग फॉर्म आई क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ला रहे हैं लैपटॉप, लैपटॉप पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ड्यूटी फ्री ही आ जाएगा। पर्सनल इफेक्ट पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री आ जाएगा। एक पर्सनल कंप्यूटर ला रहे 54,000 का, तो किसी एक के फॉर्म आई के अंदर, किसी भी एक के फॉर्म आई के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसी एक के फॉर्म किस में देना पड़ेगा, आपको आई में देना पड़ेगा। ओके, किसी एक के फॉर्म आई में क्या करना होगा, देना होगा। अब हम देख लेते हैं ये है कौन, ये है इंडियन रेसिडेंट है। तो ऐसी स्थिति में लिमिट 50,000 की मिल जाएगी। 54,000 का क्या लेकर आए हैं, 54,000 का लेकर आए हैं पर्सनल कंप्यूटर, ड्यूटी फ्री मिलेगा इनको 50,000। तो इनको 4,000 पे 38.5% की रेट से ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। इस 4,000 पे इनको 38.5% की रेट से क्या चुकानी पड़ेगी, ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो बहुत ही क्या था, सिंपल सा सवाल था हमारा, ठीक है ना, बहुत ही क्या था, सिंपल सा सवाल था। देखिए वन मोर क्वेश्चन है, उम्र कितनी है, 30 साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडियन रेसिडेंट है। क्या है, इंडियन रेसिडेंट है, इंग्लैंड से आ रहा है, नेपाल भूटान से, म्यांमार से नहीं आ रहा, 50,000 रुपए की ड्यूटी लिमिट दे देंगे। गया कब था, आया कब है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन रेसिडेंट है। पर्सनल इफेक्ट सारे के सारे कपड़े ड्यूटी फ्री आ जाएंगे। 1 लीटर वाइन जो है वो लिमिट में आ जाएगी, किसमें, 50,000 की लिमिट में, मतलब 15,000 रुपए की एक वाइन आ गई है। डिजिटल कैमरा भी लेकर आ सकेगा, 55,000 रुपए का डिजिटल कैमरा लेकर आया है।
मोबाइल भी लेकर आ सकता है लिमिट के अंदर 25,000 का मोबाइल लेकर आया है, तो टोटल जो ड्यूटी फ्री अलाउंस में लेकर आ सकता था वो लेकर आया है 50, 60, 70, 80, 90,000 रुपए तक के, जबकि इसको ड्यूटी फ्री अलाउंस अलाउ किया गया था 50,000। तो रिमेनिंग 40,000 पे इसको 38.5% की रेट से क्या चुकानी पड़ेगी, ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, इसको चुकानी पड़ेगी। ये 95,000 टोटल थी, 95,000 तो ये हो गया 45,000। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया। तो वापस से हम अपने वाले ही प्रोविजन पे क्या करते हैं, पहुंचते हैं। वापस हम अपने प्रोविजन पे क्या करते हैं, पहुंचते हैं जहां पर हम थे। तो ये रहा हमारा, तो ये हमने रूल 3 क्या कर लिया, कवर कर लिया। फॉरेन ओरिजिन का है तो लिमिट हमने देख ली कितनी है, 15,000 रुपए की लिमिट है। छोटे बच्चा कुछ नहीं ला सकेगा, ट्रैवल सोविनियर भी ड्यूटी फ्री नहीं ला सकेगा, बड़े ले आएंगे कोई परवाह नहीं है, विदाउट एनी लिमिट ले आएंगे वो तो बड़े लेकर आ जाएंगे। इसके सिर्फ क्या ला सकेंगे, कपड़े खाने पीने की जो क्या होगी चीजें होगी, टॉयज लेकर आ सकेंगे। ओके, एनेक्स्टर 1 बड़ी ध्यान देने की बात है, एनेक्स्टर 1 बड़ी ध्यान देने की बात है, वो नेगेटिव लिस्ट है, उसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं ना तो ये ड्यूटी फ्री आते हैं ना ही ये 38.5 पे आते हैं। 50 से ज्यादा बंदूक की गोलियां ना तो ड्यूटी फ्री आती है और ना ही 38.5 से आती है। 100 से ज्यादा सिगरेटें ना तो ड्यूटी फ्री आती है ना 38.5 से आती है। 25 से ज्यादा सिगार ना तो ड्यूटी फ्री आते हैं ना 38.5 से आते हैं। 125 ग्राम से ज्यादा तंबाकू ना तो ड्यूटी फ्री आते हैं ना ही 38.5 से आते हैं। 2 लीटर से ऊपर वाली ड्यूटी फ्री तो नहीं आती है लेकिन आ जाती है कितने से, 38 कितने से, 5 से। गोल्ड कॉइन जो होता है, सिल्वर कॉइन, वो ड्यूटी फ्री तो नहीं आता लेकिन आ जाता है 38.5 से। एलईडी एलसीडी जो होती है वो ड्यूटी फ्री तो नहीं आती है लेकिन आ जाती है 38 कितने से, 5 से। ओके, ज्वेलरी को आप उसको 50,000 की लिमिट में लेकर आ सकते हैं, पर्सनल इफेक्ट में आप लेकर नहीं आ। यस, नाउ अब हम कवर कर लेते हैं हमारा कौन सा है, रूल 4। रूल 4 कौन सा है, जब हम कहां से आ रहे हैं, नेपाल, भूटान और किससे आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं। नेपाल, भूटान और किससे, म्यांमार से। तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार से अगर वहां से लैंड रूट के थ्रू आ रहे हैं, अगर वहां से क्या रहे आप अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से किसी भी रूट से आए, लिमिट 50,000 या 15,000 वाली ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन नेपाल, भूटान और म्यांमार से अगर आप लैंड रूट से आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे बस रूट से आ रहे हैं, क्वेश्चन यही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ही क्या कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री ला के आ सकते हैं। इवन जो ट्रैवल सोविनियर्स हैं वो भी आप ड्यूटी फ्री नहीं ले पाएंगे। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप कितने ही दिनों बाद में आ रहे हो, शॉपिंग कहीं से भी करी हो, अगर आप अराइविंग कहां से हो रहे हैं, नेपाल से हो रहे हैं और रूट भी कौन सा है, लैंड रूट है, तो सिर्फ और सिर्फ यूज्ड पर्सनल इफेक्ट लेकर आ सकेंगे, न्यू आर्टिकल नहीं लेकर आ सकेंगे। और ट्रैवल सोविनियर्स जो वहां आपने कोई भी चीजें देखी या उस दूसरी कंट्री में देखी लेकिन आ रहे हैं नेपाल से और लैंड रूट से, तो कुछ भी ड्यूटी फ्री नहीं लेकर आ सकेंगे सिवाय यूज्ड पर्सनल इफेक्ट के। ओके, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इन्फेंट का ऐसा हमने जैसा पढ़ा है, इन्फेंट जो 2 साल से ज्यादा की उम्र नहीं हो तो कोई ना कोई उसे कैरी कर रहा होगा, तो ट्रैवल सोविनियर्स वो तो ड्यूटी फ्री लेकर आ सकेंगे। और इसके लिए सिर्फ इसके जो यूज टॉय होंगे, जो इसके खाने पीने की चीजें होगी और इसके पहनने के जो कपड़े होंगे वही ड्यूटी फ्री आ सकेंगे। इसे और भी कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस अलग से कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं मिलेगी। अब नेपाल, भूटान, म्यांमार से जो अदर देन लैंड रूट से अराइव हो रहे हैं, खरीदा कहां से ये कोई जरूरी नहीं है, खरीदा कहां से ये कोई जरूरी नहीं है। तो यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोविनियर्स तो विदाउट एनी लिमिट ला सकेंगे। बाकी कितना ला सकेंगे, ध्यान दीजिए। आप पैसेंजर कौन से हो सकते हो, इंडियन रेजिडेंट के, तो लौट के आना ही आना है, घूमने गए थे। फॉरेनर रिसाइडिंग इन क्या हो, इंडिया हो, तो बाहर आप क्या करो, फॉरेनर हो, बाहर मिलने गए होंगे अपनी फैमिली से, वापस से जॉब के लिए इंडिया में आ गए हो। और आप क्या हो, टूरिस्ट हो। अब आप टूरिस्ट कौन से हो सकते हो, टूरिस्ट आप हो सकते हो कौन से, जो इंडियन ओरिजिन के हो, इंडियन ओरिजिन के हो, रहते भले ही आप क्या हो, बाहर हो, अपने रिलेटिव से मिलने इंडिया में आए हो। ओके, और इवन अगर आप कौन से हो, फॉरेन ओरिजिन के हो, जो घूमने ही आए हो, मतलब कोई भी यहां पर डिफरेंस नहीं रखा गया है, कोई डिफरेंस रखा नहीं गया, कोई भी हो, आप कोई भी हो, आपके लिए ड्यूटी फ्री अलाउंस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 15,000 है। वो भी एनेक्स्टर 1 वाले गुड्स पे तो है ही नहीं, फायर आर्म्स पे है ही नहीं, उस पे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। 50 से ज्यादा गोलियों पे ड्यूटी देनी पड़ेगी, 100 से ज्यादा सिगरेट पे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, 25 से ज्यादा सिगार पे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, 125 ग्राम से ज्यादा तंबाकू पे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, गोल्ड कॉइन पे ड्यूटी देनी पड़ेगी, एलसीडी एलईडी पे ड्यूटी, प्लाज्मा पे आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, 2 लीटर से ज्यादा लीकर पे आपको ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। ओके, और बाकी जो ड्यूटी फ्री अलाउंस ला सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 है। चाहे आप कोई से भी टूरिस्ट पैसेंजर क्यों नहीं हो, इंडियन रेसिडेंट के हो, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, इंडियन ओरिजिन हो या फॉरेन ओरिजिन के हो, सभी के लिए लिमिट सिर्फ और सिर्फ कितनी रखेंगे, 15,000 रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15,000। और इंडियन और किससे आ रहे हो, अगर लैंड रूट से आ रहे हो तो वो भी नहीं है, उसमें तो ट्रैवल सोविनियर्स भी नहीं है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, यूज पर्सनल। यस, नाउ अब हम बैगेज के अंदर नेक्स्ट रूल कवर कर रहे हैं। रूल कौन सा है, 5। रूल 5 किसका है, ज्वेलरी का है। एज पर रूल 3 एंड रूल 4 ज्वेलरी यूज पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी। यूज पर्सनल इफेक्ट में हम उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन रूल 3 के अंदर जो हमें 50,000 और 15,000 की जो हमें ड्यूटी फ्री लिमिट दी है, और रूल 4 के अंदर जो हमें नेपाल, भूटान और म्यांमार से इंपोर्ट होने पे 15,000 की जो ड्यूटी फ्री लिमिट दी है, उसके अंदर हम ज्वेलरी को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रूल 3 के अंदर और रूल 4 के अंदर जो हमारे कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, ना तो हम उसे यूज पर्सनल इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं और ना ही 50,000 की जो ड्यूटी फ्री है उसमें भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो गोल्ड कॉइन होते हैं, जो सिल्वर कॉइन होते हैं, वो कभी भी ड्यूटी फ्री बैगेज में नहीं आ सकते, उस पे हमें ड्यूटी पे करनी ही पड़ेगी। और उसके ऊपर ठीक है, ड्यूटी की रेट भी कितनी है, कितनी दी हुई है ड्यूटी की रेट, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या करा था, कवर किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था कितना, 38.5% की रेट से हमको उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके,
यस नाउ अब हम कर रहे हैं कौन सा रूल 5 जो स्पेसिफिकली किसका है, ज्वेलरी का है, स्पेसिफिकली ज्वेलरी का है। मतलब रूल 5 की जो एप्लीकेबिलिटी है, रूल 5 की जो एप्लीकेबिलिटी है, आप उसके साथ में रूल 3 और रूल 4 में भी एज द केस में भी रूल 3 और रूल 4 में भी ज्वेलरी इंपोर्ट बैगेज के थ्रू कर सकते हैं 50,000 और 15,000 की ड्यूटी फ्री लिमिट तक। रूल 5 तो एडिशनल है, रूल 5 क्या है, एडिशनल है। रूल 3 4 तो जनरल है, रूल 5 क्या है, एडिशनल है। किसके लिए है रूल 5? ए पैसेंजर, किसके लिए? पैसेंजर रिटर्निंग टू इंडिया, पैसेंजर रिटर्निंग टू इंडिया। रूल 5 की ड्यूटी फ्री अलाउंस सिर्फ उसी पैसेंजर को मिलेगी जो इंडिया वापस से क्या हो रहा हो, रिटर्न हो रहा हो। जो विदेशी फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया में घूमने आ रहा है, जो फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया में घूमने आ रहा है, वो रूल 5 का क्या नहीं उठा सकता, ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं ले सकता। लेकिन वो रूल 3 रूल 4 में क्या कर सकता है, ज्वेलरी को 50,000 और 15,000 की लिमिट तक ड्यूटी फ्री लेकर आ सकता है। क्योंकि रूल 3 में, रूल 4 में फॉरेनर टूरिस्ट क्या था, कवर था। लेकिन रूल 5 ज्वेलरी के लिए यहां पर कौन कवर है, जो पैसेंजर रिटर्निंग टू क्या होता हो, इंडिया होता हो। मतलब जो इंडिया से गया था वही पर्सन वापस से इंडिया में लौटकर आ रहा है, वो रूल 5 में ड्यूटी फ्री अलाउंस अवेल कर सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा, ज्वेलरी। ये ज्वेलरी के रेस्पेक्ट में है, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो उसे क्या मिलेगा, पैसेंजर रिटर्निंग टू क्या हो रहा हो, इंडिया हो रहा हो, तो वो ड्यूटी फ्री क्या ला सकता है, ज्वेलरी ला सकता है। किसमें, बोनाफाइड बैगेज में, बोनाफाइड बैगेज में। मतलब उसने फॉर्म आई के अंदर, कौन से फॉर्म में, फॉर्म आई के अंदर उसने क्या करी हो, उसका करेक्ट क्या करा हो, डिक्लेरेशन करा हो, ट्रू डिक्लेरेशन करा हो। अगर उसने करेक्ट डिक्लेरेशन नहीं करा और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको ज्वेलरी के साथ में पकड़ लिया, तो फिर वो रूल 5 का ड्यूटी फ्री अलाउंस का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। उसे बेनिफिट लेने के लिए बैगेज कौन सा होना पड़ेगा, बोनाफाइड क्या होना होगा, बैगेज होना होगा। ओके, तो रूल 5 इन एडिशन टू क्या है, रूल 3 और रूल क्या होगा, 4 होगा। ओके, नाउ 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 रूल 3 में, रूल 4 के अंदर जो इन्फेंट है, जिनकी उम्र 2 साल से ज्यादा की नहीं है, हमने पढ़ा था उनके रेस्पेक्ट में सिर्फ यूज्ड पर्सनल इफेक्ट इंपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन वो बात यहां पर कवर नहीं है, वो बात यहां पर कवर नहीं है। इन्फेंट के लिए रूल 5 में प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है क्या इन्फेंट भी रूल 5 में ड्यूटी फ्री अलाउंस का बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी ले सकता है क्या? तो आंसर सुनिएगा, रूल 5 में बेनिफिट जेंटलमैन पैसेंजर के लिए है। और एक बात तो तय है, जो इन्फेंट है उसे हम जेंटलमैन नहीं बुला सकते। इनफैक्ट जेंटलमैन का क्या मतलब है, ये तो हमारे कस्टम्स एक्ट ने डिफाइन ही नहीं करा है। ओके, 2 साल से उम्र से ज्यादा का बड़ा बच्चा भी बच्चा होता है, वो मैन नहीं होता है। किसे मैन मानेंगे वो हमारे कस्टम लॉ ने नहीं बताया है। तो एग्जाम पर्पस के लिए इस पॉइंट को लेकर आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, क्यों? क्योंकि हमारे लॉ ने ही नहीं बताया कि जेंटलमैन का क्या मतलब है। लेकिन हां, ये बात तो तय है, जो इन्फेंट है उसे हम मैन तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो चाइल्ड है। ओके, और यहां पर जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है वो किसके लिए है, जेंटलमैन के लिए है। और किसके लिए, लेडी पैसेंजर के लिए है। गर्ल बॉय हो या गर्ल क्या हो, चाइल्ड हो। ओके, गर्ल सॉरी बॉय क्या चाइल्ड बॉय हो या फिर चाइल्ड क्या हो, गर्ल हो, हम उन्हें ना तो लेडी बोल सकते हैं और ना ही जेंटलमैन बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में ठीक है, जो क्या है, गर्ल चाइल्ड है या फिर कौन सा है, बॉय चाइल्ड है, वो रूल 5 उसके रेस्पेक्ट में ड्यूटी फ्री अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिल सकता। ओके, नाउ रूल 5 के अंदर कितना बेनिफिट है, रूल 5 में ज्वेलरी अप टू ए वेट ऑफ 20 ग्राम्स, ये 20 ग्राम्स का जो वेट है, ये आपकी सिल्वर ज्वेलरी भी हो सकती है, ये आपकी गोल्ड ज्वेलरी भी हो सकती है। क्योंकि रूल 5 ने ज्वेलरी वर्ड का क्या करा है, उपयोग करा है, गोल्ड ज्वेलरी का या सिल्वर ज्वेलरी का उपयोग नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में रूल 5 में जो ड्यूटी फ्री अलाउंस की जो लिमिट है, वो इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी भी है। अगर आपको लगता है कि 20 ग्राम होता ही कितना है चांदी का, तो भी रूल 5 के अंदर एक जेंटलमैन पैसेंजर ड्यूटी फ्री अलाउंस में 20 ग्राम तक का सोना या 20 ग्राम तक की चांदी ज्वेलरी फॉर्म में क्या कर सकता है, ला सकता है। सिक्के की फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में, बुलियन के फॉर्म में नहीं लेके आ सकता, ना तो रूल 5 में, ना ही रूल 3 और रूल 4 के अंदर। ओके, लेकिन ग्राम की जो रेस्ट्रिक्शन है वो रूल 5 में है। रूल 3 रूल 4 में ग्राम के रेस्पेक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस 50,000 रुपए तक की, चाहे जेंटलमैन पैसेंजर हो चाहे लेडी पैसेंजर हो, आप ज्वेलरी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं 50,000 तक की रूल 3 में। रूल 4 के अंदर कितनी, 15,000 तक की लेके आ सकते हैं। ओके, तो यहां 20 ग्राम है, लेकिन साथ में मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी है, 50,000 है। मतलब दोनों है, ना तो ज्वेलरी का वेट 20 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए और ना ही उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्वेलरी का वेट 20 ग्राम से ज्यादा नहीं है लेकिन वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो जो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या होगा, आपको बैगेज में ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है लेकिन वेट 20 ग्राम से ज्यादा है, तो जितना वेट 20 ग्राम से ज्यादा होगा उस पे आपको रूल 5 में 20 ग्राम तक तो ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा, लेकिन एक्सेस पे आपको 38.5% की रेट से, इंक्लूडिंग कौन सा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब दोनों चीजें देखनी होगी। और अगर वेट भी 20 ग्राम से ज्यादा है, वैल्यू भी 20 ग्राम से ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि 20 ग्राम से जितनी ज्यादा ज्वेलरी है, 20 ग्राम से जितनी ज्यादा ज्वेलरी है, जैसे 22 ग्राम है, तो 2 ग्राम की कितनी वैल्यू है वो देखेंगे, और 50,000 से कितना ज्यादा है, दोनों में से जो हायर होगा, दोनों में से जो क्या होगा, हायर होगा, उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, 38.5% की रेट से क्या देनी होगी, ड्यूटी देनी होगी। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी का ग्राम है कितना, 22 ग्राम है, ठीक है ना, कितना है, 22 ग्राम है, विद वैल्यू किसके साथ में, 88,000 के साथ में, कितने के साथ में, 88,000 के साथ में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 20 ग्राम से ऊपर कितना है, 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 2 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी।
2 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी, 4000 रुपी पर ग्राम, 4000 रुपी क्या है पर ग्राम है। ओके, और 50,000 से ज्यादा कितना हो रहा है, एक्सेस ऑफ 50,000 कितना हो रहा है, तो वो हम देख रहे हैं कितना हो रहा है 38,000 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, अब 38,000 पे कितने पे 38,000 पे आपको 38.5% की रेट से क्या करना होगा, बैगेज में ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, बैगेज में आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई वाली आपके, ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम करेंगे कि 2 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 50,000 से ज्यादा कितना है, दोनों में से जो ज्यादा होगा, जी हां दोनों में से जो क्या होगा ज्यादा होगा, उस पे हम क्या करेंगे, उस पे 38.5 से, जैसे मान लीजिए आप 50 ग्राम क्या लेकर आए हैं, ज्वेलरी लेकर आए हैं, 50 ग्राम क्या लेकर आए हैं, ज्वेलरी लेकर आए हैं, और उस 50 ग्राम ज्वेलरी की जो क्या है वैल्यू है, 50 ग्राम ज्वेलरी की जो क्या है वैल्यू है, वो हम कितनी ले लें, मान लीजिए 70 क्या है 5,000 है, कितनी है 75,000 है। ओके, कितनी है 75,000 है। अब इसमें से 20 ग्राम से ऊपर कितनी हो गई, 30 ग्राम हो गई है, 20 ग्राम से ऊपर। तो अगर हम 30 ग्राम की वैल्यू निकालें, कितनी की वैल्यू निकालें, अगर हम 30 ग्राम की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 45,000। 30 ग्राम की वैल्यू आएगी कितनी, 45,000 आएगी, कितनी आएगी 45,000 आएगी। और 50,000 से ऊपर देखें तो कितना है, 50,000 से ऊपर 25,000 है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में से जो भी हायर होगा, अब उसके ऊपर 38.5% की रेट से क्या लगाई जाएगी, ड्यूटी लगाई जाएगी। ओके, ये रहा रूल 5 का जूस। ओके, और अगर लेडी पैसेंजर है, जो गर्ल चाइल्ड है, हम उसको लेडी नहीं बोल सकते, तो ऐसी स्थिति में हम चाइल्ड के रेस्पेक्ट में क्या नहीं ला सकते, रूल 5 का बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके लिए लिमिट डबल है, डबल। ठीक है, 20 ग्राम से ऊपर क्या कर दी, उनके लिए 40 ग्राम, और वैल्यू कितनी कर दी है, 1 लाख कर दी है। ओके, ये आपका रूल क्या है, 5 है। ये आपका कौन सा है, रूल क्या है, 5 है, रूल 5 है। लेकिन रूल 5 की जो एप्लीकेबिलिटी है, ये तभी होगी, रूल 5 की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, तभी होगी जब आप ओवर ए मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन कौन सा 1 ईयर, 1 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, 1 साल के बाद में, मोर देन कितना है 1 ईयर, मतलब बोले तो आफ्टर 1 ईयर आप इंडिया में क्या हो रहे हो, रिटर्न हो रहे हो। मतलब अगर जेंटलमैन पैसेंजर है वो तो मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर रिटर्न हो रहा है, लेकिन लेडी पैसेंजर है, वाइफ है, वो मोर आफ्टर 1 ईयर रिटर्न नहीं है, वो लेस देन 1 ईयर रिटर्न हो रही है। तो जेंटलमैन पैसेंजर तो रूल 5 का बेनिफिट ले सकेगा, लेकिन लेडी पैसेंजर जो ज्वेलरी लाएगी फिर उसे किस में लानी पड़ेगी, रूल 3 या रूल 4 से ही लानी पड़ेगी, मतलब 50,000 15,000 तक की वैल्यू तक ही लानी पड़ेगी। और जेंटलमैन पैसेंजर तो रूल 3 4 में तो ला ही सकेगा ज्वेलरी, रूल 5 में भी एडिशनल क्या कर सकेगा, लेके आ सकेगा। रूल 5 की एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब पैसेंजर जो है रिटर्न कर रहा हो आफ्टर 1 ईयर, कितने आफ्टर कौन सा है 1 ईयर है। ओके, ये हमारा क्या था, रूल 5 था। यस, नाउ अब हम कर रहे हैं हमारा कौन सा, रूल 6। यस, नेक्स्ट रूल कौन सा है, रूल 6। अभी तक हमने कौन सा कवर करा, रूल 3 कवर करा, रूल 4 कवर करा, रूल 5 क्या करा, कवर करा। रूल 5 जो था वो ज्वेलरी के लिए था, किसके लिए, ज्वेलरी के लिए, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन के लिए। ना तो रूल 3 में ड्यूटी फ्री अलाउंस है, ना रूल 4 में ड्यूटी फ्री अलाउंस है, ना ही रूल 5 में क्या है, ड्यूटी फ्री अलाउंस है। उस पे ड्यूटी का पेमेंट कर ही हम बैगेज में इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी 38.5% की रेट से। ओके, रूल 3 के अंदर हम 50,000 की लिमिट तक ला सकते थे ज्वेलरी, 5 4 के अंदर भी 15,000 तक ला सकते थे, और 5 में हम तभी ला सकते थे जब हम रिटर्न कर रहे हैं आफ्टर कौन सा 1 ईयर कर रहे हैं, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ही हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। और आइए देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन हमें दिया हुआ है। ओके, तो इलस्ट्रेशन ओवर 1 ईयर के बाद में रिटर्न हो रहा है, कितना 1 ईयर के बाद में आ रहा है, इसका मतलब उसे रूल 5 का ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा। रूल 5 का क्या मिल जाएगा, ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा। रिमेनिंग वो रूल 3 में भी क्या कर सकता है, ड्यूटी फ्री अलाउंस ले सकता है। आइए हम इसे रूल 5 से करें, तो कितना है 18 ग्राम है, और 18 ग्राम मिस्टर ए है, जेंटलमैन पैसेंजर है, क्या है, जेंटलमैन पैसेंजर है, वैल्यू 52,000 है, कितनी 52,000। तो इस केस में 2000 वैल्यू, ग्राम 20 ग्राम से ज्यादा नहीं है, वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो 2 ग्राम पे, कितने ग्राम पे, 2 ग्राम पे क्या होगा, 2 ग्राम पे लगेगी 38 पॉइंट कितने से 5% की रेट से। हम इसे सिर्फ और सिर्फ रूल 5 से कर रहे हैं। ये कितना है 22 ग्राम में, लेकिन वैल्यू क्या नहीं है, 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो 2 ग्राम पे क्या लगेगी, 2 ग्राम पे क्या लगेगा, ड्यूटी लगेगी, 2 ग्राम पे क्या लगेगी, ड्यूटी लगेगी। तो 2 ग्राम की ड्यूटी वैल्यू का मतलब कितना हो गया, 4,000 हो गया, 2 ग्राम का मतलब 4,000 हो गया, इस पे आपको क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी। तीसरा, ग्राम है भी मिस्टर सी जेंटलमैन है, ग्राम 20 से ज्यादा नहीं है, ग्राम 20 से ज्यादा नहीं है, और वैल्यू भी 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो इस मिस्टर सी के कोई भी रूल 5 में क्या नहीं होगा, कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। ओके, इसके बाद में मिस्टर कौन है, डी, मिस्टर डी है, कितना लाया है, 25 ग्राम लाया है, मतलब 20 ग्राम से 5 ग्राम ज्यादा। ओके, और वैल्यू में भी 25,000 ज्यादा, तो पहले 5 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, और 50,000 से ऊपर कितना है, 25,000 है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मिस्टर डी, हम क्या करेंगे, 5 ग्राम की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ओके, 5 ग्राम की क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो 25 ग्राम अगर 75,000 का है, तो 5 ग्राम कितने का होगा, 25,000 का ही होगा। 5 ग्राम कितने का होगा, अगर हमारा 25 ग्राम कितने का है, 75,000 का है, 25 ग्राम हमारे कितने का है, 75,000 का है, तो मतलब 75,000 डिवाइडेड बाई 25 ग्राम, तो ये कितना हो गया, 3,000 रुपी पर ग्राम हो गया। तो हम 5 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 हुई, कितनी हुई, 15,000। तो 5 ग्राम की वैल्यू 15,000, और 50,000 से ऊपर कितना है, 25,000, तो ड्यूटी कितने पे लगेगी, 25,000 पे क्या लगेगी, ड्यूटी लगेगी, कितने पे, 25,000 पे। फिर मिस्टर डी कितना है, 38 ग्राम है, 38 ग्राम, और वैल्यू भी कितनी है, 1,12,000 कितना 500, 1,12,000 कितना है, 500 है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सेम कि हम पहले करेंगे 1,12,500, अगर 38 ग्राम के हैं तो 18 ग्राम के कितने होते हैं ये देखेंगे, और दूसरा देखेंगे 1,12,500 माइनस कितना 50,000, दोनों में से जो ज्यादा होगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम लगाएंगे। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ये वाली आपके बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारे सब किसके हो गए, मिस्टर वाले हो गए। ये मिसेस है, ये एक्चुअली कौन है, मिसेस है। तो ऐसी स्थिति में इनको ड्यूटी फ्री अलाउंस तो कितना है, 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम में ये तो कितना लेकर आए हैं, 38 ग्राम ही लाए हैं, 38 ग्राम, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है। और इनके लिए वैल्यू भी कितनी है, 1 लाख है, वैल्यू भी 1 लाख, तो
1,12,500 माइनस कितना करेंगे 1 लाख करेंगे तो 12,500 पे इनको 38.5% की रेट से क्या करना होगा, ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से सो ऑन आप क्या कर सकेंगे, मिसेस क्यू का, आर का और किसका कर सकेंगे, एस का भी कर सकेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी ये वाली आपके। चलिए हम अपने लौटते हैं किस पे, रूल 6 पे। किस पे, रूल 6 पे। आइए रूल 6 किसका है, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। आप बाहर रह रहे थे, प्रोफेशन की वजह से, बिजनेस की वजह से या किसी भी वजह से आप बाहर रह रहे थे और अब आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न हो रहे हो, मतलब आप इंडिया से गए थे। आप कहां से गए थे, इंडिया से गए थे और वापस लौट के आ रहे हो। आप बाहर सेटल हो गए थे, रह रहे थे, आप रह रहे थे, घूम के वापस आ रहे हो, तो रूल 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप टूरिस्ट में पर्पस के लिए गए थे, 2-3 महीने विदेश मस्त घूम के आए, 4-5 महीने मस्त विदेश घूम के आए और फिर वापस से कहां गए हो, इंडिया गए हो, तो इसे ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस नहीं बोला जाएगा, इसे ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस नहीं बोलेंगे। रूल 6 का ड्यूटी फ्री अलाउंस आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आप बाहर रिसाइड कर रहे थे और वापस रिटर्न हो रहे हो, मतलब आप इंडिया से ही गए थे। अगर कोई विदेशी इंडिया में आकर बसता है, वो रूल 6 का ड्यूटी फ्री अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि वो रिटर्न नहीं हो रहा है। और रूल 6 का बेनिफिट तभी है जब आप दोबारा वापस इंडिया में क्या कर रहे हो, आ रहे हो। आप बाहर प्रोफेशन की वजह से थे या आप बाहर क्या कर रहे थे, रह रहे थे, बिजनेस था, आपकी जॉब थी, आप वापस आ रहे हो, तो रूल 3 का जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। रूल 4 जो है नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 1 साल के बाद में आप जेंटलमैन या लेडी पैसेंजर आ रहे हो, तो रूल 5 का भी जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। रूल 6 तो इन एडिशन है, रूल 3-4 तो जनरल है, 5 होगा जब आफ्टर क्या होगा 1 ईयर होगा, मतलब ओवर क्या होगा 1 ईयर होगा। और रूल 6 उसके क्या मिलेगा, एडिशन में मिलेगा। क्या मिलेगा, एडिशन में, लेकिन वो तभी मिलेगा जब बोनाफाइड बैगेज होगा। जब कौन सा होगा, बोनाफाइड क्या होगा, बैगेज होगा। तो आइए देखते हैं कितना उसमें ड्यूटी फ्री क्या दिया है, अलाउंस दिया है, कितना हमें ड्यूटी फ्री अलाउंस दिया हुआ है इस केस के अंदर। तो आइए वो हम कवर करते हैं। तो हमको यहां पर कहा गया है हम इंडियन पैसेंजर हैं। कौन है, इंडियन पैसेंजर, तो वही लौट के आ रहे हैं। अगर कितना समय रहे, 3 महीने से ज्यादा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं, 3 महीने से ज्यादा। अगर आप 3 महीने से कम रहकर आ रहे हो, आप 2 महीने के लिए जॉब पे थे और वापस से आ रहे हो, तो आप रूल 3 का बेनिफिट ले लो, 4 का बेनिफिट ले लो, 5 का नहीं ले सकते, 6 का भी नहीं ले सकते। 6 का लेने के लिए मिनिमम कितना, 3 मंथ्स तो रहना ही होगा, 3 मंथ्स रहना होगा। क्या कंटिन्यूटी में रहना होगा, आंसर इज यस। आपको कंटिन्यूटी में क्या करना होगा, रहना होगा। तो आपको रूल 6 का यहां पर क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, रूल 6 का बेनिफिट मिलेगा। 3 का तो जितना भी यूज पर्सनल इफेक्ट है पूरा लेकर आओ, ट्रैवल सोवेनियर रूल 3 से जितना ला सकते हो पूरा लेकर आ जाओ, और 50,000 तक भी ड्यूटी फ्री अलाउंस लेकर आ जाओ। लेकिन एनेक्स्चर 1 के जो आर्टिकल हैं, ना तो रूल 3 से ड्यूटी फ्री आएंगे, ना ही रूल 4 से क्या आएंगे, ड्यूटी फ्री आएंगे। एनेक्स्चर 1 के जो क्या है, एनेक्स्चर 1 के ना तो ये किससे आएंगे, रूल 3 से आएंगे, ना ही ये रूल किससे आएंगे, 4 से आएंगे, और ना ही ये रूल किससे आएंगे, 6 से आएंगे। ये ऑलवेज ड्यूटी पेड होकर ही आएंगे, ऑलवेज फायर आर्म्स ऑलवेज ड्यूटी पेड होकर आएंगे, 110% होकर आएंगे। 50 से ज्यादा जो क्या होगी, बंदूक की गोलियां होगी, वो भी 110% से ही आएगी। 100 से ज्यादा जो सिगरेट्स होगी, 25 से ज्यादा जो सिगार होंगे, 125 ग्राम से ज्यादा जो तंबाकू होगा, वो भी 110% से ही आएगा। 2 लीटर से ज्यादा जो अल्कोहलिक लिकर होगी, वो 38.5% पे आ जाएगी। ओके, गोल्ड सिल्वर के जो कॉइंस हैं वो 38.5% पे आएंगे। एलसीडी एलईडी प्लाज्मा टीवी है वो भी 38 पॉइंट कितने से आएंगे, 5% से आएंगे। ये कभी ड्यूटी फ्री नहीं आएंगे, ये ना तो रूल 3 से आएंगे, 4 से आएंगे, ना ही रूल किससे आएंगे, 6 से आएंगे। इसका आपको कहीं पर भी ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। रूल 6 के अंदर जो एनेक्स्चर सेकंड में जो दिए वो भी नहीं आएंगे। एनेक्स्चर सेकंड में जो दिए वो अब हम पढ़ेंगे, लेकिन एनेक्स्चर सेकंड के अंदर जो गुड्स दिए हैं वो रूल 6 से तो नहीं आएंगे, लेकिन रूल 3 से या रूल 4 से आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री अलाउंस में ला सकते हो। 50,000 और 15,000 तक की लिमिट में आप उसे ड्यूटी फ्री ला सकते हो, लेकिन रूल 6 में नहीं ला सकते। रूल 6 वाले में नहीं ला सकते, मतलब 50,000 15,000 तक लेकर आ जाना, लेकिन रूल 6 का जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है उस लिमिट में लेकर नहीं आ सकते और नहीं आ सकते। लेकिन रूल 3 एनेक्स्चर 3 के अंदर जो दिया वो ला सकते हो। तो एनेक्स्चर 3 के अंदर जो दिया है, एनेक्स्चर 3 के अंदर जो आर्टिकल है वो तो रूल 3-4 से भी ला सकते हो और रूल 6 से भी लेकर आ सकते हो। बहुत विशेष बात है। इसका मतलब एनेक्स्चर 3 में जो गुड्स हैं उस पे रूल 6 वाली लिमिट भी होगी। से मान लीजिए 60,000 की लिमिट है और रूल 3 की कितनी है, 50,000 की लिमिट है। इसका मतलब टोटल कितना ला सकते हो, 1,10,000 तक का ला सकते हो। लेकिन जो एनेक्स्चर 2 के अंदर है, एनेक्स्चर 2 में है, रूल 6 वाला तो नहीं ला सकते, लेकिन रूल 3 वाला 50,000 वाला ड्यूटी फ्री अलाउंस में लेकर आ सकते हो। आपको कंटिन्यूटी में बाहर विदेश 3 महीने रहना था, रिसाइड करना था, घूमना नहीं था, रिसाइड कर रहे थे और अपना रेसिडेंस ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं, कितने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा नहीं, तो आप ला सकते हो 60,000 तक का। यूज पर्सनल इफेक्ट तो आप रूल 3 से जितना चाहे लेकर जाइएगा, ट्रैवल सोवेनियर रूल 3-4 से जितना है लेकर जाइएगा, प्लस रूल 3 रूल 4 से 50,000 15,000 तक तो लेकर जाइएगा और रूल 6 से और 60,000 तक का लेकर आ जाइएगा। लेकिन एनेक्स्चर 1 के जो गुड्स हैं, ना तो रूल एनेक्स्चर 1 के जो गुड्स हैं, ना तो आप रूल 3-4 से ला सकोगे, ना ही रूल 6 से ला सकोगे। एनेक्स्चर 2 के जो गुड्स हैं रूल 6 से तो नहीं ला सकते, लेकिन सेपरेटली रूल 3-4 की लिमिट से ला सकते हो। एनेक्स्चर 3 के गुड्स जो हैं वो रूल 3, 4 और 6 तीनों की लिमिट को मिलाकर क्या कर सकते हो, ला सकते हो। लेकिन अगर आपने रिसाइड 3 महीने से ज्यादा करा है और 6 महीने से ज्यादा नहीं करा तो 60,000 है, और 6 महीने से ज्यादा करा लेकिन अप टू कितना, 1 ईयर करा, अप टू 1 ईयर है, तो 60,000 की लिमिट बढ़कर 1 लाख कर दी जाएगी। लेकिन रहना कंटिन्यूटी में, रहना किसमें है, कंटिन्यूटी के अंदर रहना है। एनेक्स्चर 1 वाले गुड्स ना तो रूल 3-4 के अंदर ड्यूटी फ्री आएंगे, एनेक्स्चर 2 वाले गुड्स रूल 3-4 में तो ड्यूटी फ्री आ जाएंगे, लेकिन रूल 6 से नहीं आएंगे। और लेकिन एनेक्स्चर 3 वाले गुड्स हैं वो रूल 3-4 6 सब के अंदर क्या आ जाएंगे, ड्यूटी फ्री आ जाएंगे। कितना, एनेक्स्चर 3 वाले गुड्स की बात करें तो 1 लाख तो इसकी लिमिट हो गई, और रूल 3 की लिमिट 50,000 है, तो टोटल कितना ला सकोगे, 1.5 लाख तक क्या कर सकोगे, ला सकोगे। ओके, 1.5 लाख तक क्या कर सकोगे, ला सकोगे। इसके बाद जो है, इसके बाद जरा देखिएगा,
अब अगर आप इंडिया से गए थे, वापस से आ रहे हो, अब अगर आपका स्टे 1 साल से, आपको यहां तो कंटिन्यूटी में रहना था 6 महीने से ज्यादा, लेकिन 1 साल तक। अब अगर आप देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंडिया से गए हो, आप क्या करे हो, इंडिया से गए हो, इंडिया से गए हो, तो सुनिए 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 बात को ध्यान से, क्या करिएगा, समझिएगा। अब आप 1 साल के बाद में आ रहे हो, आप 2 साल के अंदर 1 साल कम से कम बाहर रहे हो, मतलब हो सकता है, कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, आप छोटे छोटे पीरियड के लिए इंडिया में भी आए हो, क्योंकि आप गए भी तो इंडिया से ही थे, बिजनेस पर्पस से गए थे, तो हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए इंडिया में भी आते रहते हो। तो अगर 2 साल के पीरियड में अगर 1 साल भी आप कहां रह गए हो, बाहर रह गए हो, 2 साल के टोटल पीरियड में अगर 1 साल भी कहां रह गए हो, मिनिमम 1 साल भी कहां रह गए हो, आप इंडिया से बाहर रह गए हो, बीच बीच में आते रहते हो, 1 महीना आ गए, 2 महीने आ गए, 3 महीने आ गए, तो ऐसे करके 2 साल के अंदर मिनिमम 1 साल आप बाहर रहे हो, तो आपके लिए यहां की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर और कितनी कर दी जाएगी, 2 लाख कर दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपको हमने कहा 2 साल में कम से कम कितने साल रहना है, 1 साल क्या रहना है, बाहर रहना है, 1 साल बाहर रहना है। आप मान लीजिए 2 साल में मिनिमम 1 साल तो बाहर रहे, बीच में आप इंडिया में आते रहे, और इंडिया में जब आए तब आपने मान लीजिए ये वाला 60,000 का बेनिफिट ले लिया, बोले कि मैं तो 3 महीने बाहर रहकर आया हूं, मुझे 60,000 का अलाउंस दे दो। आप बोले हो कि मैं तो 6 महीने रहकर आया हूं, मुझे 1 लाख का क्या दे दो, ड्यूटी फ्री अलाउंस दे दो। और फिर आप जब बोल रहे हो मैं तो वापस आया हूं, 2 साल में 1 साल बाहर रहकर आया हूं, मुझे और 2 लाख का क्या दे दो, ड्यूटी फ्री अलाउंस दे दो। नहीं, 2 लाख का ड्यूटी फ्री अलाउंस तभी मिलेगा जब पिछले 3 साल के अंदर आपने रूल 6 का कंसेशन अवेल नहीं किया है, रूल 6 का कंसेशन अवेल नहीं किया। आप छोटे छोटे पीरियड में आप इंडिया में आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, वापस से बाहर चले जाते थे, फिर रिटर्न हो जाते थे, वापस से बाहर चले जाते, वापस रिटर्न होते थे, और जब रिटर्न हो रहे थे, आप वापस से ट्रांसफर हो रहे थे, आप रूल 6 का बेनिफिट ले रहे थे। तो अब आप 2 लाख वाला बेनिफिट नहीं ले सकते। 2 लाख का बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ कंडीशन ये नहीं है कि 2 साल में कम से कम 1 साल रहे हो। ओके, 2 साल में कम से कम 1 साल रहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूटी से रहे हो, आप आते रहे हो, लेकिन पिछले 3 साल में आपने एक बार भी क्या नहीं उठाया हो, बेनिफिट नहीं लिया हो पूरे रूल 6 का। और अगर आप मिनिमम 2 साल स्टे करके आ रहे हो, 2 साल स्टे करके आ रहे हो, कितने भी साल के अंदर, कितने, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूटी में रहो, आप इंडिया आते रहे थे, लेकिन आप परमानेंटली जब ट्रांसफर रेजिडेंस करके आ रहे हो, तो आप 2 साल के बाद में, 2 साल स्टे करने के बाद में इंडिया में क्या कर रहे हो, अपना रेजिडेंस क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 5 लाख कर दिया जाएगा। लिमिट है 60,000, 1 लाख, 2 लाख और कितनी, 5 लाख। 60,000, 1 लाख, 2 लाख, कितनी, 5 लाख है। मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने, 6 महीने से लेकर 1 साल, मिनिमम 1 साल, 2 साल के पीरियड के अंदर तो हो जाएगा 2 लाख। मिनिमम 2 साल स्टे करके आ रहे हो तो लिमिट हो जाएगी कितनी, 5 लाख। लेकिन अगर आपने इस रूल 6 का बेनिफिट पिछले 3 साल में से ले लिया है तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये 3 साल के ब्लॉक में सिर्फ एक बार ही क्या होगा, मिलेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का क्या है मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में रहते थे, फिर आप वहां से ट्रांसफर होकर आ गए, आफ्टर 3 मंथ्स आ गए, आपने रूल 6 का बेनिफिट लिया, फिर वापस से आप प्रोफेशन की वजह से बाहर चले गए, और अब आप 2 साल बाद वापस से आ रहे हो, और आप चाह रहे हो कि मुझे 5 लाख का ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लास्ट 3 साल के अंदर रूल 6 का क्या उठा लिया है, बेनिफिट उठा लिया है। रूल 6 का क्या आपने उठा लिया है, बेनिफिट उठा लिया है। ओके, बात समझ में आई कि पिछले 3 साल में आपने रूल 6 का क्या नहीं लिया हो, बेनिफिट नहीं लिया। थोड़े टाइम के लिए आप इंडिया में आते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम करके भी 6 महीने से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप बाहर रहते थे प्रोफेशन की वजह से, अब आप ट्रांसफर हो रहे हो, और आप 2 साल क्या रहे हो, बाहर रहे हो, भले एक साथ नहीं रहे, टुकड़े में आप क्या कर रहे थे, आप इंडिया में आते रहते थे, लेकिन वो टुकड़े करके भी 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उन 2 सालों के अंदर, लास्ट 2 इयर्स में आप 6 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया में नहीं आए हो, 6 महीने से ज्यादा के लिए आप क्या नहीं आए हो, इंडिया में नहीं आए हो। ओके, तो मिनिमम 2 साल का आपका क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का स्टे होना चाहिए। ओके, कंटिन्यूटी में जरूरी नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए आप इंडिया में आते हो, लेकिन 2 साल में इतना भी शॉर्ट पीरियड, इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो 6 महीने से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और पिछले 3 साल में आपने रूल 6 का क्या नहीं उठाया, बेनिफिट नहीं उठाया। इसमें आपके लिए रिलैक्सेशन है, इसमें आपका रिलैक्सेशन है। अगर आपका विजिट 6 महीने से ज्यादा हो जाती है, अगर आपकी विजिट इंडिया में शॉर्ट विजिट 6 मंथ से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो कमिश्नर आपको क्या कर सकता है, कंडोन कर सकता है। रीजंस क्या करके रिकॉर्ड करके, बात समझ में आ रही है। रीजंस रिकॉर्ड करके अगर आप 6 महीने से भी क्या रहे हो, ज्यादा रहे हो, तो वो कंडोन कर सकता है। कितने साल रह के आए हो बाहर, 2 साल रह के आए हो, अगर 2 साल से थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो रहा है, थोड़ा सा, कितना, अप टू 2 मंथ्स का, तो वो भी क्या करा जा सकता है, कंडोन किया जा सकता है। भाई कौन सा, कमिश्नर रीजंस क्या करके रिकॉर्ड करके। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली 2 इयर्स का मतलब होता है 24 मंथ्स, तो 2 महीने का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब मिनिमम 22 महीने तो चाहिए, लेकिन 22 कब महीने, रीजंस क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। शॉर्ट विजिट 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा हो गई है तो कमिश्नर रीजंस रिकॉर्ड करके भी आपको रूल 6 का बेनिफिट दे सकता है। लेकिन 3 साल के अंदर तो आपने रूल 6 का बेनिफिट उठाया ही नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है, किसी प्रकार का क्या नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, ये हमारा कौन सा था, रूल 6 था। लिमिट 60,000, 1 लाख, 2 लाख और कितनी है, 5 लाख है। मिनिमम 3 महीने रहे हो कंटिन्यूटी में, मिनिमम 6 महीने रहे हो किसमें, कंटिन्यूटी में। ओके, आप मिनिमम कितने स्टे करके आ रहे हो, 1 साल स्टे करके आओ। कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, पिछले 2 साल में आप 1 साल तो स्टे करे हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आते रहे हो, लेकिन आपने पिछले 3 साल में कभी भी इस रूल 6 का बेनिफिट नहीं लिया है। आप कम से कम 2 साल रह के आ रहे हो, भले शॉर्ट पीरियड में आप इंडिया में आते रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन वो शॉर्ट विजिट 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 24 महीने में अगर 2 महीने का शॉर्टफॉल है तो वो क्या हो सकता है, कंडोन किया जा सकता है। 6 महीने से ज्यादा की आपकी शॉर्ट विजिट हो गई है तो वो भी रीजन रिकॉर्ड करके क्या किया जा सकता है, कंडोन किया जा सकता है। मेन बात है ये कौन से एनेक्स्टर 2 वाले गुड्स हैं, जिनके रेस्पेक्ट में रूल 3 में या रूल 4 में तो ला सकते हैं, लेकिन रूल 6 में क्या कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। और एनेक्स्टर 3 वाले जो गुड्स हैं, एनेक्स्टर 3 वाले रूल 3 4 से तो हम सभी ला सकते हैं, और इनको तो हम रूल 6 में और एडिशनल क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ओके, कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 5 लाख की लिमिट है, किसमें, रूल 6 में 5 लाख की लिमिट है, और प्लस आपके पास में 50,000 की लिमिट है, कौन सी, इसके अंदर। तो टोटल लिमिट कितनी हो गई, 5,50,000। टोटल लिमिट हो गई है 5,50,000। लेकिन ध्यान दीजिए आप एनेक्स्टर 1 ध्यान दीजिएगा, आप एनेक्स्टर 3 वाली जो गुड्स लाए हो, वो लाए हो 4,80,000 के।
वो कितने लेकर आए हो 4,80,000 के, ध्यान से सुनिएगा। और एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स जो लेकर आए हो वो लेकर आए हो आप कितने के 80,000 के, 80,000 के, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलो 80,000 नहीं करते, इसको 70,000 कर देते हैं, कितना 70,000। नाउ लिसन लिसन लिसन, लाए तो टोटल अभी भी 5 लाख कितना हो 50,000 का, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको 4,80,000 का रूल 6 से ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। स्टिल अभी आपकी 20,000 की लिमिट बची है, लेकिन वो 20,000 की लिमिट आप इसमें काम नहीं ले पाओगे, आप इसमें काम नहीं ले पाओगे, क्योंकि रूल 6 से एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते, लेकिन रूल 3 से तो ला सकते हैं, कितना 50,000 तक ला सकते हैं। तो इस पे 20,000 पे हमको देनी पड़ेगी क्या ड्यूटी, इस पे हमें 20,000 पे क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके, बात समझ में आई। इस 20,000 पे हमको ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स जो हैं वो रूल 6 से क्या नहीं आ सकते, ड्यूटी फ्री नहीं आ सकते, वो क्या नहीं आ सकते, ड्यूटी फ्री नहीं आ सकते, वो ड्यूटी फ्री नहीं आ सकते। लेकिन सुनिएगा वन मोर, अगर एनेक्स्टर थर्ड वाले जो गुड्स हैं, एनेक्स्टर थर्ड वाले गुड्स हैं वो 5,30,000 के लाए हैं, कितने के लाए हैं, 5,30,000 के लाए हैं। और एनेक्स्टर और जो क्या है एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स जो हैं, एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स हैं वो कितने के लाए हैं, 20,000 के लाए हैं। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओके, रूल 6 से 5 लाख तक का तो ड्यूटी फ्री लेंगे, लिमिट और कितनी बची है अभी, और 30,000 बचा है, 30,000। इस 30,000 को हम और रूल 3 से भी ला सकेंगे, रूल 3 से भी ला सकेंगे, क्या हो जाएगा निल। तो हमारी रूल 3 की लिमिट 50,000 थी, जिसमें से 30,000 यहां कंज्यूम हो गई, स्टिल कितनी बची 20,000। ये 20,000 हम यहां ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हैं, ये भी हो जाएगा निल, ये भी हो जाएगा निल। समझ रहे हैं, 5,30,000 का आप एनेक्स्टर थर्ड वाला लाए, तो रूल 6 के अंदर, तो कौन से के अंदर, रूल 6 के अंदर तो आपने 5 लाख का ड्यूटी फ्री ले लिया। ओके, और ये आपने किससे ले लिया, रूल 3 से ले लिया, क्योंकि रूल 3 से और रूल 6 से दोनों ही एनेक्स्टर थर्ड वाले गुड्स मंगाए जा सकते हैं, लेकिन एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स रूल 6 से नहीं मंगाए जा सकते, रूल 3 से मंगाए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, रूल 3 से। बात समझ में आई वाली आपके। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। लेकिन बात है कि रूल सेकंड के एनेक्स्टर सेकंड में गुड्स कौन से हैं, एनेक्स्टर सेकंड में गुड्स कौन से हैं जो पहचानने पड़ेंगे, जो हम रूल 6 में नहीं ला सकते। तो वो है हमारी कौन सी, कलर टेलीविजन। क्या है, कलर टेलीविजन है, कलर टेलीविजन। ओके, एलईडी एलसीडी प्लाज्मा तो एनेक्स्टर 1 में है, वो तो ड्यूटी फ्री आ ही नहीं सकते, ना तो रूल 3 से ना ही रूल किससे 6 से। ओके, ये कलर टेलीविजन है, क्या है, ये कलर टेलीविजन है। अदर देन एलसीडी एलईडी और कौन सा, प्लाज्मा। प्लाज्मा रूल आप 6 से तो नहीं ला सकते, लेकिन रूल 3 से क्या कर सकते हैं, आप इसे ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। ये है होम थिएटर, होम थिएटर इसे रूल 6 से नहीं ला सकते। डिश वॉशर है, बर्तन धोने की जो मशीन होती है, 300 लीटर से अबव वाला, 300 लीटर से अबव वाला फ्रिज, 300 लीटर से अबव वाला जो क्या है फ्रिज है। इसके बाद में डीप फ्रीजर जो होता है, डीप फ्रीजर आइसक्रीम रखने वाला, लीकर को रखने वाला जो डीप फ्रीजर क्या लिया था, काम में लिया था, वो भी एनेक्स्टर सेकंड से नहीं ला सकते। एनेक्स्टर सेकंड में कवर है, एनेक्स्टर सेकंड में कवर है, रूल 6 से नहीं ला सकते। 300 लीटर से अबव वाला, 300 लीटर से अबव वाला, अगर 300 लीटर से कम वाला है, 300 लीटर से कम वाला है तो आप उसे रूल 6 में ला सकते हो, तो आप उसे रूल 6 में ला सकते हो, लेकिन 300 लीटर से ऊपर वाले को नहीं ला सकते। ओके, इसके बाद में वीडियो कैमरा, क्या है, वीडियो कैमरा भी नहीं ला सकते हैं। ओके, और गोल्ड सिल्वर के जो क्या है कॉइंस है, कॉइंस तो वैसे ही एनेक्स्टर 1 में कवर है, तो ना तो आप उसको रूल 3 से ला सकते हो, ना ही रूल 6 से क्या कर सकते हो, ला सकते हो। और ये है सिनेमेटोग्राफी फिल्म 35 mm और उससे ज्यादा वाली, 35 mm और से ज्यादा वाली है। तो ये लिस्ट हमें ध्यान रखना जरूरी है। हम एनेक्स्टर थर्ड वाली लिमिट, ये ध्यान, ये एनेक्स्टर थर्ड वाली जो लिमिट है, कौन सी वाली है, एनेक्स्टर थर्ड वाली लिमिट है, उसको भी हम देख लेते हैं। एनेक्स्टर थर्ड वाली लिमिट है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो पहले एनेक्स्टर सेकंड वाली बहुत जरूरी है, उसके अंदर क्या, कलर टेलीविजन है, उसके बाद में होम थिएटर है, बर्तन धोने की मशीन है, उसके बाद में 300 लीटर से ऊपर वाला फ्रिज है, उसके बाद में आइसक्रीम वाला जो डीप फ्रीजर होता है वो, उसके बाद में हैंडी कैम वीडियो कैमरा जो हो जाएगा, उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर जो क्या है कॉइन है वो क्या होंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। एनेक्स्टर थर्ड के अंदर कौन सा है, वीसीआर। ओके, कैसेट रिकॉर्डर हो गया है, या फिर क्या हो गया, डीवीडी प्लेयर है, डीवीडी सीडी प्लेयर है। ओके, डिस्क प्लेयर हो गया। म्यूजिक सिस्टम है, कौन सा है, म्यूजिक सिस्टम ला सकते हैं। एसी कवर है, माइक्रोवेव ओवन कवर है, वर्ड प्रोसेसिंग मशीन कवर है, फैक्स मशीन कवर है, फोटोकॉपी मशीन कवर है, क्यों, क्योंकि हम बाहर प्रोफेशन से थे, लौट के आ रहे हैं। वॉशिंग मशीन कवर है, लेकिन वॉशिंग मशीन कवर है, लेकिन डिश वॉशर क्या नहीं है, कवर नहीं है। वीडियो प्लेयर क्या है, कवर है, वीडियो प्लेयर क्या है, कवर है, लेकिन कलर टेलीविजन क्या नहीं थी, कवर नहीं थी, कलर टेलीविजन कवर नहीं थी। वीसीआर कवर है, लेकिन होम थिएटर क्या नहीं है, कवर नहीं है, होम थिएटर कवर नहीं है। 300 लीटर तक का फ्रिज क्या है, कवर है, 300 लीटर का। लैपटॉप तो वैसे ड्यूटी फ्री आ जाता है। पर्सनल कंप्यूटर भी क्या है, कवर है, और एलपीजी गैस रेंज क्या है, कवर है। ओके, एनेक्स्टर किसके अंदर, थर्ड के अंदर, एनेक्स्टर किसके अंदर, थर्ड के अंदर। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, एनेक्स्टर सेकंड वाले नहीं ला सकते, एनेक्स्टर थर्ड वाले और बाकी अदर गुड्स भी आप रूल 6 से ला सकते हो। किससे ला सकते हो, रूल 6 से लेकर आ सकते हो। आइए अब हम इसका भी एक क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखिएगा, मिस्टर कौन है, राम है, इंडियन रेसिडेंट है, इंजीनियर है प्रोफेशन से, एंगेज थे कितने, 9 मंथ्स। तो इनके लिए 9 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, 1 लाख वाला क्या कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। 1 लाख 6 महीने से ज्यादा, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 लाख तक का ड्यूटी फ्री ला सकते हैं रूल 6 में। रूल 3 में ला सकते हैं 50,000 तक का। यूज पर्सनल इफेक्ट पूरा ला सकते हैं। ट्रैवल सोविनियर्स क्या कर सकते हैं, पूरा लेकर आ सकते हैं, पूरा लेकर आ सकते हैं। एनेक्स्टर सेकंड वाले गुड्स रूल 6 से तो नहीं ला सकते, लेकिन रूल 3 से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। आइए हम क्या करते हैं, देखते हैं। यूज पर्सनल इफेक्ट पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री आ जाएगा, पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री आ जाएगा। डिस्क प्लेयर आ जाएगा, किसके अंदर, रूल 6 से हम ला सकेंगे। म्यूजिक सिस्टम भी रूल 6 से ला सकेंगे। एसी रूल 6 से ला सकेंगे। माइक्रोवेव ओवन भी रूल 6 से ला सकेंगे। फैक्स मशीन भी रूल 6 से ला सकेंगे। 285 लीटर का फ्रिज भी रूल 6 से क्या कर सकेंगे, ला सकेंगे, रूल 6 से ला सकेंगे, रूल 6 से ला सकेंगे। और क्या है, ज्वेलरी है, रूल 5 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मोर देन 1 ईयर रहना था, लेकिन आप इसको रूल 3 और रूल 6 के कॉम्बिनेशन में तो क्या कर सकते हो, लेकर आ ही सकते हो, लेकर आ सकते हो। तो आपके लिए टोटल लिमिट हो गई है, रूल 6 की तो कितनी, 1 लाख, और रूल 3 की लिमिट कितनी हो गई है, 50,000 हो गई, 50,000। तो टोटल ड्यूटी फ्री आप ला सकते हो कितना, 1.5 लाख लेकर आ सकते हो। टोटल कितना लेकर आ सकते हो, 1,50,000 तक का आप ड्यूटी फ्री अलाउंस लेकर आ सकते हो।
बात समझ में आ गई। जैसे रूल 3 में यूज पर्सनल इफेक्ट तो पूरा ही लेकर आ जाएंगे, यूज पर्सनल इफेक्ट आप पूरा लेकर आ जाएंगे, और अदर आर्टिकल्स कितने 50,000 तक के, और रूल 6 के अंदर कितना लेकर आ जाओगे 1 लाख तक के, तो टोटल आप लेकर आ सकते हो 1.5 लाख। लेकिन रूल 5 में आपको ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 1 साल से ज्यादा के बाद रिटर्न नहीं हो रहे हो, 1 साल से ज्यादा के बाद रिटर्न नहीं हो रहे हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप 1.5 लाख तक का क्या ला सकते हो, ड्यूटी फ्री ला सकते, कितने तक का 1.5 लाख तक का क्या कर सकते, आ सकते थे, ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते थे। ओके, बात समझ में आ गई। रिमेनिंग पे आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए वापस से हम आते हैं और अपने अगले वाले प्रोविजन पे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ये तो हमारा रूल कौन सा था, 6 था। आइए अब हम जो रूल कवर करेंगे वो कौन सा होगा, हमारा रूल 7 होगा। रूल कौन सा, 7। ओके, करेंसी, रूल 7 करेंसी। ओके, बैगेज गुड्स, गुड्स करेंसी क्या गुड्स होती है, यस करेंसी गुड्स होती है। तो अगर करेंसी इंडिया में एज ए बैगेज की तरह इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम करेंसी को एज ए बैगेज की तरह क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे की तरह, बैगेज की तरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या रूल 3 में, रूल 4 के अंदर जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है, क्या वो बेनिफिट हम करेंसी के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, क्योंकि करेंसी भी क्या होती है, गुड्स होती है, क्योंकि करेंसी भी क्या होती है, गुड्स होती है। तो करेंसी हमने बैगेज में क्या करी, इंपोर्ट करी है, पैसेंजर ने क्या करी, करेंसी इंपोर्ट करी है उसने, तो क्या वो रूल 3 रूल 4 का ड्यूटी फ्री अलाउंस करेंसी पे भी ले सकता है क्या, तो आंसर इज नो 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 नो। करेंसी 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 क्या होगी, अगर बैगेज की तरह इंपोर्ट होगी तो उसको हम डील करेंगे कौन से, फॉरेन एक्सचेंज और कौन सा, मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट से। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन किससे करेंगे, एक्ट से ही उसको क्या करेंगे, हम गवर्न करेंगे। मतलब रूल 3 रूल 4 वाला हमें ड्यूटी फ्री अलाउंस करेंसी के रेस्पेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारा, जो बैगेज हमारे साथ में नहीं है, हमने डेफिनेशन में बताया था जो साथ में है वो तो बैगेज है ही, और जो हमारे साथ नहीं है, जो पहले है और बाद में है, वो भी क्या है, बैगेज है, वो भी क्या है, बैगेज है। ओके, तो रूल 8 क्या कहता है, रूल 3 वाला जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है, रूल 4 वाला जो ड्यूटी क्या फ्री अलाउंस है, ओके, रूल 5 वाला जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है, रूल 6 में जो ड्यूटी फ्री क्या अलाउंस है, वो हमारे इन बैगेज पे भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। वो ड्यूटी फ्री अलाउंस हमारे इन बैगेज पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर आप एक बार इंडिया में बाहर से आ रहे हो तो एक ही फॉर्म आई फाइल कर सकोगे। आपका जो बैगेज है, जो बैगेज जो आपके साथ में नहीं, अगर टुकड़ों में आ रहा है, टुकड़ों में आ रहा है, तो आप हर टुकड़े का फॉर्म आई फाइल नहीं कर पाओगे। आप हर बार फॉर्म आई करके सेपरेट सेपरेट रूल 3 4 5 का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इवन जो बैगेज आपके साथ में नहीं आ रहे हैं तो भी आपको एक सिंगल फॉर्म आई क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। जो साथ में आए उनका और जो साथ में नहीं आए उनका, और इन दोनों का एक ही फॉर्म आई क्या होगा, फाइल होगा। और आपको क्या मिलेगा, रूल 3 4 का 5 का 6 का क्या मिलेगा, एक फॉर्म के अंदर ही क्या मिल पाएगा, बेनिफिट मिल पाएगा। टुकड़ों के अंदर आपके क्या रहे हैं, बैगेज आ रहे हैं, कुछ पहले आ गए, कुछ आप अपने साथ लेकर आए, कुछ आपके क्या रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, तो आप सबका सेपरेट सेपरेट फॉर्म आई क्या नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। आपको सभी का जो साथ में ला रहे हैं, जो पहले आ गया है, जो बाद में आ रहा है, सभी का एक ही सिंगल क्या करना पड़ेगा, फॉर्म आई क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। जो आपके साथ में नहीं आ रहे हैं वो हो सकता है आपने कैसे मंगाए हो, कैसे भिजवाए हो, कुरियर के थ्रू भिजवाए हो, कुरियर के थ्रू, और अगर कुरियर के थ्रू मंगाए हैं तो उस पे 38.5 एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कुरियर की तरह मंगाए हैं तो हेडिंग 9803 के अंदर जो 110% की बैगेज की रेट है इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आप पहले और बाद में मंगा तो सकते हैं, लेकिन वो अगर आपने कैसे मंगाया, कुरियर की तरह मंगाया, किसकी तरह, कुरियर की तरह, कुरियर की तरह, तो फिर उस पे 110% की रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पे एग्जम्पशन नहीं है, कुरियर पे नहीं है, फायर आर्म्स पे नहीं है, 50 से ज्यादा गोलियों पे नहीं है, 100 से ज्यादा सिगरेट पे नहीं है, 25 से ज्यादा सिगार पे नहीं है, 125 ग्राम से ज्यादा तंबाकू पर पे नहीं है, तंबाकू पे नहीं है। ओके, तो अब जो साथ में नहीं आ रहा है वो कब तक आ जाना चाहिए, तो वो डिस्पैच हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ में, विद इन वन मंथ में किसके, हमारे अराइवल के 1 मंथ में वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए। विद इन 1 मंथ में अराइव होने की बात नहीं करी है, विद इन 1 मंथ में अराइव होने की बात नहीं करी है, हमारे अराइव होने के विद इन 1 मंथ में वो डिस्पैच हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, डिस्पैच हो जाना चाहिए। हालांकि इस 1 मंथ को एक्सटेंड किया जा सकता है, कौन सा, कमिश्नर कर सकता है, कमिश्नर कर सकता है। ओके, नहीं तो विद इन 1 मंथ में वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए। अगर हम पहले आ गए हैं तो विद इन 1 मंथ में वो क्या हो जाए, डिस्पैच हो जाए। और अगर वो पहले आ चुका है, तो हमको अराइव हो जाना चाहिए, हम इंडिया में अराइव हो जानी चाहिए कितने समय में, विद इन कितने समय में, विद इन 2 मंथ्स के अंदर हम अराइव हो जानी चाहिए, विद इन 2 मंथ्स में। लेकिन ये 2 मंथ्स एक्सटेंड हो सकते हैं कितने साल तक, 1 साल तक। ये 2 मंथ्स क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं कितने साल तक, 1 साल तक हो सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकते हैं जब कुछ रीजन रहे हो। क्या रीजन रहे हो, कि हमने गुड्स तो भिजवा दिए, हम 2 महीने में इसलिए नहीं आए क्योंकि हम बीमार हो गए थे। हम क्या हो गए थे, बीमार हम हो गए थे, या हमारा फैमिली मेंबर क्या हो गया था, बीमार हो गया था, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गई थी, इस वजह से हम 2 महीने में नहीं आ पाए, या फिर कुछ क्या हो गई थी, डिस्टर्ब कंडीशन थी, ट्रांसपोर्ट की डिस्टर्ब कंडीशन थी, इस वजह से हम नहीं आ पाए हैं, तो 2 महीने एक्सटेंड कर दिया जाएगा कितने साल तक, 1 साल तक। अगर पहले हम आ चुके हैं तो वो वहां से डिस्पैच हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ में। और अगर बैगेज पहले आ चुका है तो हम विद इन 2 मंथ्स में, हम डिस्पैच नहीं, हम 2 मंथ्स में अराइव हो जाने चाहिए। लेकिन 2 मंथ्स एक्सटेंड होकर कितना हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है। कौन सा, रूल 8 में बताया, किसने बताया, रूल 8 ने बताया है कि जो बैगेज साथ में नहीं आ रहा है उस पर भी रूल 3 4 5 6 का आपको ड्यूटी फ्री अलाउंस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बस 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 बस, अगर आप पहले आ गए हो तो बैगेज विद इन 1 मंथ में डिस्पैच हो जाना चाहिए, और अगर बैगेज पहले आ गया है तो आप विद इन 2 मंथ्स में अराइव हो जानी चाहिए, जो एक्सटेंड होकर कितना हो सकेगा, 1 साल हो सकेगा। ओके, नाउ लास्ट बैगेज के रेस्पेक्ट में रूल 9, लास्ट है रूल कौन सा, 9। मेंबर्स ऑफ क्रू के लिए, वेसल के जो क्रू मेंबर होते हैं, एयरक्राफ्ट के जो क्रू मेंबर होते हैं, क्या वो हर बार रूल 3 का बेनिफिट ले सकते हैं, क्या वो हर बार क्या कर सकते हैं, रूल 4 का बेनिफिट ले सकते हैं, क्या वो हर बार रूल 3 4 का बेनिफिट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं क्या। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमको आंसर मिलेगा किससे, रूल 9 से। रूल 9 से वो ले सकेंगे, रूल 9 बोल रहा है वो रूल 3 का बेनिफिट ले सकेंगे, वो रूल 4 का भी क्या ले सकेंगे, बेनिफिट ले सकेंगे, लेकिन हर बार नहीं वो ले सकेंगे कब, जब फाइनल पे ऑफ हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा जॉब का, उनका जो एंगेजमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और लास्ट बार जब वो आ रहे हो, लौट
लौट रहे हो, वो जब लौट रहे हो तब वो रूल 3 का और रूल 4 का क्या ले सकेंगे, बेनिफिट ले सकेंगे। तब वो रूल 3 का और रूल 4 का बेनिफिट ले सकेंगे। हर बार जो फ्लाइट आ रही है तो क्रू मेंबर जो होते हैं, पायलट होते हैं एयरक्राफ्ट के, एयर होस्टेस जो होती है, फ्लाइट स्टीवर्ड्स जो होते हैं, वो हर बार रूल 3 में 50,000 तक का ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते। हर बार लैपटॉप क्या नहीं कर सकते, ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते। हर बार रूल 4 से 15,000 तक का ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते। वो ला सकेंगे, लैपटॉप ड्यूटी फ्री ला सकेंगे, 50,000 भी ड्यूटी फ्री ला सकेंगे, 15,000 भी रूल 4 से ड्यूटी फ्री ला सकेंगे। लेकिन कब? जब उनके एंगेजमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा, फाइनल जब क्या होगा, पे ऑफ होगा, सक्सेसफुली जॉब हो जाएगी, तब क्या कर सकेंगे, ला सकेंगे। लेकिन हर बार जब आ रहे हैं, हर बार जब वेसल से आ रहे हैं, हर बार जब क्या आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, ओके, हर बार जब वो वेसल और एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, ओके, सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट वाले, सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट वाले हर बार जब आ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें लाइक चॉकलेट्स हो गई है, कॉस्मेटिक्स हो गए हैं, ला सकते हैं। कितने तक का? 1500 रुपए तक की वैल्यू का ड्यूटी फ्री हर बार ला सकते हैं। रोज रोज ला सकते हैं, हर रोज ला सकते हैं, हर रोज में कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ कितने तक का? 1500 तक के पैटी आइटम्स, छोटे मोटे चॉकलेट, चीज, कॉस्मेटिक, पैटी गिफ्ट, ये क्या कर सकते हैं, अपने अपने फैमिली तक के लिए ला सकते हैं। और रूल 3 4 वाला क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं जब उनका फाइनली जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, उनका एंगेजमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा, तब क्या कर सकेंगे, वो ला सकेंगे। ये रूल 9 था। ये रूल 9 था किसके लिए? क्रू मेंबर के लिए था। क्रू मेंबर के लिए था। हर बार तो 1500 तक का ला सकेंगे और आखिरी बार में क्या कर सकेंगे, रूल 3 4 वाला भी क्या कर सकेंगे, ला सकेंगे। रूल 8 था, जो बैगेज हमारे साथ नहीं आया उस पे भी 3 4 का हम क्या दे देंगे, बेनिफिट आपको क्या कर देंगे, 5 6 का दे देंगे। अगर 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 आप पहले आ गए हो तो बैगेज डिस्पैच हो जाए विदिन 1 मंथ में। बैगेज पहले आ गया है तो आप विदिन 2 मंथ्स में क्या हो जाने चाहिए, अराइव हो जाने चाहिए। लेकिन करेंसी पे रूल 3 4 वाला बेनिफिट, फिर ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। वो गवर्न होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन किससे, एक्ट से। तो ये हमारा बैगेज टॉपिक था, जो हमारा सेक्शन 77 से डिक्लेरेशन से चालू हुआ था। सेक्शन 78 में रेलेवेंट क्या दी गई थी, डेट दी गई थी। सेक्शन 79 में हमको बताया गया था यूज पर्सनल इफेक्ट तो पूरे, और बाकी के रूल 3 4 5 में जो लिमिट दी गई होगी वो लेकर आइएगा। रूल सेक्शन 80 में हमको बताया था कि आप टेंपरेरी डिटेन कर लेंगे ड्यूटेबल और किसको, प्रोहिबिटेड गुड्स को। जब वापस लौट रहे हो तो लेके क्या करना, लेके चले जाना। फिर रूल 3 ड्यूटी फ्री हमने क्या पढ़ा था, अलाउंस हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? रूल 3 से हमने ड्यूटी फ्री क्या पढ़ा था, अलाउंस पढ़ा था। रूल 4 से पढ़ा था, 5 से ज्वेलरी पढ़ा था। रूल 6 से प्रोफेशन ट्रांसफर ऑफ क्या पढ़ा था, रेसिडेंस हमने कवर करा था। और यहां हमारा चैप्टर क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। यहां हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था अलॉन्ग विद किसके साथ में, हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ में। अलॉन्ग विद किसके साथ में, हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ में हमने क्या करा था, कंप्लीट करा था। आइए, लगता है एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 6 नहीं है, आइए कर लेते हैं हम लास्ट न्यूमेरिकल। मिसेस कौन है? ए है, मिसेस ए है। मिसेस ए कहां के हैं, इंडियन ओरिजिन के, एज 40 इयर्स होगी, ओके। और कितने के साथ आ रहे हैं, बेबी के साथ आ रहे हैं। तो बेबी इन्फेंट है, 2 साल का। सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट लाइएगा, उसके लिए अलग से आपको कोई ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, ड्यूटी फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, ओके। ये यहां पर आ रहे हैं, ये नहीं बताया गया कि नेपाल से आ रहे हैं, नहीं बताया गया कि भूटान से आ रहे हैं, नहीं बताया गया म्यांमार से आ रहे हैं। तो 50,000 तक का ड्यूटी फ्री अलाउंस क्या कर सकेंगे, ला सकेंगे, क्योंकि है कौन, इंडियन ओरिजिन के। तो पर्सनल इफेक्ट वाले जो गुड्स हैं, ओके, कितने 40,000 है। तो ये आप क्या करोगे, 50,000 की लिमिट में जाओगे। यूज पर्सनल इफेक्ट इन्फेंट के जो है ड्यूटी फ्री आ जाएंगे। लैपटॉप क्या आ जाएगा, ड्यूटी फ्री आ जाएगा पूरा। ट्रैवल सोवेनियर्स क्या आ जाएगा, ड्यूटी फ्री आ जाएगा। 1 लीटर वाइन जो होगी वो इस लिमिट में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मोबाइल इस लिमिट के अंदर आ जाएंगे। डिजिटल कैमरा क्या आ जाएगा, इस लिमिट के अंदर आ जाएगा। और सिगार कितने, 20 सिगार है, तो वो भी क्या आ जाएंगे, इस लिमिट के अंदर आ जाएंगे, इस लिमिट के अंदर आ जाएंगे। बस ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्सनल इफेक्ट है, लाइक क्या है, क्लोथ है, क्लोथ, इसको हम मान लेते हैं यूज पर्सनल इफेक्ट है हमारे, तो ये भी पूरे ड्यूटी फ्री आ जाएंगे, ये भी पूरे ड्यूटी फ्री आ जाएंगे। तो ये पूरे ड्यूटी फ्री आ गए। बच्चे के भी पूरे ड्यूटी फ्री आ चुके हैं, बच्चे के भी क्या आ गए हैं, पूरे ड्यूटी फ्री आ चुके हैं। बाकी लैपटॉप पूरा क्या जाएगा, ड्यूटी फ्री आ जाएगा। ट्रैवल सोवेनियर्स पूरा ड्यूटी फ्री आ जाएगा। बाकी 1 लीटर वाइन कितने की थी, 5,000 की थी। मोबाइल कितने का था, 20,000 का था। डिजिटल कैमरा कितने का था, 60,000 का था। और सिगार कितने की थी, 1340 की 3। तो 60 80 85,000 86,340 था। 86,340 होनी चाहिए टोटल, जिसमें से 50,000 ड्यूटी फ्री अलाउंस मिल जाएगा। रिमेनिंग पे आपको 38.5% की रेट से क्या देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी ये वाली आपके। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्या आ गया है, समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन 7 आपके लिए क्या बन गया है, होमवर्क बन गया है, सेल्फ वर्क बन गया है। कौन सा बन गया है ये आपके लिए, सेल्फ वर्क बन गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ओके, 2 पैसेंजर हैं तो सिंगल कंसोलिडेटेड फॉर्म आई, कंसोलिडेटेड दोनों का मिलाकर कंसोलिडेटेड फॉर्म आई आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। और एक गुड्स को दोनों के अलग अलग फॉर्म आई में भी नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए 72,000 का एक आर्टिकल है, तो ऐसा नहीं है कि 50,000 की वैल्यू एक में डिक्लेयर कर दी, बाकी की 22,000 की वैल्यू दूसरे में डिक्लेयर कर दी। ये भी दोनों के अलग अलग फॉर्म आई में पॉसिबल नहीं है। एक आर्टिकल है, वो एक फॉर्म आई में ही क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमने बैगेज यहां पर टॉपिक क्या करा है, कंप्लीट करा है, ओके। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और ये जो इलस्ट्रेशन है इन्हें दोबारा क्या होगा, कर लीजिएगा।